हेलो दोस्तों। यहाँ से सीज़न 2 की शुरुआत होती है। गंग अभी तक अपने सफ़र से होटल वापस नहीं लौटा। येरिन के मुताबिक उसे गए हुए 8 महीने और 11 दिन हो चुके हैं। सोहंग और डोगाई को भी गंग का इंतज़ार है। डोगाई तो गंग से अपना हिसाब बराबर करने के लिए उसी होटल में गंग की जगह डिलीवरी बॉय बनकर 6 महीने से काम कर रहा है। डोगाई एक बात नहीं जानता कि गंग वही योद्धा है जिसने उसकी बहन की जान कुछ गुंडों से बचाई थी और जिसे ढूंढते हुए वो पहली बार येलो ड्रैगन माउंटेन आया था और येरिन से रास्ते में मिला था। दोस्तों, आपको याद होगा कि सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में गंग एक लेडी और उसके गार्ड्स को डायमंड बॉडी नाम के एक गुंडे और उसके साथियों से बचाता है। ये लेडी डोगाई की बहन होती है और उसे गंग इतना पसंद आ गया था कि उसने अपने भाई डोगाई को बताया था कि उसका चांद सा चेहरा है। उसे गंग का व्यवहार बहुत ऑकवर्ड लगा था और यही बात उसने जब डोगाई को बताई थी तो डोगाई समझ बैठा था कि उसका नाम मिस्टर ऑकवर्ड है। डोगाई नहीं जानता कि वो योद्धा गंग ही था और अब तो वो शायद इस बात को भूल भी गया है। कहानी का ये भाग 6 महीने पहले से शुरू होता है, जब डोगाई दूसरी बार गंग को ढूंढते हुए होटल आया था। डोगाई को जब पता चलता है कि गंग अभी तक लौटा नहीं तो वो बुढ़िया मालकिन से कहता है, मैं आपके होटल में काम करना चाहता हूँ। बुढ़िया उससे पूछती है, तुम्हें खाना बनाना आता है? तभी पीछे से येरिन बोलती है, माँ, ये यहाँ गंग के चक्कर में आया है। देखना, जब इससे काम नहीं होगा तो 2 दिन में यहाँ से भाग जाएगा। और वैसे भी यहाँ एक ही काम कर सकता है, वो है डिलीवरी बॉय का, पर इसे रास्तों का पता तो चलता नहीं है, ये कैसे करेगा? डोगाई बोलता है, मैम, अब मैं बदल गया हूँ। मेरी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। अब मुझे रास्ते ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। मैं डिलीवरी बॉय का काम अच्छी तरह से कर लूँगा और मैं भागूंगा भी नहीं। आप मेरा विश्वास करो। और अगर मैंने गंग से अच्छा काम नहीं किया तो आप चाहे मुझे पैसे भी मत देना। ये सुनकर बुढ़िया मालकिन बहुत खुश हो जाती है और डोगाई को डिलीवरी बॉय की जॉब दे देती है। डोगाई अपनी पहली डिलीवरी करते वक्त उसी ब्रिज के सामने पहुंचता है जिसे मिस ह्यू ने तोड़ दिया था। वो पुल अभी भी टूटा हुआ ही होता है। डोगाई खुद से बोलता है, वो मोटा क्या ये ब्रिज कूद के पार करता था? अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये कहकर वो पुल के पार छलांग लगा देता है। उसे बहुत चोट लगती है, पर वो किसी तरह पुल के पार पहुंच ही जाता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, मोटे, क्या तुझे लगा था तू ही सिर्फ ये कर सकता है? पर तभी अचानक उसके डंपलिंग का डब्बा खाई में गिर जाता है। वो वापस जाकर बुढ़िया मालकिन से बहुत डांट खाता है। फिर जब वो अपनी दूसरी डिलीवरी करता है तो जाते जाते वो कस्टमर की बातें सुन लेता है। ये डंपलिंग तो ठंडे पड़ गए हैं। गंग जब डिलीवरी करता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सुनकर डोगाई को बहुत बुरा लगता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तीसरी डिलीवरी करते वक्त उसके आगे टूटा फूटा लकड़ी का फट्टों से बना पहाड़ी रास्ता आ जाता है, जिस पर से गंग कई बार गुजर चुका था। अगर कोई वहाँ से गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। डोगाई बोलता है, अगर वो मोटा इस पर चल के जा सकता है तो मैं भी ये कर लूँगा। पर तभी वो देखता है कि एक कबूतर सामने से एक लकड़ी के फट्टे पर आकर बैठता है और उसके बैठते ही वो लकड़ी का फट्टा टूट जाता है और कबूतर भी उड़ जाता है। ये देखकर डोगाई डर जाता है और वो दूसरे लंबे रास्ते से होकर डिलीवरी के लिए जाता है। शाम को डोगाई की आखिरी डिलीवरी होती है। वो देखता है जिस कस्बे को उसे डिलीवरी करनी है वो झील के बीचों बीच एक नाव पर बैठा है। वो कस्बा डोगाई से कहता है, गंग तो सीधा भागते हुए मेरी नाव तक आके मुझे डंपलिंग दे जाता था, क्या तुम ये नहीं कर सकते? डोगाई मन में सोचता है, ये मोटा गंग पानी पर भी चल सकता है, भगवान है क्या वो? फिर जैसे तैसे अपनी सारी डिलीवरीज करके डोगाई होटल पहुंचता है। तीनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। मालकिन डोगाई से पूछती है, तो बच्चे, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? डोगाई खाते खाते कहता है, अच्छा ही था। फिर अचानक येरिन और मालकिन आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। डोगाई उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, तुम दोनों आपस में शर्त लगाना बंद करो कि मैं कब भागूंगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं पंजिन सेक्ट का एक लीडर हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगले दिन डोगाई रास्ते में पड़ा एक बड़ा पत्थर अपने एक ही वार से चकनाचूर कर देता है और रास्ता क्लियर कर देता है। ये देखकर गांव वाले बड़े खुश होते हैं।
वो डोगाई की बहुत तारीफ करते हैं। डोगाई उनसे पूछता है, जो लड़का मुझसे पहले डिलीवरी बॉय था, क्या वो भी आप लोगों की इसी तरह मदद करता था? ये सुनकर गांव वाले बोलते हैं, हाँ हाँ, वो तो हमारी बहुत मदद करता था और गांव के सारे मुश्किल काम वो चुटकी भर में कर देता था। हम तो उसे खुश करने के लिए उससे बहुत सारे डम्पलिंग्स भी खरीद लेते थे। ये सब सुनकर डोगाई को गंग से बहुत जलन होती है। फिर आगे रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है जो उससे बोलती है, मेरी गुड़िया इस कुएं में गिर गई है। तो डोगाई बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो वो लड़की बोलती है, अगर बड़े भाई गंग होते तो वो मेरी गुड़िया को बचा लाते। ये सुनते ही डोगाई झट से कुएं के अंदर कूद जाता है और गुड़िया निकाल कर लाता है और उस छोटी सी लड़की से कहता है, देखो बेटा, कुएं के पास मत खेला करो, कभी तुम ही ना इसमें गिर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब डोगाई आसानी से पुल को कूदकर पार करने लगता है और फिर जैसे तैसे पानी पर तेजी से दौड़कर नाव वाले को भी डम्पलिंग्स डिलीवर कर ही देता है। नाव वाला खुश होकर उसे बोलता है, क्या बात है असिस्टेंट डोगाई, तुम भी अब सीख ही गए हो। डोगाई उससे कहता है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। नाव वाला हंसता है और कहता है, हाँ हाँ, तभी तुम्हें 1 महीने लग गए ऐसा कर पाने में। एक दिन डोगाई बच्चों को मछली पकड़ने में मदद कर रहा होता है। वो तालाब के किनारे ज़मीन पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और बच्चे उन्हें पकड़ लेते हैं। मछलियाँ खाते हुए वो बच्चों से पूछता है, बच्चों बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे और गंग के बीच मुकाबला हुआ तो कौन जीतेगा? बच्चे उसे बोलते हैं, पहले हम मछलियाँ खा लें, फिर बताते हैं, क्योंकि हमारा जवाब सुनने के बाद शायद तुम गुस्सा हो जाओ और हमें मछलियाँ ना खाने दो। डोगाई उदास होकर बोलता है, रहने दो बच्चों, तुम खाओ, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं सुनना है। होटल में बुढ़िया मालकिन और येरिन आपस में बात कर रहे होते हैं। बुढ़िया बोलती है, ये लड़का भी तगड़ा है, 3 महीने से टिका हुआ है, अभी तक भागा नहीं। येरिन बोलती है, 1 महीने की शर्त और लगाती हूँ माँ। इतने में डोगाई वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे तुम दोनों मुझ पर शर्त लगाना बंद करो प्लीज़। फिर एक कबूतर नया ऑर्डर लेकर आता है। बुढ़िया बोलती है, डोगाई, ये ऑर्डर मिसेस वोंग को तुम्हें पहुँचाना है, वो ज़्यादातर बीमार ही रहती हैं। उसने गंग के जाने के बाद पहली बार ऑर्डर दिया है, इसका मतलब अभी वो ठीक होंगी। गांव के छोर पर उनका मकान है, जाओ ऑर्डर डिलीवर करके आओ। डोगाई ऑर्डर लेकर मिसेस वोंग के घर पहुंच जाता है। उसे देखकर मिसेस वोंग उसका स्वागत करती हैं और कहती हैं, अच्छा तो बेटा तुम ही वो असिस्टेंट हो जो गंग की जगह नए आए हो। मैंने सुना है गंग की तरह तुम भी बहुत अच्छे हो। ये सुनकर डोगाई खुश हो जाता है। फिर वो वापस जाने लगता है। तभी मिसेस वोंग उससे बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे ये लेटर पढ़कर सुना दोगे? ये मेरे बेटे का है, वो यहाँ से बहुत दूर नामन नाम की जगह में पैसे कमाने गया है। डोगाई मिसेस वोंग से लेटर ले लेता है। लेटर देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगा होता है। और फिर वो लेटर पढ़ता है और शॉक्ड हो जाता है। वो मिसेस वोंग से पूछता है, क्या आपने ये लेटर पहले कभी पढ़ा है? ये बहुत ही पुराना लगता है। तो मिसेस वोंग बोलती है, बेटा मुझे पढ़ना कहाँ आता है, पर जब भी गंग मुझे डम्पलिंग्स डिलीवर करने आता था तब वो हमेशा मुझे ये लेटर पढ़कर सुनाता था। मुझे पता है इसमें यही लिखा है कि मेरे बेटे का नामन में बहुत बड़ा व्यापार है और वो बहुत तरक्की कर रहा है। बस मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे पढ़कर सुनाता है। मिसेस वोंग की बात सुनकर डोगाई उन्हें कहता है, हाँ माँ जी, इसमें यही लिखा है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है और वो बहुत तरक्की कर रहा है। फिर वो लेटर मिसेस वोंग को वापस करके कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो सोच रहा होता है, उस लेटर में तो ये लिखा था कि तुम्हारा बेटा नामन में राजा के नए महल की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हुए मर गया है, पर गंग ने उस बुढ़िया को दुख ना हो इसलिए उसे झूठ कह दिया है। लगता है गंग तो बहुत अच्छा आदमी है, क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो उससे हिसाब बराबर करना ही है। ये सब सोचते हुए डोगाई वापस होटल चला जाता है। अगले दिन सुबह होटल के पास ही किसी अड्डे पर एक नकाबपोश 3 किराए के गुंडों को पैसे देता है। गुंडे नकाबपोश से बोलते हैं,
तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर तीनों गुंडे होटल पहुंच जाते हैं। होटल में उबोक की बीवी डोगाई को डम्पलिंग्स डिलीवर करने के लिए दे रही होती है। तभी वो गुंडे होटल में घुस आते हैं। डोगाई को देखकर वो बोलते हैं, इसे मार दे या जिंदा पकड़ कर ले जाए। और फिर वो डोगाई को मारने आते हैं। डोगाई एक ही वार में तीनों को ढेर कर देता है। एक गुंडा तो होटल के बाहर जाके गिरता है। डोगाई बाहर जाता है और उसे बांधने के लिए ले जा रहा होता है कि उसे आभास होता है कि कोई पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे से वही नकाबपोश खड़ा होकर सब देख रहा होता है। नकाबपोश खुद से कहता है, जैसा मैंने सुना था वैसा तो ये देखने में बिल्कुल नहीं है, और इसके बाल सफ़ेद हैं, ये मुझे नहीं पता था। तभी उसके पीछे से डोगाई आ जाता है और कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम ही ने इन भाड़े के टट्टुओं को भेजा था ना? कौन हो तुम? बताओ मुझे। डोगाई को अपने पीछे खड़ा देखकर नकाबपोश एक पल के लिए सहम जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही होटल से बुढ़िया मालकिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, असिस्टेंट डोगाई, तुम वहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? तुम्हें डम्पलिंग्स डिलीवर नहीं करने क्या? डोगाई जवाब देता है, यहाँ एक अनजान आदमी है, शायद इसी ने इन गुंडों को भेजा था। पर तभी नकाबपोश वहाँ से भाग जाता है। डोगाई उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने वाला होता है, पर बुढ़िया मालकिन फिर से चिल्लाकर कहती है, डोगाई, वक्त बर्बाद मत करो, डम्पलिंग्स ठंडे हो रहे हैं, जाओ जल्दी इन्हें पहुंचा के आओ। डोगाई फिर नकाबपोश का पीछा छोड़कर होटल में अंदर आके डम्पलिंग्स उठा लेता है। जाते जाते वो मालकिन से पूछता है, बाय द वे, मिस येरिन क्या सामान लाने मार्केट गई है? मालकिन उसे जवाब देती है, हाँ वो गई है, तुम क्यों पूछ रहे हो? डोगाई कहता है, नहीं बस ऐसे ही पूछा, मुझे उनकी थोड़ी चिंता हो रही थी। बुढ़िया मालकिन उस पर फिर से चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें येरिन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है, तुम जाओ डिलीवरी करने। डोगाई फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद येरिन जंगल के रास्ते से राशन का सामान लेकर लौट रही होती है। वो देखती है रास्ते में मिस जिन खड़ी है। मिस जिन येरिन को देखकर उसे बोलती है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। येरिन कहती है, हाँ बड़ी बहन। मिस जिन उससे कहती है, मुझे बड़ी बहन मत बोलो, हम दोनों तो बराबर उम्र के ही हैं ना। येरिन फिर बोलती है, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये कहकर येरिन जाने लगती है, पर मिस जिन उससे पूछती है, क्या गंग ने तुम्हें कोई खत भेजा है? येरिन जाते जाते बिना पलटे ही उसे बोलती है, नहीं। तो मिस जिन कहती है, अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात है, गंग ने मुझे तो खत लिखा है। ये सुनकर येरिन चलते चलते रुक जाती है। मिस जिन आगे बोलती है, उसने ये भी लिखा है कि वो मुझे बहुत मिस करता है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये सुनकर येरिन को बहुत बुरा लगता है। वो मिस जिन से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बड़ी बहन, और बिना पलटे ही वहाँ से झुंझला कर चली जाती है। जब येरिन चली जाती है तभी व्हाइट हाउस स्क्वाड का एक सिपाही जो वहीं कहीं छुपा होता है मिस जिन से आके पूछता है, मिस जिन, क्या गंग ने सच में आपको लेटर लिखा है? मिस जिन उससे कहती है, नहीं, पर मेरा लेटर उस तक पहुंच चुका होगा। वो सिपाही हैरान हो जाता है और पूछता है, आप जानती हैं कि वो कहाँ है? मिस जिन बोलती है, हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बकाया फीस लिए बिना ऐसे ही जाने दूंगी? इधर मिस जिन का लेटर सच में गंग तक पहुंच जाता है। उसने मिस जिन के दादाजी के यहाँ पनाह ली होती है। अब गंग होटल लौटने के लिए वहाँ से निकलने लगता है। मिस जिन का दादा गंग को अलविदा कहने आता है। वो गंग से बोलता है, बेटा मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, पर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जवान लोगों को बहुत काम होते हैं, पर फिर दोबारा मिलने ज़रूर आना। गंग बोलता है, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गंग वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। गंग एक उजाड़ झोपड़ी में रात बिताने के लिए रुक जाता है। आधी रात को अचानक एक आदमी उसके पास आता है। वो गंग से कहता है, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, मुझे अपने कागजात दिखाओ मुसाफिर। गंग उसे अपना पास दिखा देता है। फिर इंस्पेक्टर उससे बोलता है, सुनो मुसाफिर, इस एरिया में टीथ मर्डरर नाम का एक सीरियल किलर घूम रहा है, ज़रा सावधान रहना। अब मैं चलता हूँ।
ये बोलकर वो चला जाता है। पर कुछ देर बाद वो दोबारा झोपड़ी के अंदर आता है। अंदर आके वो ज़मीन से कुछ उठाता है और आके गंग के सामने बैठ जाता है। वो गंग से बोलता है, तुम जानते हो वो सीरियल किलर टीथ मर्डरर क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जिसकी भी जान लेता है उसके दांत निकालकर अपने पास रख लेता है। ये कहते हुए वो अपनी जेब से वही पाउच निकालता है जो उसने ज़मीन से उठाया था। फिर वो उसे खोलकर गंग को दिखाता है। उस पाउच में मरे हुए लोगों के दांत होते हैं। वो कहता है, एक शेर जब भरपेट होता है तब वो शिकार नहीं करता। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला था, पर तुमने मेरा ये पाउच खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे कीमती सामान को हाथ लगाकर उसे बेकार कर दिया है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ तुम्हें कैसे मारूं? गंग उसे सिर्फ इतना ही बोलता है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। फिर आगे क्या होता है आपको तो पता ही है। अगली सुबह होटल में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, तुम्हें पता है पास के एक गांव में वो सिरफरा कातिल टीथ मर्डरर पकड़ा गया है। ये सुनकर दूसरा कहता है, अच्छा, आजकल ये पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। फिर तीसरा बोलता है, तुम लोगों को पता है जब पुलिस ने उसको पकड़ा तब उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा था, बिल्कुल उस वाइट स्कल गैंग के सरदार की तरह। इसमें कुछ तो बात है। ऐसा लगता है कि भगवान कोई चमत्कार कर रहा है और इन बुरे लोगों को सजा दे रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही कहा भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी बातें जब बुढ़िया मालकिन सुनती है तो वो येरिन से कहती है, सुना तुमने येरिन, पास वाले गांव में कोई मुजरिम पकड़ा गया है। लगता है अपना गंग पास ही है और आने वाला है। येरिन चिढ़कर जवाब देती है, क्या पता वो यहाँ आएगा या पहले व्हाइट हॉर्स स्क्वाड जाएगा। हाँ। तभी गंग होटल वापस आ जाता है। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो उसके सफ़र के बारे में पूछने लगते हैं। इतने में डोगाई भी बाहर से डिलीवरी करके आ जाता है। गंग को देखकर वो चौंक जाता है और फिर चिल्ला कर कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गए। तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। आओ अब अपना हिसाब पूरा करें। पर इस वक्त डोगाई की बात पर कोई ध्यान भी नहीं देता। सब गंग का हाल खबर जानने में लगे होते हैं। डोगाई चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाता है। बुढ़िया मालकिन उसके पास आकर पूछती है, तुम तो गंग से बदला लेने वाले थे ना, अब क्या हुआ? डोगाई बोलता है, बदला तो मैं लूँगा पर आज नहीं, आज इसे अपने लोगों से मिलजुल लेने दो। ये सुनकर बुढ़िया उसे बोलती है, तो चलो फिर काम पे लग जाओ, आलसियों की तरह यहाँ बैठे मत रहो, आज बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। और फिर वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गंग से मिलकर लोग भी चले जाते हैं और गंग येरिन के पास जाता है। येरिन उसे बोलती है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो गंग, तुम्हारे लिए मैं पहले डम्पलिंग्स लेकर आती हूँ। डम्पलिंग्स देखकर गंग बहुत खुश हो जाता है और येरिन से कहता है, तुम्हारे हाथ के बने खाने को मैंने बहुत मिस किया, आज तो मैं बहुत खाऊंगा। फिर येरिन गंग से पूछती है, क्या तुम यहाँ आने से पहले व्हाइट हाउस स्क्वाड के पास रुके थे? गंग जवाब देता है, नहीं, मैं तो सीधे होटल आ गया। वैसे मैं शायद रात को मिस जिन से मिलने जाऊं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा व्हाइट हाउस स्क्वाड से कुछ काम है? येरिन मिस जिन का नाम सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गंग से सारे डम्पलिंग्स छीन लेती है। यहाँ तक कि वो गुस्से में गंग के ऊपर चढ़ जाती है और गंग के मुंह से भी डम्पलिंग निकालने लगती है। गंग बोलता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, खाने दो मुझे, मैं बहुत भूखा हूँ। येरिन बोलती है, ये डम्पलिंग्स कस्टमर के लिए हैं, गलती से तुम्हें दे दिए। अभी यहाँ राशन खत्म हो गया है, जाओ व्हाइट हाउस स्क्वाड की लीडर मिस जिन के पास जाओ, वो तुम्हें बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाएगी। हाँ। रात में गंग बाकेमा घाटी पर उसी पुरानी जगह में मिस जिन से मिलता है। वो कहता है, मिस जिन, नासिरन विलेज का लीडर गोल्डन किंग बोल रहा था कि बाकी तीनों को वो मार चुका है। मिस जिन उससे बोलती है, तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो झूठ बोल रहा था। कैप्टन हॉक उन तीनों की तलाश में लगा हुआ है, जल्द ही वो सबूत लेकर आ जाएगा। गंग बोलता है, ठीक है, अब जब कोई पक्की खबर मिले तब मुझे बुलाना। ये कहकर वो जाने लगता है कि मिस जिन उससे पूछती है, गंग, तुम मेरे दादाजी के यहाँ रुके थे, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? गंग जवाब देता है, वहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा,
वो जगह भी बहुत सुंदर है। गंग फिर जाने लगता है। पीछे से मिस जिन गंग से कहती है, क्या कभी तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे गंग? गंग बिना मुड़े जवाब देता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, देखेंगे, और होटल लौट जाता है। होटल के बाहर डोगाई लेटा होता है। वो गंग को देखकर बोलता है, तुम्हें मैंने अपना नाम कभी नहीं बताया, मैं डोगाई हूँ। गंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, भाई कौन हो तुम? ये सुनकर डोगाई को बड़ा गुस्सा आता है, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तभी गंग बोलता है, ओह हाँ, मुझे याद आ गया, तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो। डोगाई बोलता है, आओ मुझसे मुकाबला करो, हमारा हिसाब अभी बाकी है। पर गंग बोलता है, डोगाई भाई, तुम क्यों मुझसे फिर से भिड़ना चाहते हो? आज ही तो मैं सफर से लौटा हूँ, तुमसे लड़ने की मुझ में अभी हिम्मत नहीं है। डोगाई गंग से बोलता है, तो तुम क्या मुझसे डर गए? गंग बोलता है, हाँ भाई डोगाई, मैं डर गया। डोगाई सोच में पड़ जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो गंग से बोलता है, अभी कुछ दिनों पहले होटल में कुछ गुंडों ने हमला किया था, उनमें से एक भाग गया था, उसने मास्क पहन रखा था। ये सुनकर गंग को झटका लगता है। वो बोलता है, क्या? मुझे पूरी बात बताओ। इधर बाकेमा घाटी में व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे पर मिस जिन से मिलने वही रेड मास्क वाला मैक्स पेन अपने नीले मास्क पहने हुए 2 साथियों के साथ पहुंच जाता है और मिस जिन से कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। व्हाइट हाउस स्क्वाड की लीडर मिस जिन, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसे देखकर मिस जिन मन में सोचती है, गंग का एक दुश्मन तो खुद ही यहाँ चला आया। वो मिस जिन से कहता है, मुझे आपके साथ एक डील करनी है, उम्मीद है मुझे निराशा नहीं होगी। होटल में गंग ने फिर से डिलीवरी का काम संभाल लिया। सुबह सुबह वो एक ऊंची पहाड़ी पर बनी मोनेस्ट्री में अपने दोस्त बुजुर्ग मॉन्क को डम्पलिंग्स डिलीवर करके लौट रहा होता है कि रास्ते में उसे उबोक मिलता है। उबोक गंग को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, वाह भाई गंग, तुम वापस आ गए। गंग उबोक से बोलता है, हाँ बड़े भाई। अच्छा अब ये बताओ कि तुम आज इतनी सुबह काम पर क्यों जा रहे हो? उबोक जवाब देता है, भाई गंग, आज मुझे थोड़ा दूर डील करने जाना है, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल गया, पर दोपहर तक मैं लौट आऊंगा और फिर हम क्यों ना होटल में साथ में लंच करें। गंग कहता है, जरूर बड़े भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर उबोक अपने काम पर चला जाता है और गंग होटल की ओर। जब गंग होटल पहुंचता है तो वो देखता है कि डोगाई वहां पर सफाई कर रहा है। वो डोगाई से बोलता है, तुम जल्दी उठ गए। तभी उन्हें होटल के अंदर से येरिन की आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो माँ? बूढ़ी मालकिन मेकअप लगाए खूबसूरत मिस सॉन्ग के भेष में होती है। वो येरिन से बोलती है, इतने दिनों से मैं शिकार पर नहीं गई हूँ, होटल में काम ही इतना था, पर अब गंग लौट आया है तो मुझे मौका मिला है। इतने में डोगाई और गंग अंदर आते हैं। डोगाई मिस सॉन्ग को देखकर दंग रह जाता है। वो मिस सॉन्ग की सुंदरता पर लट्टू हो जाता है और गंग से पूछता है, ये सुबह सुबह हमारे होटल में इतनी खूबसूरत लेडी कौन है? गंग उसे समझाता है, अरे ये और कोई नहीं, हमारी मालकिन है, मिस सॉन्ग के भेष में। पर डोगाई अपने होश खो बैठता है। वो बोलता है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। ये सुनकर गंग और येरिन को उल्टी आने लगती है। गंग डोगाई को समझाता है, ब्रो, ये हमारे होटल की बुढ़िया मालकिन है, इसकी उम्र कोई भी नहीं जानता, लोग कहते हैं ये 100 साल से भी ज्यादा की है। पर डोगाई मिस सॉन्ग का दीवाना बन जाता है। वो मिस सॉन्ग से बोलता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मिस सॉन्ग यानी बुढ़िया मालकिन डोगाई से पीछा छुड़ा के जाने लगती है, पर डोगाई भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गंग येरिन से बोलता है, लगता है आज तुम्हें एक सौतेला पिता मिलने वाला है। येरिन गंग को बोलती है, बस करो गंग, ज्यादा मत बोलो, ये सोच के ही मुझे उल्टी आती है। उधर उबोक अपनी डील पक्की करके वापस लौट रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि दोपहर होने वाली है, मुझे जल्दी कदम बढ़ाने चाहिए, गंग मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे बहुत सारे नकाबपोश घेर लेते हैं। वो मैक्स पेन के आदमी होते हैं। उबोक अपना सामान नीचे रखकर उन्हें ललकारता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर होटल में बुढ़िया मालकिन बड़े गुस्से में दनदनाती हुई लौट आती है। उसका मेकअप उतर चुका होता है। गंग उससे पूछता है, ये क्या हुआ और डोगाई कहाँ है? मालकिन गुस्से में चिल्लाती है, नाम मतलब उस पागल का, और अंदर चली जाती है। येरिन बोलती है, मुझे पता है क्या हुआ होगा। फिर डोगाई भी मुंह लटकाए अंदर आ जाता है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है, जैसे कि वो एक सदमे में हो। उसे देखकर गंग और येरिन दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, बेचारा। फिर गंग येरिन से बोलता है, यार उबोक भाई ने मुझे बोला था कि वो दोपहर में मुझसे मिलने होटल आएंगे, शाम होने वाली है पर अभी तक वो नहीं आए। येरिन बोलती है,
अरे वो शायद बिजी होंगे या भूल गए होंगे। गंग बोलता है हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। फिर अगले दिन गंग अपनी डिलीवरी करने के बाद बचा हुआ खाना लेकर उबोक के घर जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो खाने को वहीं रख के जाने लगता है कि उसकी नज़र वहाँ पे लटके हुए एक मास्क पर पड़ती है। वो मास्क उसे अजीब लगता है। फिर वो सोचते हुए जाने लगता है क्या उबोक भाई का परिवार ठीक होगा। तब फिर जंगल में उसे सोहोंग मिलता है। वो गंग से कहता है मैंने सुना था तुम अपने मास्टर के दुश्मनों से बदला लेने गए थे, कैसा रहा फिर। गंग बोलता है तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। सोहोंग जवाब देता है मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम उन बुढ़े बदमाशों से हार के तो नहीं आ जाओगे। ये सुनकर गंग को गुस्सा आ जाता है। वो सोहोंग को बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे फिर से मुकाबला करना चाहते हो, तो आओ चलो अभी हो जाए दो दो हाथ। पर इससे पहले वो अपनी बात खत्म करता सोहोंग बोलता है सुनो उन मास्क वाले लोगों से जरा सावधान रहना। मास्क का नाम सुनकर गंग चौंक जाता है। सोहोंग गंग से कहता है मुझे अभी जाना है और शायद मैं वापस न लौट पाऊँ, खैर तुम अभी इसे ध्यान से देखना। ये कहकर वो गंग की तरफ उछलकर उस पर अपनी तलवार यूं चलाता है कि मानो वो कुछ लिख रहा हो। गंग पीछे कूदकर बच जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। सोहोंग उसे कहता है तुम अभी भी अच्छा डॉज कर लेते हो। ये बोलकर सोहोंग वहां से चला जाता है। फिर होटल पहुंचकर गंग सीधा डोगाई को ढूंढने लगता है, क्योंकि सोहोंग की तरह डोगाई भी मास्क लोगों की बात कर रहा था। बुढ़िया मालकिन उसे कहती है वो अभी तक सदमे में है, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम पहले ये ऑर्डर मोनेस्ट्री तक पहुंचा कर आओ। गंग ऑर्डर लेकर मोनेस्ट्री पहुंच जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वहाँ पर भी उसे एक मास्क लटका हुआ मिलता है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। उसे याद आता है ऐसा ही एक मास्क उसने उबोक के घर के बाहर देखा था। फिर वो मोनेस्ट्री में अंदर जाकर देखता है पूरी मोनेस्ट्री खाली होती है। गंग फिर सीधे भागता हुआ होटल वापस आता है और डोगाई को बुलाता है। बुढ़िया कहती है वो जब सोकर उठा तो बोल रहा था थोड़ी देर बाहर ताज़ी हवा लेकर आता हूँ, और चला गया। गंग होटल के बाहर थोड़ी दूर तक जाता है। वहाँ उसे डोगाई के और कई लोगों के कदमों के निशान दिखते हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है लगता है डोगाई पर हमला हुआ था, पर इन निशानों को देखकर लगता है कि लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चली। डोगाई तो बहुत ताकतवर है, उसे इतनी जल्दी कोई नहीं हरा सकता। शायद वो होटल वापस लौट आया हो। ये सोचकर गंग वापस होटल लौट जाता है। होटल पहुंचकर गंग ने बुढ़िया मालकिन से पूछा कि डोगाई वापस आया या नहीं। बुढ़िया मालकिन बोलती है नहीं अभी तक नहीं, और तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो और ऑर्डर डिलीवर करने जाओ, मिसेस वोंग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही होंगी। गंग डम्पलिंग्स उठा लेता है और जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो मालकिन से पूछता है अच्छा मालकिन ये बताओ ऐसा पहले कभी हुआ है कि सारे मंक्स टेम्पल को छोड़कर कहीं चले गए हों। तो बुढ़िया मालकिन बोलती है कभी कभी वो मंक्स बाहर जाते हैं, पर सारे एक साथ नहीं जाते, टेम्पल कभी खाली तो नहीं रहता। तभी येरिन की भी किचन से आवाज आती है क्या येलो ड्रैगन टेम्पल खाली है, ऐसा कैसे हो गया। तो गंग बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं देखता हूँ। और ये कहकर गंग वहाँ से चला जाता है। जब वो मिसेस वोंग के यहाँ पहुँचता है उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वही मास्क उसे मिसेस वोंग के घर के बाहर टंगा मिलता है। गंग अब बहुत घबरा जाता है। वहाँ होटल में येरिन को बहुत सारे कबूतर आके संदेश देते हैं कि बहुत सारे लोगों की किडनैपिंग हो गई है। येरिन ये बात अभी बुढ़िया मालकिन को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ मैक्स पेन के नकाबपोश आ जाते हैं। उन्हें देखकर मालकिन कहती है चलो येरिन कस्टमर आ गए हैं, अब हमें काम पे लग जाना चाहिए। येरिन बोलती है ये कस्टमर नहीं है, और वो सारे कबूतरों को वापस भेज देती है। नकाबपोश उनसे कहता है हमें रोकने की कोशिश करना बेकार है, चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सुनकर येरिन को गुस्सा आ जाता है। उधर गंग तेजी से होटल की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में मिस ह्यू एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से गंग को ढूंढ रही होती है। मिस ह्यू खुद से कहती है ये इतना मोटा होने के बावजूद इतनी तेजी से कैसे इधर उधर घूमता रहता है, इस पे नजर रखना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी उसके पीछे गंग आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम वो हो जो मेरे दोस्तों को किडनैप कर रहा है। आवाज सुन के मिस ह्यू पलटती है और गंग को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है और डाली से नीचे गिर जाती है। गंग उसे नीचे गिरने से पहले ही रोक लेता है और बोलता है
अरे मिस, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मिस ह्यू जो डाल पर उल्टी लटकी होती है वो घबरा के गंग से कहती है, नहीं नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर दोनों ज़मीन पर आ जाते हैं और मिस ह्यू गंग से कहती है, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड पे नज़र रख रही थी, तुम बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हो। ये सुनकर गंग बोलता है, यहाँ पर मिस वॉन्ग के अलावा दूर दूर तक कोई और नहीं रहता। मुझे बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है? मिस ह्यू बहुत घबराई हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो गंग से कैसे कहे कि वो उसे ही देख रही थी और वो कोई किडनैपर नहीं है। तभी इतने में मिस ह्यू की सहेलियां वहां आ जाती हैं और मिस ह्यू से कहती हैं, मिस ह्यू, जिन मास्क नकाबपोशों ने व्हाइट हाउस स्क्वाड को कल ख़त्म किया था वही नकाबपोश आपके बॉयफ्रेंड के होटल पहुंच गए हैं। आपको अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बता देना चाहिए। तभी सहेलियां देखती हैं कि जिस बॉयफ्रेंड के बारे में वो बात कर रही हैं वो तो वही मिस ह्यू के सामने खड़ा है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। गंग ने उनकी बात सुन ली होती है। वो कहता है, क्या कहा? होटल में नकाबपोश घुस गए हैं? और ये कह के वो होटल की तरफ भागता है। उधर होटल में येरिन ने अपनी मायावी जादुई ताकत से उन नकाबपोशों की हालत खराब कर रखी होती है। फिर एक नकाबपोश कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अब मुझे तुमने जोर लगाने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहकर वो जोर से अपना हाथ जमीन पर मारता है और एक धमाका होता है। फिर आगे क्या होता है ये तो पता नहीं, पर जब गंग होटल पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता और होटल की हालत टूटी फूटी होती है। गंग येरिन का नाम चिल्लाते हुए बाहर निकल जाता है। वो पूरा येलो ड्रैगन माउंटेन उनकी तलाश में छान मारता है, पर उसे किसी की कोई खबर नहीं मिलती, ना ही कोई सुराग मिलता है। और वो एक चट्टान पर थक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसके दिमाग में आज और कल की सारी बातें घूम रही होती है। पहले उबोक और उसका परिवार, फिर मंक्स, फिर गांव वाले और अब येरिन और मालकिन, सब के सब लापता हैं। ये सब कैसे हो गया? फिर अचानक उसे सोहोंग याद आता है और वो व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे बाकेमा घाटी पहुंच जाता है। वहाँ पर भी सब कुछ तहस नहस पड़ा होता है। उससे उन लड़कियों की बात याद आती है कि नकाबपोशों ने व्हाइट हाउस स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। तभी पीछे से गंग पर कोई घातक हमला करता है, पर गंग उसे ब्लॉक कर देता है। गंग देखता है कि वार करने वाला एक नकाबपोश है। गंग उससे पूछता है, तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया और क्यों किया? नकाबपोश हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ देने वालों को जिंदा छोड़ दूंगा? और ये कहते हुए वो गंग की तरफ येरिन का स्कार्फ फेंकता है। गंग स्कार्फ को हाथ में पकड़ता है और पहचान जाता है कि ये येरिन का स्कार्फ है। वो नकाबपोश से कहता है, क्या तुम जानते हो मेरी लड़ाई से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो सब मासूम लोग हैं। नकाबपोश कहता है, ये तो तुम्हें बदला लेने के लिए निकलने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा। फिर अचानक और भी नकाबपोश वहां आ जाते हैं और गंग को जंजीरों से जकड़ लेते हैं। गंग एक झटके में जंजीरों को तोड़ देता है और नकाबपोश उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। फिर गंग उनके लीडर नकाबपोश पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर उसका मास्क तोड़ देता है। मास्क के पीछे और कोई नहीं, अपना उबोक होता है। ये देखकर गंग चौंक जाता है। गंग उबोक से बोलता है, बड़े भाई ये तुम क्या कर रहे हो? इतने में पीछे से एक और नकाबपोश आता है और अपना मास्क उतारता है। वो नकाबपोश मिस जिन होती है। मिस जिन और उबोक को देखकर गंग उनसे कहता है, ये तुम लोग मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? मिस जिन कहती है, तुम्हें ये मजाक लगता है? वैसे तो हमारे व्हाइट हाउस स्क्वाड का ये उसूल है, जो क्लाइंट पहले आता है हम उसका काम पहले करते हैं। पर जो मेरा नया क्लाइंट है ना, उसने हमें कुछ ऐसा ऑफर किया है जिसकी वजह से अब हम उसके लिए पहले काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। गंग कहता है, और वो क्लाइंट कौन है? मिस जिन कहती है, वो हम तुम्हें नहीं बता सकते, पर तुम्हें अगर अपने दोस्तों की चिंता है तो हमारे साथ चलो। गंग बोलता है, तुम मुझे नहीं जानती, मेरा पहला लक्ष्य मेरे मास्टर का बदला लेना है। तुम अगर सोच रहे हो कि मेरे दोस्तों को पकड़कर तुम मुझे रोक सकोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने पर्सनल इश्यूज को कभी भी अपने मकसद के बीच में नहीं लाऊंगा। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरे दोस्तों के पास मुझे ले चलो, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। मिस जिन जवाब देती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड कि तुम कभी भी किसी को भी मार सकते हो, ये तुम्हारा घमंड है और आज मैं इस घमंड को तोड़ डालूंगी। इतने में पीछे से उबोक गंग पर अटैक करता है। गंग उसे एक पटकी देता है। उबोक गंग का हाथ पकड़कर उसकी ऊर्जा खींचने लगता है। गंग उबोक को मार कर अपने से दूर करता है और कहता है,
उबोक भाई, शायद तुम इसलिए ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली उनके कब्जे में है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें छुड़ा लूंगा। उबोक कहता है, बातें मत करो, मुझसे लड़ो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर गंग को गुस्सा आ जाता है और वो उबोक पर अपनी कोहनी से जोरदार प्रहार करता है। उबोक दूर जाके गिरता है। फिर पीछे से एक और नकाबपोश आकर गंग को घूसा मारता है। गंग अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। वो नकाबपोश भी अपना चोगा उतार देता है। वो व्हाइट हाउस स्क्वाड का हरक्यूलिस डैंग होता है। फिर उबोक भी पीछे से आकर गंग का गला पकड़ लेता है और डैंग जोर से गंग के पेट में एक पंच मारता है। मिस जिन बोलती है, क्या तुम इन दोनों को हराकर मुझ तक पहुंच पाओगे? तभी व्हाइट हाउस स्क्वाड के और भी गुंडे गंग को मारने वहां आ जाते हैं। उनमें से एक गुंडा गंग से बोलता है, आज तुम्हारा पेबैक टाइम है गंग, उस दिन का बदला तुम आज चुकाओगे। गंग बोलता है, तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहकर गंग एक एक गुंडे को पकड़ पकड़ कर उनकी धुलाई कर देता है। फिर गंग उबोक और मिस जिन से कहता है, तो आखिर तुम मेरे दुश्मन निकले, मैं तुम सबको एक आसान मौत दूंगा। मैक्स पेन और उसके साथी दूर एक पहाड़ी से ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। गंग अपनी ब्लैक टॉर्नेडो स्किल का वार करता है। मिस जिन उसका काउंटर अटैक करती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनके टकराव से एक भयानक तूफान उठने लगता है। एक बहुत बड़ा बवंडर सा आ जाता है। पेड़ टूट के हवा में उड़ने लगते हैं। धरती कांपने लगती है। मैक्स पेन और उसके साथी भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। जब धूल का गुबार भी छट जाता है तो मिस जिन खड़ी दिखाई देती है और गंग का शरीर मिस जिन के सामने बेजान सा पड़ा होता है। मिस जिन बोलती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी गंग, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। फिर मिस जिन और उबोक गंग के शरीर को जंजीरों से जकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं और उसे लेकर मैक्स पेन के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स पेन बोलता है, इसे पिंजरे से बाहर निकालो। तभी मिस जिन बोलती है, नहीं, पहले तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे सबूत दो कि मेरी माँ अब सेफ है। मैक्स पेन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग गंग को हरा पाओगे। मैंने तुम लोगों को भेजा था क्योंकि मैं उससे लड़ने से पहले उसकी ताकत देखना चाहता था। खैर, तुम्हारी माँ अपने घर पर आराम से सो रही होगी। मेरे आदमियों ने बस उनके घर को घेर रखा था। मैं अपने आदमी हटा लूँगा, पर इस बात का सबूत आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम लोग मेरी कस्टडी में रहोगे। फिर मैक्स पेन अपने आदमियों से बोलता है कि इनके हाथ बांध दो और सबको अंदर लेकर चलो। पर जैसे ही वो मिस जिन का हाथ बांधने वाले होते हैं, मिस जिन का उल्लू आकर मिस जिन को एक संदेश देता है और मिस जिन मैक्स पेन के गुंडों को मारकर बेहोश कर देती है। मैक्स पेन उल्लू को देखकर सब समझ जाता है। वो कहता है, तो तुमने अपनी माँ को बचा ही लिया, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमियों को हरा दिया होगा? मिस जिन बोलती है, मैंने बस एक ही आदमी को भेजा था और उसने अपना काम कर दिया है। मिस जिन ने सोहोंग को अपनी माँ को बचाने के लिए भेजा था। फिर वो कहती है, मैक्स पेन, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जा। अब तुझे मैं असली सबक सिखाऊंगी। मेरी माँ को बीच में लाने का अंजाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैक्स पेन हंसता है और एक इशारा करता है और 4 बड़े बड़े हथियारे आ जाते हैं। उनमें से 2 उबोक पर अटैक करते हैं। उबोक उनसे लड़ता है और उनकी ऊर्जा खींचने की कोशिश करता है। उधर मिस जिन बस अपने रुमाल से ही हथियारों के शरीर को काट डालती है और वो गिर जाते हैं। मैक्स पेन ये देखकर कहता है, बहुत खूब मिस जिन, पर इनको दर्द महसूस नहीं होता। ये कहकर वो जोर से हंसता है। दोनों हत्यारे फिर से खड़े हो जाते हैं। मिस जिन उन पर और भी ज्यादा घातक वार करती है। वो गिरकर फिर से लड़ने आ जाते हैं। इधर उबोक जब एक की ऊर्जा खींच रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि ये हथियारे जहरीले हैं। वो मिस जिन से चिल्लाकर कहता है, इन्हें प्राणभोजी जहर दिया गया है और ये मरने के बाद बम की तरह फट जाएंगे, इनसे दूर रहो। और तभी वो हत्यारा जिसकी ऊर्जा उबोक ने खींची होती है फट जाता है और जोर का धमाका होता है, जिसकी चपेट में उबोक भी आ जाता है। मिस जिन चिल्लाती है, नहीं उबोक भाई। और फिर जिन 2 हथियारों से मिस जिन लड़ाई कर रही होती है वो भी अपना दम तोड़ देते हैं और मिस जिन के पास ही फट जाते हैं। मैक्स पेन खुश होकर बोलता है, प्राणभोजी एक ऐसा कीड़ा होता है जो अपने होस्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और इन्हें मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ।
जब इनका होस्ट मरता है तो ये उसके शरीर के साथ एक्सप्लोड करते हैं। ये टेक्निक मैंने वियतनाम में सीखी थी, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। ये बोलते बोलते वो रुक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये देखकर कि मिस जिन ने अपने चोगे की मदद से खुद को ब्लास्ट से बचा लिया होता है। जिन बड़े गुस्से में होती है, फिर वो अपने चोगे को हथियार बना के बहुत ही करारा वार मैक्स पेन के एक साथी नकाबपोश पर करती है। वो उसी पल अपना दम तोड़ देता है। फिर वो अपने चोगे की मदद से एक एक करके सारे नकाबपोशों की जान ले लेती है। फिर मिस जिन कहती है, ये इनका बॉस मैक्स पेन कहाँ छुप गया है। मैक्स पेन थोड़ी दूर खड़ा होता है। वो कहता है, शानदार मिस जिन, व्हाइट हाउस स्क्वाड की मिस्ट्रेस से मुझे यही उम्मीद थी। पर उसकी बात सुने बिना उस पर मिस जिन एक के बाद एक कई जानलेवा अटैक करती है। मैक्स पेन उन वारों से फुर्ती से बच जाता है। तभी एक प्राणभोजी हत्यारे का सर मिस जिन काट देती है और आगे बढ़ जाती है। उस हत्यारे का शरीर जोर से फट जाता है। मैक्स पेन मिस जिन से कहता है, अभी मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं गंग को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए इन हत्यारों के गुट को मारना पड़ेगा। अगर बच गई तो आना मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी रखा है। ये बोलकर मैक्स पेन वहाँ से चला जाता है और बहुत सारे प्राणभोजी हत्यारे मिस जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस जिन को तभी उबोक की आवाज़ आती है, तुम उसके पीछे जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मिस जिन हवा में अपना बड़ा सा चोगा लहराते हुए उड़ती हुई मैक्स पेन के पीछे चली जाती है। उबोक अपनी बेल्ट उतार देता है। उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। सुनो उबोक, ये बेल्ट तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के 2 पॉइंट्स को ब्लॉक करके रखेगी, जिससे तुम अपनी पूरी स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। पर हाँ, जब भी तुम्हारे पास और कोई चारा ना बचे तभी इस बेल्ट को उतारना, इससे तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी, पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तो सोच समझकर फैसला लेना। बेल्ट को उतारते ही उबोक बहुत ही खूंखार दिखने लगता है। असीम ऊर्जा उसके शरीर से बहती हुई दिखाई देने लगती है। जितने भी प्राणभोजी हत्यारे वहाँ होते हैं वो सबकी ऊर्जा खींच लेता है और वो फटते भी नहीं, क्योंकि उबोक ने उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनके जहरीले कीड़े को भी सोख लिया होता है। फिर उबोक अपने हाथ में मौजूद कीड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक धमाका होता है। उधर मिस जिन मैक्स पेन तक पहुंच जाती है और वो मैक्स पेन से कहती है, मैं सोचती थी कि तू एक सांप है, पर तू तो एक चूहा निकला रे, जो दुम दबा के भाग रहा है। मैक्स पेन बोलता है, वक्त आ गया है, तुझे मैं तेरा गिफ्ट दे देता हूँ। और ये कहकर वो एक चुटकी बजाता है। मिस जिन पर कोई पीछे से हमला करता है। उसे देखकर मिस जिन चौंक जाती है। वो और कोई नहीं, उसकी माँ होती है। मैक्स पेन बोलता है, मिस जिन, तुम्हारी माँ में भी मैंने प्राणभोजी जहर वाले कीड़े डाल दिए हैं, पर हाँ, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मार्शल आर्ट्स मास्टर है, इसलिए अभी भी ये होश में है। अगर तुम्हारी माँ को जिंदा रहना है तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना ये भी फट जाएगी। मिस जिन अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे बोलती है, ये सच कह रहा है बेटा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। और ये कह के माँ अपनी तलवार से बेटी पर हमला कर देती है। मिस जिन अपनी माँ के वारों से बचती रहती है, पर वो पलट कर कोई वार नहीं करती। मैक्स पेन बोलता है, तुम ज़्यादा देर तक ऐसे बचती नहीं रह पाओगी। तुम्हें आज अपनी माँ को या तो अपने हाथों से मारना पड़ेगा या उसके हाथों मरना होगा। मिस जिन बोलती है, मैक्स पेन, अब तो तूने सारी हदें पार कर दी है, अब एक तोहफा मैं तुझे देती हूँ। और मिस जिन फिर जोर से चिल्लाती है, गंगर यांग, अब आ जाओ फैट बॉय, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर मैक्स पेन को झटका लगता है। वो अपने पास पड़े गंग के शरीर को देखता है। वो गंग के कपड़ों में कोई और होता है। गंग तो पास की झोपड़ी में सही सलामत मेडिटेट कर रहा होता है। मिस जिन जब उसको बुलाती है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठ जाता है। गंग तेजी से मैक्स पेन की तरफ बढ़ता है और जिस घर की छत पर मैक्स पेन खड़ा होता है, उसके ऊपर वो इतनी जोर से कूद के लैंड करता है कि एक धमाका होता है और छत टूट के गिर जाती है। मैक्स पेन भी पीछे जाके गिरता है। फिर जो लड़का गंग बना हुआ था, उसकी नस दबाकर गंग उसे होश में लाता है और उसे दूर भाग जाने को कहता है। लड़का दूर चला जाता है। फिर गंग पर एक प्राणभोजी हत्यारा अटैक करता है। गंग उसे देखते ही समझ जाता है कि वो क्या है। गंग कहता है, प्राणभोजी हत्यारा, मास्टर ने तो बताया था, इन पर तो उन्होंने रोक लगा दी थी। खैर कोई बात नहीं,
ये कहते हुए वो उस हत्यारे के सर पर विंड डिस्ट्रॉयर वार करता है और वो हत्यारा उसी पर ज़मीन पर गिर जाता है। गंग कहता है, मैंने तुम्हारे अंदर के प्राणभोजी कीड़े को डीएक्टिवेट कर दिया है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। मैक्स पेन दूर से गंग को देख रहा होता है। वो सोचता है, सब पर तो मेरे आदमी शुरू से ही नज़र रखे हुए थे, इन्होंने गंग को मुझसे कब और कैसे छुपाया होगा। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले भाग में आपने देखा था जब मिस जिन और गंग एक दूसरे से भिड़े थे, तब उनके टकराव से एक भयंकर तूफान आ गया था। एक बहुत बड़े बवंडर ने सबको घेर लिया था। मैक्स पेन और उसके साथी भी थोड़ी देर के लिए देख नहीं पाए कि जिस जगह लड़ाई चल रही थी वहाँ असल में क्या हो रहा है। असल में तूफान और बवंडर की आड़ में मिस जिन गंग से कहती है, तुम्हें ब्लेड मास्टर सोहोंग ने मेरा मैसेज तो दे दिया था ना गंग। गंग जवाब देता है, हाँ, उसने मेरे सामने हवा में अपनी तलवार से तुम्हारा संदेश लिखा था, पर तब मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया था, पर अब मैं समझ गया हूँ। क्या येरिन और बाकी गांव वाले सेफ हैं? मिस जिन कहती है, हाँ, वो सब ठीक हैं, पर जब तक मेरी माँ मैक्स पेन के कब्जे में है हम कुछ नहीं कर सकते गंग। जब मुझे माँ की सलामती की खबर मिल जाएगी तब हम मैक्स पेन को मज़ा चखाएंगे। तब तक तुम गायब हो जाओ और मैं अपने प्लान के मुताबिक मैक्स पेन को उलझा के रखती हूँ। और आगे की कहानी आप सब जानते ही हैं दोस्तों। मैक्स पेन भी ये सब अभी सोच ही रहा था कि गंग उस पर हमला कर देता है। गंग मैक्स पेन को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो मैक्स पेन से बोलता है, मैक्स पेन, मुझे तुम्हारे बाकी दो साथी हबी और हंसा के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें एक बिना दर्द की मौत दूंगा। मैक्स पेन ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुम सोच रहे हो तुमने मुझे हरा दिया? अभी तक तो मैं तुमसे खेल रहा था। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और अपना चोगा उतार देता है। गंग उसका नया रूप देखकर हैरान हो जाता है। उसके पूरे शरीर पर एक लोहे का कवच चढ़ा होता है। फिर मैक्स पेन कहता है, ये ड्रैगन चेन कवच है गंग। इसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में गॉड्स आर्मर कहते हैं। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि ये मुझे तुम्हारे मास्टर के जाने के बाद मिला था। अब देखो इसका कमाल। ये कहकर वो गंग पर हमला कर देता है। गंग पीछे कूदता है। गंग और मैक्स पेन में काफ़ी दूरी होती है, पर फिर भी मैक्स पेन के वार से गंग के कंधे से खून बहने लगता है। गंग देखता है कि मैक्स पेन के हाथ और पैरों से लोहे के कोड़े निकल रहे हैं जिनसे वो उसे मार रहा है। मैक्स पेन गंग पर फिर से हमला करता है और अपने लोहे के कोड़े से फिर से गंग के शरीर को थोड़ा सा घायल कर देता है। मैक्स पेन बोलता है, बच्चे, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू मेरे सामने घुटने टेक दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर गंग कहता है, मैं भी तुझे एक मौका देता हूँ, तू अपने साथियों के बारे में बता दे, तुझे एक आसान मौत दूंगा। ये सुनकर मैक्स पेन गुस्से से तिलमिला जाता है। वो कहता है, तू अपने मास्टर की तरह ही जिद्दी और घमंडी है, अब मैं तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगा। ये कहकर वो इशारा करता है और दो प्राणभोजी हत्यारे आकर गंग के पास फट जाते हैं। गंग हवा की दीवार बनाकर धमाके से बच जाता है। फिर वो एक हत्यारे की ज़मीन पर गिरी हुई तलवार को उठा लेता है और मैक्स पेन को ललकारता है। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि गंग ने लड़ाई में कोई हथियार उठाया हो। गंग फिर कहता है, अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। और ये बोलकर गंग अपनी तलवार से मैक्स पेन पर अटैक करता है। मैक्स पेन अपने कवच वाले हाथों से गंग के वार को ब्लॉक कर देता है। फिर गंग तलवार से उस पर बहुत सारे वार करता है, पर वो कवच गंग के सारे वारों को बेकार कर देता है। फिर मैक्स पेन हंसते हुए बोलता है, मैं बेकार में ही तेरे बारे में इतना सोच रहा था, तू तो हेवनली डिस्ट्रॉयर का शागिर्द कहलाने लायक ही नहीं है। तुझसे लड़ने से अच्छा है मुझे उस व्हाइट हॉर्स स्क्वाड वाली लड़की से लड़ना चाहिए, वो कम से कम खूंखार तो है। तेरे से लड़ने में तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। गंग फिर मैक्स पेन पर एक के बाद एक बहुत सारे घातक अटैक्स करता है। मैक्स पेन पीछे जाके गिरता है, पर गंग की तलवार कवच की वजह से मैक्स पेन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती और फिर वो तलवार टूट जाती है। मैक्स पेन फिर हंसता है और कहता है, इस दो कौड़ी की तलवार से तुझे लगा कि तू आर्मर ऑफ गॉड को भेद देगा? तू कमज़ोर ही नहीं, बेवकूफ़ भी है गंग। गंग जवाब देता है, तू सही कह रहा है, ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तलवार उठाई, तुझे मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। और फिर गंग मैक्स पेन पर टूट पड़ता है और उसकी छाती पर एक पाम स्ट्राइक मारता है। फिर उसके मुंह पर ज़ोरदार पंच मारता है।
और फिर गंग उसका एक हाथ तोड़ देता है। मैक्स पेन के मुंह से खून निकलने लगता है। उसका हाथ तो कवच की वजह से फिर जुड़ जाता है, पर वो शॉक्ड हो जाता है कि गंग के हाथों में कितनी जान है। मैक्स पेन फिर अपने आर्मर की पूरी शक्तियों को यूज करता है। उसके आर्मर से उसके हाथों में तलवारें आ जाती है। उसके पीछे से 6 लोहे के कोड़े निकल रहे होते हैं और उसकी कोहनी में से नुकीले चाकू निकल जाते हैं। फिर वो कहता है, आ बच्चे आ, अब मैं तुझे इस आर्मर की ताकत दिखाता हूँ। पर गंग कहता है, किसने बोला कि तू अपनी जगह से हिल सकता है? मैक्स पेन सच में जहाँ खड़ा होता है वहीं बैठ जाता है और उठने की कोशिश करने लगता है, पर उठ नहीं पाता। गंग ने अपनी टेक्निक से उसके ऊपर की हवा को बहुत ज़्यादा भारी कर दिया होता है। मैक्स पेन के ऊपर मानो किसी ने हजारों टन का भार रख दिया हो। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाता है। वो कहता है, तुझमें इतनी ज़्यादा शक्ति है, मुझे विश्वास नहीं होता। तूने अब तक खुद को क्यों रोक रखा था? गंग कहता है, तू मासूम लोगों का हत्यारा है। तूने अपने फायदे के लिए लोगों की बलि चढ़ाई है। तेरी जान लेने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर मैक्स पेन कहता है, तुम मुझे मासूमों का हत्यारा कह रहे हो? तुम्हारे गुरु ने तो मुझसे भी ज्यादा मासूमों की जान ली है। उससे ज्यादा बेरहम कातिल तो आज तक कोई नहीं हुआ। क्या तुम ये नहीं जानते गंग? वो तो गांव के गांव तबाह कर देता था सिर्फ अपने मजे के लिए। जहां तुम अभी खड़े हो उस जगह को भी खंडर तुम्हारे गुरु ने ही बनाया था। ये सुनकर एक पल के लिए गंग को झटका लगता है और उसका ध्यान बढ़ जाता है। मैक्स पेन उसी मौके का फायदा उठा के 2 खंजर गंग के शरीर में घुसा देता है। गंग बोलता है, तू मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझसे ये सब बकवास कर रहा था ना? बहुत हुआ, अब खेल खत्म। ये कहकर गंग मैक्स पेन के शरीर पर अपने हाथों से 3 जगह स्ट्राइक करता है और मैक्स पेन का शरीर फट जाता है। मैक्स पेन के मरते ही उसके ड्रैगन का कवच गंग के शरीर पे चढ़ने लगता है। गंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कवच पूरी तरह से गंग को अपने में समा लेता है। तब फिर गंग को मैक्स पेन की यादें दिखाई देने लगती हैं। वो देखता है उसका मास्टर हेवनली डिस्ट्रॉयर कितना निर्दयी और क्रूर था। कैसे उसने कितने बेगुनाह लोगों को मारा था, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उधर मिस जिन अपनी माँ से लड़ रही होती है। उसकी माँ प्राणभोजी हत्यारा बन चुकी होती है, पर मार्शल आर्ट्स की मास्टर होने की वजह से वो होश में होती है और फट जाने के डर से वो अपनी बेटी से लड़ रही होती है। मिस जिन बड़ी चालाकी से अपनी माँ पर नर्व फ्रीज करने का अटैक कर देती है, जिससे उसकी माँ का शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिस जिन उसे बोलती है, आपको रोकने का कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था माँ। उसकी माँ चिल्लाती है, मुझसे दूर हो जाओ बेटी, मेरे अंदर का प्राणभोजी कीड़ा कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इतने में ही उबोक वहाँ आ जाता है और मिस जिन से कहता है, आप हटिए मिस जिन, मैं आपकी माँ के शरीर के कीड़े को खींच लूंगा। मिस जिन हट जाती है और देखने लगती है। उबोक मिस जिन की माँ के पेट पर अपना हाथ रखता है और उस कीड़े को अपने हाथ में सोख लेता है। फिर वो एक पेड़ की तरफ भागता है। वो कहता है, मुझे इस कीड़े को इस पेड़ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जल्द ही फटने वाला है। फिर वो कीड़े को पेड़ में डाल देता है और पीछे हट जाता है, पर कोई धमाका नहीं होता। उबोक मिस जिन से बोलता है, ये कीड़ा सो गया है। ऐसा तभी हो सकता है जब इसका मालिक यानी मैक्स पेन जिंदा ना हो। इसका मतलब गंग ने मैक्स पेन को खत्म कर दिया है। उधर पास के ही एक पहाड़ में गुफा के अंदर येरिन और गांव वाले मजे से खा पी रहे होते हैं। येरिन जरा फ्रेश एयर लेने के लिए गुफा के बाहर चली जाती है। व्हाइट हाउस स्क्वाड के गार्ड्स उसे रोकते हैं। एक गार्ड येरिन को बोलता है, हमारी लीडर ने किसी को भी यहाँ से बाहर जाने को मना किया है। पर जब येरिन उसे गुस्से से देखती है तो वो डर के रास्ते से हट जाता है और कहता है, आप जाइए। उसका साथी फिर उससे पूछता है, तुमने उसे जाने कैसे दिया? तो वो गार्ड बताता है, तू नहीं जानता इस लड़की को, ये बहुत खतरनाक है। जब मैं हमारी लीडर मिस जिन के साथ नकाबपोश बनकर इसे लेने गया था तो इसने तो हमारा काम ही तमाम कर दिया था। पर ठीक वक्त पर मिस जिन ने हमारी असलियत बता दी और गंग का वास्ता दिया, तब ये हमारे साथ चलने को राजी हुई। इसे मैं रोकूं? इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। इधर गंग भी मैक्स पेन के आर्मर ऑफ गॉड से जूझ रहा था। वो आर्मर मैक्स पेन की यादें उसे दिखा रहा होता है। वो देखता है उसका मास्टर कितना जालिम और क्रूर था। उसके मास्टर का ऐसा वैशी रूप देखकर गंग का बुरा हाल हो जाता है और फिर वो कहता है, बस बहुत हुआ। और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और कवच टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है।
मिस जिन, उबोक, येरिन, सोहोंग, डोगाई और कैप्टन हॉक, इन सबको धमाके की गूंज सुनाई देती है और फिर सब शांत हो जाता है। अगले दिन सब ठीक हो जाता है। गांव वाले और मंक्स अपने अपने घर पहुंच गए होते हैं। होटल की बुढ़िया मालकिन भी होटल की मरम्मत करवा देती है, जिसका पूरा खर्चा व्हाइट हाउस स्क्वाड ने दिया होता है। अपना डोगाई भी वापस आ जाता है। असल में डोगाई को उस दिन कोई गुंडे नहीं बल्कि उसके पंजिन सेक्ट के आदमी मिले थे, जो उसके धोखेबाज चाचा की खबर लेकर आए थे। वो उन्हीं के साथ वापस अपने गांव चला गया होता है। फिर वो वापस अपना सामान लेने और येरिन और बुढ़िया मालकिन को अलविदा कहने आता है। जाते जाते वो बोलता है, मैं वापस लौटूंगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। येरिन सोचती है ये बुद्धू किससे शादी करने की बात बोल के गया है, और फिर वो बूढ़ी मालकिन की तरफ देखती है। बुढ़िया मालकिन बोलती है, ऐसे क्यों देख रही हो, चलो अपना काम करो। इधर व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे पर मिस जिन अपनी माँ को सही सलामत वापस ले आती है और उनका इलाज चल रहा होता है। उबोक भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है और गंग भी पहले की तरह वापस होटल में डिलीवरी बॉय का काम संभाल लेता है। येरिन को गंग को देखकर पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। गंग कुछ छुपा रहा है। वो गंग को एक नया हेयर बैंड देती है और कहती है, तुम्हारा वाला गंदा और पुराना हो गया है, उसे तुम मुझे दे दो और ये नया वाला पहन लो। गंग उसका शुक्रिया करता है और नया हेयर बैंड लगा लेता है। येरिन अंदर जाकर देखती है कि उसने जो गंग की सुरक्षा के लिए हेयर बैंड के अंदर टोटका डाला था वो आधा जल चुका है। येरिन सोच में पड़ जाती है। उधर गंग मुंह लटकाए अपनी ही उधेड़ बुन में खोया होता है। उसे अपने मास्टर की असलियत बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वहाँ सोहोंग अपने बुजुर्ग मास्टर की तलाश में प्योरिटी माउंटेन पहुँच गया होता है। उसे कैप्टन हॉक ने खबर दी होती है कि उसका भगोड़ा शातिर मास्टर प्योरिटी माउंटेन पर कहीं छुपा हुआ है। अगली सुबह सोहोंग माउंटेन के जंगलों से ये सोचते सोचते जा रहा होता है कि कहाँ ढूंढूं अपने बूढ़े मास्टर को, क्या पता वो उसे मिलेगा कि नहीं। तभी अचानक उसे दूर से पेड़ों के पीछे अपने मास्टर की एक झलक दिखाई पड़ती है और वो उछल पड़ता है। सोहोंग उस जगह भाग के पहुंचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है, क्या मैंने उसे सही में देखा था या वो मेरा भ्रम था। तभी उसे थोड़ी दूरी से आता लड़ाई का शोर सुनाई देता है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है। जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ लाशों का ढेर लगा है। फिर उसे कोई पेड़ों के पीछे से बोलता है, क्या तुम इसी क्लैन का हिस्सा हो जिन्हें मैंने अभी खत्म किया है। फिर वो शख्स पेड़ों के पीछे से बाहर आता है और कहता है, बोलो कौन हो तुम, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे देखकर सोहोंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वो उसी की तरह एक तलवारबाज लड़का होता है, जिसके वेशभूषा भी उसी की तरह होती है। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से सोहोंग का बूढ़ा मास्टर बाहर निकल के आता है और कहता है, वाह देखो कौन आया है, तुमने अपने बूढ़े मास्टर को आखिर ढूंढ ही लिया। सोहोंग को अपने बूढ़े मास्टर और उस लड़के को साथ में देखकर कैप्टन हॉक की बात याद आती है कि कैसे उसके मास्टर ने अपने काम करवाने के लिए उसे झूठ बोलकर उसे यूज किया था। सोहोंग समझ जाता है कि इस लड़के को भी उसके बूढ़े मास्टर ने अपने खूनी काम करवाने के लिए बहला फुसला के रखा है। वो लड़का मास्टर से पूछता है, कौन है ये मास्टर, क्या आप इसे जानते हो। बूढ़ा मास्टर बोलता है, ये भी तुम्हारे दुश्मनों में से एक है, तुम्हारे पिता के कत्ल की साजिश में ये भी शामिल था। ये सुनते ही वो लड़का अपनी तलवार सोहोंग पे चला देता है। सोहोंग उसके वार को ब्लॉक करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे प्यादे से नहीं तुमसे लड़ना है। बूढ़ा मास्टर हंसते हुए बोलता है, प्यादा तो प्यादे से ही लड़ता है ना। लड़का कूद के सोहोंग पर फिर से वार करता है। सोहोंग उसे कहता है, पीछे हट जाओ, हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो ये बुढ़ा है। पर वो लड़का सोहोंग की कोई बात नहीं सुनता और उस पर एक के बाद एक वार किए चला जाता है। सोहोंग उस पर पलट कर वार नहीं करता, सिर्फ अपना बचाव करता है। पर फिर अचानक सोहोंग को ऐसे लगता है कि किसी ने नीचे से उसके पैरों को जकड़ लिया है। वो देखता है ज़मीन से रस्सियाँ निकल रही है जिन्होंने उसके शरीर को बांध लिया है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। सोहोंग को कैप्टन हॉक की बात याद आती है कि उसका मास्टर एक इल्यूजनिस्ट है और वो भ्रम पैदा करने में माहिर है। बूढ़ा मास्टर कहता है, बच्चे तुम्हें मुझे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, अब तुम कोई गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। फिर दूसरा लड़का बंधे हुए सोहोंग की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर पर अपनी तलवार गाड़ देता है। सोहोंग दर्द से करा उठता है।
सोहोंग जब अपने गुरु के माया जाल में फंसा होता है तो उसे कैप्टन हॉक की एक बात याद आती है। सोहोंग ने एक बार कैप्टन हॉक से पूछा था कि क्या माया जाल को तोड़ने का कोई तरीका है। तब कैप्टन हॉक ने उसे बताया था, अगर तुम्हें पता है कि तुम माया जाल में फंसे हो तो माया जाल से बाहर आने का एक ही तरीका है और वो है दर्द। जब सोहोंग के गुरु का नया चेला माया जाल में फंसे सोहोंग को तलवार से मारता है तो सोहोंग जानबूझकर अपना बायां हाथ आगे कर देता है और तलवार उसके हाथ में घुस जाती है। जब सोहोंग को दर्द होता है तो माया जाल टूट जाता है और उसकी मायावी रस्सियां गायब हो जाती हैं। फिर अपनी तलवार के एक ही वार से सोहोंग उस हमलावर को जान से मार देता है। बूढ़ा गुरु हैरानी से देखता रह जाता है। फिर सोहोंग अपने हाथ में गड़ी तलवार निकालता है। उसका गुरु बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझसे जीत गए हो? मेरे चेले की तलवार में एक दिव्य जहर लगा हुआ था जो अब तुम्हारे अंदर भी चला गया है। तभी सोहोंग को खून की उल्टी होती है। कुछ देर तक सोहोंग अपनी तलवार के सहारे बड़ी मुश्किल से खड़ा रह पाता है। अचानक फिर वो अपनी तलवार को एक अनोखे अंदाज में हवा में चलाने लगता है, जिसे देखकर उसका गुरु बोलता है, हैं 1000 गुरुओं की बिजली वाली टेक्निक, ये तो दिव्य जहर का तोड़ है। इसको तो मैंने ये नहीं सिखाया था। इतने में सोहोंग के चारों तरफ एक तूफान सा आ जाता है। कई पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ी देर में जब सब शांत हो जाता है तो सोहोंग ज़मीन में बेहोश पड़ा होता है और उसका गुरु अधमरा हो चुका होता है। वहाँ से बहुत दूर स्काई वैली माउंटेन में, जहाँ हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन के बचे हुए लोगों ने अपना अड्डा बना के रखा था, वहीं हैबी और हंसा भी रहते थे। उन दोनों ने मिलकर हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन को फिर से बहुत शक्तिशाली बना दिया था। वहाँ अभी हंसा, जिसे किंग ऑफ लॉ भी कहा जाता है, और हैबी द अल्टीमेट, जिसे ड्रैगन किंग के नाम से भी जाना जाता है, उसको मैक्स पेन की मौत की खबर सुनाता है और बताता है कि कैसे मैक्स पेन को गंग और व्हाइट हाउस स्क्वाड ने मिलकर हरा दिया है। हैबी को ये खबर सुनकर बहुत दुख होता है। वो कहता है, मैंने अभी मैक्स पेन को सुप्रीम ओवरलॉर्ड के शागिर्द से भिड़ने को मना किया था। मैंने उस पर बस नज़र रखने को कहा था, पर मैक्स पेन को अपने ड्रैगन कवच पर बहुत ही घमंड था। खैर, अब हो भी क्या सकता है। अच्छा ये तो बताओ, ये जो सुप्रीम ओवरलॉर्ड का शागिर्द है गंगर यांग, क्या उसकी स्किल अपने मास्टर की तरह है? क्या वो उतना ही ताकतवर है? ये सुनकर हैंसा कहता है, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है उस लड़के की? वो लड़का कुछ भी हो, पर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब सुप्रीम ओवरलॉर्ड से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। हैबी द अल्टीमेट हंसता है और कहता है, चिंता तो मुझे इस बात की है कि कहीं उस लड़के का हमसे बदला लेने का इरादा बदल ना जाए। आज भी लोगों के अंदर सुप्रीम ओवरलॉर्ड की दहशत भरी हुई है और वो उसका शागिर्द लड़का उसी दहशत का प्रतीक है। उसे एक बहुत भयानक मौत देकर मैं अपने नाम की दहशत फैलाऊंगा। पर हाँ, मुझे व्हाइट हाउस स्क्वाड की थोड़ी चिंता है। मार्शल आर्ट्स मुरीम की कई पुरानी हस्तियाँ व्हाइट हाउस स्क्वाड से जुड़ी हैं। अगर हमने व्हाइट हाउस स्क्वाड को कुछ किया तो वो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। खैर, एक दिन मैं उन्हें भी देख लूँगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस स्क्वाड के इतिहास और उससे जुड़े शातिर खिलाड़ियों की कहानियाँ जानने के लिए आपको गोसू का प्रीक्वल यंग बी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो यंग बी गोसू से पहले आया था, पर आप दोनों में से कोई भी पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद हंसा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी बिसात बिछा चुका हूँ। अब तुम्हें उन सबको मारने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने कदमों पर पड़े होंगे। अब मैं मार्शल आर्ट्स यूनियन के हेडक्वार्टर्स उनके लीडर से मिलने जा रहा हूँ। फिर ये कहकर हंसा वहाँ से चला जाता है। उधर बाकीमा घाटी में व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे पर उनके लीडर मिस जिन से मिलने एक मार्शल आर्ट्स यूनियन का कारिंदा आता है और उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। वो फिर चला जाता है। उनके जाने के बाद कैप्टन हॉक मिस जिन से पूछता है, ये मार्शल आर्ट्स यूनियन वाले हमसे क्या चाहते हैं? मिस जिन बोलती है, ये आदमी यहाँ पर एक खबर लेकर आया था कि हमारे व्हाइट हाउस स्क्वाड को मार्शल आर्ट्स यूनियन का पूरा सपोर्ट है। बदले में हमें भी उन्हें सपोर्ट देना होगा अगर भविष्य में लड़ाई हुई तो। कैप्टन हॉक बोलता है, इन्हें ज़रूर गंगर यांग के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए ये सब हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। वरना सब जानते ही हैं कि मार्शल आर्ट्स यूनियन हैबी और हंसा की हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन को सपोर्ट करते हैं। अचानक इन्होंने अपनी साइड कैसे बदल ली? मिस जिन बोलती है, ये तो सीधी सी बात है कैप्टन हॉक, सब उसी को चुनते हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
मार्शल आर्ट्स यूनियन और हैबी और हंसा के बीच काफ़ी समय से तनाव चल रहा था, इसलिए उन्होंने अब ये कदम उठाया है। मार्शल आर्ट्स यूनियन का असली मकसद तो ये है कि हम और हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन आपस में लड़ें और जो बच जाए उसको फिर मार्शल आर्ट यूनियन हरा देगी और पूरे मुरीम पर राज करेगी। इन्हें फिर किसी का डर नहीं रहेगा। ये सब सुनकर कैप्टन हॉक बोलता है, मिस जिन, हमारी क्लैन को हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर मार्शल आर्ट्स यूनियन के हेडक्वार्टर्स में क्लैन लीडर्स की बैठक हो रही होती है। यूनियन लीडर कहता है, हम सबके लिए एक खुशखबरी है। व्हाइट हाउस स्क्वाड हमारा साथ देने के लिए मान गया है। अब हम उनके साथ मिलकर हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये सुनकर क्लैन लीडर्स आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, ये बहुत अच्छा हुआ, अब लड़ाई में हमारा पलड़ा भारी होगा। दूसरा बोलता है, मैंने सुना है एब्सोल्यूट मास्टर हेवनली डिस्ट्रॉयर का शागिर्द बहुत ताकतवर है। उसने मैक्स पेन को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अगर वो अब हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ एक आदमी आकर यूनियन लीडर को कुछ कहता है। यूनियन लीडर चौंक जाता है। वो कहता है, क्या किंग ऑफ ला हंसा यहाँ आया है? ये सुनकर सबको झटका लगता है। फिर यूनियन लीडर उठकर हंसा से मिलने चला जाता है। हंसा एक कमरे में यूनियन लीडर के सामने बैठा होता है। वो उससे बोलता है, मैं कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? मैंने देखा सभी क्लैन के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। शायद कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। या मैं सही बोलूं तो तुम लोग हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की प्लानिंग कर रहे थे ना? ये सुनकर यूनियन लीडर घबरा के खड़ा हो जाता है। हंसा उसे आगे बोलता है, तुमने ये बहुत गलत किया। आखिर हम लोगों ने तुम्हारे लिए कितने क्लैन्स को जड़ से उखाड़ फेंका, जैसे कि गोल्डन क्लैन, ब्लैक स्क्वाड क्लैन, ग्रेट वैलर क्लैन, हेवन एंड अर्थ सोसाइटी, और तुम्हारे लिए कितने ही मास्टर के कत्ल कर डाले। पर अब तुम लोग हमें ही खत्म करना चाहते हो। बहुत गलत बात है ये तो। यूनियन लीडर उसे जवाब देता है, उन सबको तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए मारा था और नाम हमारा लगा रहे हो। तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सिपाहियों क्या कर रहे हो, पकड़ लो इसे। फिर बहुत से सिपाही हंसा को घेर लेते हैं और उसे बांध देते हैं। यूनियन लीडर कहता है, ले जाके बंद कर दो इसे। अगर ये कोई हरकत करे तो इसे जान से मार देना। तब हंसा यूनियन लीडर से बोलता है, बस मुझे इतना बता दो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमसे मुकाबला करने की सोच रहे हो? कहीं ये उस लड़के की वजह से तो नहीं जो अल्टीमेट हेवनली डिस्ट्रॉयर डोपको का शागिर्द है? यूनियन लीडर हंसा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो हंसा कहता है, अब अपनी हालत के तुम खुद ही जिम्मेदार होंगे। मैं चलता हूँ। और ये कहते ही हंसा का शरीर काला धुआं बनकर गायब हो जाता है। सिर्फ उसका चोगा ही रह जाता है जो जलने लगता है। ये सब देखकर यूनियन लीडर बहुत ही घबरा जाता है और उन क्लैन लीडर्स को जाकर बताता है कि हंसा को सब पता चल गया है। अब तो जल्द ही वॉर शुरू हो जाएगी। जाओ अपने अड्डे जाकर लड़ाई की तैयारी में लग जाओ। ये सुनकर सब क्लैन लीडर्स तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हंसा जाकर हैबी को बताता है कि कैसे मार्शल आर्ट्स यूनियन के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और व्हाइट हाउस स्क्वाड अब उनके साथ मिल गई है। ये सुनकर हैबी बोलता है, वो कुछ करे इससे पहले हम उन पर अटैक करेंगे। हम अपने 7 हैवानों को वहाँ भेजेंगे जो कब से जंग के लिए तड़प रहे हैं। उनकी खून की प्यास बुझाने का मौका हम उन्हें देंगे। अगले दिन दूर एक घाटी में नॉर्थ रिवर राज्य जो मार्शल आर्ट्स यूनियन के अंडर में है, उसके गेटवे के बाहर हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन के वॉरियर्स इकट्ठा हो जाते हैं। जब नॉर्थ रिवर के लीडर को ये बात पता चलती है तो वो अपने लोगों से कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, कोई भी सेना हमारे गेटवे की 20 फुट मोटी दीवार को तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। बाहर हेवनली डिस्ट्रॉयर का एक योद्धा हाथ में एक भारी गदा लिए अकेले ही गेटवे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर गेटवे के ऊपर खड़े नॉर्थ रिवर के सिपाही आपस में बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं, ये बेवकूफ़ अकेले ही गेटवे की तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? क्या करे इसका? आने दो से, देखते हैं क्या करेगा। उनकी बात खत्म होने से पहले ही एक बड़ा धमाका होता है और गेटवे की दीवार चकनाचूर हो जाती है।
गेटवे पे खड़े लोग पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। ये सब उस योद्धा की गदा की एक वार से हुआ होता है। ये योद्धा 7 हैवानों में से एक है और इसे थंडर डेविल कहा जाता है। फिर वो नॉर्थ रिवर राज्य में हर तरफ कत्ले आम मचाता हुआ अंदर बढ़ा चला जाता है। राज्य के लीडर के ठिकाने पर जब वो पहुंचता है तो वहां पर एक एक को अपनी गदा से मार गिराता है और लाशों के ढेर लगा देता है। अंत में बस एक लीडर ही बचता है जो थोड़ा होश में होता है। वो बहुत बुरी हालत पे होता है। उसके पास जाके थंडर डेविल उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं मास्टर बैंगबुक? वैसे तब मैं बहुत छोटा था। जब घायल लीडर जिसका नाम बैंगबुक है उस योद्धा का चेहरा देखता है तो बैंगबुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर वो कुछ कहता इससे पहले ही थंडर डेविल अपनी गदा से उसका सर फोड़ देता है। फिर थंडर डेविल बाहर निकलकर अपने बाकी साथियों से कहता है, जाओ, जो चूहे छुप गए हैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जाते जाते वो खुद से कहता है, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, पर इतना मजा नहीं आया जितना मैंने सोचा था। दूर चेन स्क्वाड क्लैन के अड्डे पर भी हैंसा हैबी के 7 हैवानों में से एक हैवान ने कोहराम मचाए हुए था। उसका हथियार उसकी 2 बड़ी ढालें थी जिनसे उसने पूरी की पूरी क्लैन का सफाया कर डाला था। इस हैवान का नाम है बेयर डेविल डुकुन। उधर 8 स्वॉर्ड क्लैन का भी पूरा सफाया एक और हैवान कर चुका था। उस क्लैन का लीडर चुबोंग मौत को अपने सामने खड़ा देख रहा था। वो खुद से कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो छोटा सा बच्चा ऐसा हैवान बन जाएगा तो मैं बचपन में ही उसका गला घोट देता। वो इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। 7 हैवानों में से एक ड्रैगन डेविल क्वासो उसको अपनी तलवार से चीर डालता है। फिर एक और हैवान जिसका नाम स्वॉर्ड डेविल जिन्यू है गुड रिवर फैमिली को दुनिया से उठा देता है। और हैरत की बात यह है कि सोहंग का बूढ़ा इल्यूजनिस्ट गुरु भी वहाँ उसी हैवान के साथ मौजूद होता है। फिर सिंपल स्वॉर्ड क्लैन को वाइल्ड डेविल जैक गैंग और अर्थ डेविल मोमू खत्म कर देते हैं और हुरैंग क्लैन को ब्लास्ट डेविल योपी खत्म कर देता है। इस तरह से मार्शल आर्ट्स यूनियन के साथ जितनी भी क्लैन्स जुड़ी होती हैं, हैबी और हंसा की हेवनली डिस्ट्रॉय क्लैन सबका धरती से नामो निशान मिटा चुकी होती है। फिर खुद ड्रैगन किंग हैबी मार्शल आर्ट्स यूनियन के हेडक्वार्टर्स पर अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है। अंदर हेडक्वार्टर्स में यूनियन लीडर को उसी वक्त उनसे जुड़ी सभी क्लैन्स की तबाही की खबर मिलती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने साथियों से कहता है, ये सब कितनी जल्दी हो गया और अब हम क्या करें? व्हाइट हाउस स्क्वाड और गंगरयोंग की क्या खबर है? सिपाही बोलते हैं, वो तो यहाँ से बहुत दूर हैं, पर हमने उनको सारी खबर भिजवा दी है। जल्दी ही वो कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। तभी यूनियन लीडर को पता चलता है कि हैबी ने उनके हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया है। ये सुनकर वो अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है। वहाँ हैबी को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो खुद से कहता है, इसके शरीर से तो अपार विनाशक ऊर्जा बह रही है। इसका मुकाबला गंगरयोंग कभी नहीं कर पाएगा। मैंने बेकार में ही उसके चक्कर में इससे दुश्मनी मोल ली। सब मौतों का मैं ही जिम्मेदार हूँ। अब जो बच गए हैं उन्हें यहाँ से निकालने के लिए एक ही रास्ता बचा है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, ड्रैगन किंग हैबी, मैं तुमसे 1-on-1 मुकाबला करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? हैबी कहता है, मुझे मंजूर है। तब यूनियन लीडर अपने लोगों को वहाँ से निकलकर भाग जाने को बोलता है और फिर अपनी सारी ताकत जुटाकर हैबी पर व्हाइट हेरमिट अटैक मारता है। हैबी का उस अटैक से एक बाल भी नहीं उड़ता। हैबी कहता है, क्या बस यही इसकी ताकत है? हैंसा फालतू में ही इन चूहों की फिक्र कर रहा था। ये कहते हुए हैबी अपना अटैक करता है। वो हवा में कई चक्कर पैदा कर देता है जो यूनियन लीडर और उसके सभी साथियों का शरीर चीर डालता है। मार्शल आर्ट्स यूनियन और उसका हेडक्वार्टर अब इतिहास बन चुका होता है। मिस जिन अपनी बीमार माँ को अपने दादाजी गुहोई के पास इलाज के लिए ले आती है। गुहोई अपनी बेटी यानी मिस जिन की माँ को कहता है, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम यही मेरे पास रहोगी। फिर वो अपनी पोती मिस जिन से कहता है, तुम मेरे पास क्या कुछ दिन नहीं रुकोगी? मिस जिन जवाब देती है, दादाजी, मेरा रुकने का तो बहुत मन है, पर व्हाइट हाउस स्क्वाड की मिस्ट्रेस होने के नाते मुझे बहुत सारे अर्जेंट काम करने हैं, तो मुझे अभी जाना ही होगा। ये सुनकर दादाजी गुहोई मिस जिन से बोलता है, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा,
पर याद रखना, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लेना। मिस जिन कहती है, ठीक है दादाजी। फिर गुहोई मिस जिन को अड्डे के बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। जब वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मिस जिन बोलती है, ये तो लगता है दादा योंग की आवाज है। तो गुहोई बोलता है, हाँ, और वो अपनी बीवी से लड़ रहे होंगे। तुम फिक्र मत करो, इनका तो रोज का यही ड्रामा है। तुम चलो, अगर दादा योंग ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। फिर मिस जिन अपने दादा को अलविदा कहकर चली जाती है। मिस जिन के जाने के बाद दादा गुहोई भी वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि तभी उनके सामने ऊपर से एक आदमी आकर गिरता है। वो आदमी योंग होता है। गुहोई बिना उन पर ध्यान दिए उन पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है। योंग गुस्से से बोलता है, बुढ़ापे से तेरी आंखें खराब हो गई है क्या, जो मुझ पर पैर रखकर जा रहा है? सटिया गया है क्या तू? गुहोई बिना पीछे मुड़े कहता है, अच्छा तो ये तुम हो योंग, मुझे लगा कोई कीड़ा है तो मैंने तुम्हें कुचल दिया। ये सुनकर योंग बोलता है, अच्छा कीड़ा, तो क्यों ना ये कीड़ा तुझे मार मार के तेरा भुर्ता बना दे। गुहोई जवाब देता है, जाओ योंग, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर अपनी बीवी का दिमाग खाओ। योंग कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। गुहोई कहता है, एक कमीने ने मेरी बेटी में प्राणभोजी कीड़ा डाल दिया था, वो बच तो गई है पर बहुत बीमार है। ये सुनकर योंग कहता है, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उस कमीने को सबक नहीं सिखाओगे? तो गुहोई बोलता है, अब बात खत्म हो चुकी है, वो आदमी मर चुका है। वैसे भी मैंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया से संन्यास ले लिया है। हाँ, पर अगर मेरी पोती या व्हाइट हाउस स्क्वाड पर कोई भी बात आई तब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर गुहोई वहां से चला जाता है। गुहोई के अड्डे से थोड़ी दूरी पर एक पुल के पास कैप्टन हॉक खड़ा होता है। तभी उसका एक आदमी बहुत घबराया हुआ सा भागता हुआ उसके लिए एक संदेश लेकर आता है। कैप्टन हॉक मैसेज देखता है, उसमें वही लिखा होता है कि हेबी और हंसा ने पूरी मार्शल आर्ट्स यूनियन और उससे जुड़ी सारी क्लैंस को खत्म कर दिया है। कैप्टन हॉक का आदमी कहता है, हमें तुरंत ही मिस जिन को आगाह करना होगा। कैप्टन हॉक उससे कहता है, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मिस जिन तक नहीं पहुंच सकते। इस पुल के पार ये कोहरा देख रहे हो ना, ये एक मायावी भूल भुलैया है। इसमें अगर एक बार अंदर चले गए तो शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, अंदर ही खोके रह जाओगे। ये सुनकर उसका आदमी चुप हो जाता है। तभी पुल हिलने लगता है। दूसरी तरफ से कोई आ रहा होता है। वो मिस जिन होती है। मिस जिन को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर जब मिस जिन को सारी बात पता चलती है तो वो कहती है, हमें जल्दी से जल्दी अपने अड्डे पहुंचना चाहिए। हेबी और हंसा कभी भी व्हाइट हाउस स्क्वाड को अपना निशाना बना सकते हैं। तुम हमारे साथियों को खबर भिजवा दो कि वो जल्दी से जल्दी अड्डे को खाली करके मोगक पहाड़ पे चले जाए। ये सुनकर कैप्टन हॉक चौंक जाता है और बोलता है, क्या हम अपना बेस खाली कर दे? मिस जिन कहती है, हाँ, इस वक्त वो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, उनसे लड़ना अभी सही नहीं होगा। अभी हमें किसी सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर वो तीनों बाकेमा घाटी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद बाकेमा घाटी पर हेबी और हंसा के 7 हैवानों में से 4 हैवान पहुंच जाते हैं। थंडर डेविल, बेयर डेविल डुकुन, डेविल जैगंग और अर्थ डेविल मूमू। ये चारों जब व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वो जब अंदर आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि सारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे इलाके में कोई भी नहीं होता। तभी डुकुन को ऊपर से एक साये की झलक दिखाई देती है। वो छलांग मार के ऊपर पहुंच जाता है और अंदर सीढ़ियों पर भागते हुए चढ़ने लगता है। सीढ़ियों के अंत में एक कमरा होता है। वो कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि कमरे में बहुत सारे विस्फोटक बम रखे हुए हैं जो फटने ही वाले होते हैं। टुकुन वहां से भागकर बाहर निकलता है और अपने साथियों को आगाह करता है, भागो यहाँ से, ये एक ट्रैप है। पर वो चारों कुछ करते इससे पहले वो बम फट जाते हैं। पूरा अड्डा धमाके के साथ उड़ जाता है और पहाड़ टूटकर उन चारों के ऊपर गिर जाता है। चारों चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। वहां से थोड़ी दूर जंगल में छुपकर व्हाइट हाउस स्क्वाड के कुछ लोग ये सब देख रहे होते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मलबे से चारों हैवान बाहर निकलते हैं। चारों जख्मी हो चुके होते हैं। डुकुन के सर से खून बह रहा होता है। वो बोलता है, मैं इन चूहों को छोड़ूंगा नहीं,
एक एक को ढूंढ कर मसल के रख दूंगा। फिर एक शाम गंग डिलीवरी करके जंगल के रास्ते से लौट रहा होता है कि रास्ते में उसे येरीन दिखाई देती है। वो एक बड़े से पत्थर को हटाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे हटा नहीं पा रही होती और इस कोशिश में वो गिर जाती है। फिर गंग उसके पास जाके उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो येरीन? येरीन उसे बताती है कि बड़े पत्थर के नीचे चिड़िया का बच्चा फंस गया है गंग, इसलिए इस पत्थर को हटाने में लगी हूँ। गंग उसको बोलता है, थोड़ा पीछे हटो, और एक घूसा मार के उस बड़े से पत्थर को चकनाचूर कर देता है। फिर वो चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित उसके घोंसले में रख देता है। फिर गंग और येरीन दोनों होटल के लिए वापस लौटने लगते हैं। येरीन चलते चलते गंग से धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहने का मन नहीं करता गंग? गंग बोलता है, हाँ, मुझे तुमसे कहना था कि तुम पर एक प्लेट डम्पलिंग्स मेरा उधार है, जो तुमने मुझे अभी तक नहीं दिया है। ये सुनकर येरीन गुस्से से जवाब देती है, बेवकूफ, वो नहीं, क्या तुम्हारा दिल मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहता? गंग बोलता है, क्या? मैं तुमसे क्या पूछूंगा? मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता है। येरीन बोलती है, खैर छोड़ो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तभी गंग बोलता है, अच्छा सुनो, एक बात मुझे तुमसे पूछने का बहुत दिनों से मन था। ये सुनकर येरीन खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? गंग बोलता है, ये बताओ येरीन कि तुम्हारे होठ मुझे इतने अजीब क्यों लगते हैं? ऐसा सुनकर येरीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गंग की पिटाई कर देती है और उसे वहीं पे पड़ा छोड़कर चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। उधर होटल में मालकिन मेकअप करके मिस सॉन्ग के भेष में बैठी होती है। वो खुद से बोलती है, ये येरीन कहाँ चली गई और अभी तक गंग का भी पता नहीं है। शाम ढलने को है और मुझे शिकार पे जाना है। तभी एक अजनबी मुसाफिर होटल में प्रवेश करता है। मालकिन उसके लिए पानी लेकर उसका ऑर्डर लेने जाती है। जब वो अजनबी का चेहरा देखती है तो उसे एकदम सदमा सा लगता है और उसके हाथ से पानी का जग गिर के टूट जाता है। वो उस अजनबी आदमी से कहती है, यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। वो आदमी उठकर जाने लगता है और जाते जाते कहता है, अब तुम्हें मेरी वजह से ये जगह छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम अब आखिरी बार देख रही हो। अब मैं फिर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है। थोड़ी देर में गंग और येरीन होटल वापस लौट आते हैं। वहाँ होटल में बैठे लोग उसी अजनबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। गंग उनसे पूछता है, कौन था वो और दिखने में कैसा था? सब लोग उसका अलग अलग हुलिया बताते हैं। कोई बोलता है, वो बहुत हैंडसम था गंग। कोई कहता है, वो बूढ़ा था गंग। कोई बोलता है, उसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार थे। गंग को कुछ समझ नहीं आता। वो उन लोगों से कहता है, क्या तुम सब एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हो? इतने में पीछे से येरीन गंग से बोलती है, इनकी गलती नहीं है गंग, ये एक इल्यूजन टेक्निक है। किसी को भी उसका असली चेहरा याद नहीं है। सब लोगों ने उसका अलग अलग रूप देखा था। फिर वो अपने काम में लग जाती है। रात को जब होटल बंद हो जाता है, येरीन खाने की मेज लगाकर गंग को बुलाती है। आओ चलो गंग, खाना खाते हैं। गंग उससे पूछता है, मालकिन कहाँ है? क्या अब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई? क्या वो ठीक है? येरीन बोलती है, तुम उनकी चिंता मत करो गंग, वो खुद को संभाल लेंगी। जो आदमी आज यहाँ आया था वो आदमी है जिसने मेरी असली माँ को बनने के लिए छोड़ दिया था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। जब भी मैं उस आदमी का जिक्र अपनी माँ से करती हूँ तो उनका रिएक्शन ऐसे ही होता है। पर मुझे इतना पता है कि अब हमें ये जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गंग हैरानी से पूछता है, क्या कहा? जाना पड़ेगा? लेकिन क्यों? येरीन जवाब देती है, बचपन से मैंने देखा है कि जब भी उस आदमी के बारे में माँ को कोई भी खबर मिलती है तो वो मुझे लेकर वहाँ से कहीं और चली जाती हैं। और आज तो माँ ने उसे सामने से ही देख लिया, तो अब तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे ना। फिर येरीन उदास होकर कहती है, मुझे ये गांव पसंद था, पर अब क्या कर सकते हैं। मुझे माँ कुछ बताती ही नहीं कि क्यों वो ऐसा करती हैं। अच्छा, तो तुम हमारे साथ चलोगे ना गंग, जहाँ भी हम जाएंगे? गंग हंसकर बोलता है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम ये जगह छोड़ेंगे। क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा?
ये सुनकर येरिन रोनी सूरत बना के कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम्ही ने तो मुझे बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर गंग के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था? कब कहा था? येरिन गुस्से से बोलती है, अच्छा तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा बदला पूरा होने के बाद तुम जिंदगी भर आराम से बैठकर मेरे बनाए हुए डम्पलिंग्स खाना चाहते हो। इसका और क्या मतलब है गंग? गंग घबरा के जवाब देता है, हाँ हाँ मैंने कहा तो था, और मैं सही में तुम्हारे हाथ के बने डम्पलिंग्स जिंदगी भर खाना चाहता हूँ। पर येरिन उसको बोलने से वहीं रोक देती है और गुस्से से कहती है, तुम अब जो भी बोलो सोच समझ के बोलना मोटे, और अब बड़बड़ाना बंद करो। सीधे सीधे बताओ तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं? फिर उन दोनों के बीच क्या होता है दोस्तों, वो आप खुद ही समझदार हैं। उधर अंधेरे में येलो ड्रैगन माउंटेन की तरफ हैबी और हंसा के दो हैवान बढ़ रहे होते हैं, ड्रैगन डेविल और डेविल योपी। ड्रैगन डेविल कहता है, मुझे बहुत इच्छा थी हेवनली डिस्ट्रॉयर डुगोको के शागिर्द को देखने की। क्या वो सच में इतना ताकतवर है जैसा कि लोग कहते हैं? आज तो उससे मिलना ही होगा। पर फिर अचानक उनका रास्ता एक सिपाही रोक लेता है। वो उनसे कहता है, मास्टर हैंसा का आपके लिए आदेश है कि कोई भी येलो ड्रैगन माउंटेन नहीं जाएगा, और आप दोनों को तुरंत ही स्काई वैली अड्डे पर पहुंचने का आदेश है। ये सुनकर हैवानों को गुस्सा आता है, पर वो फिर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन दोपहर में गंग होटल के बाहर बैठा होता है। अचानक वो देखता है कि सोहोंग होटल की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है। गंग उसकी तरफ एक सिक्का फेंकता है और कहता है, भिखारियों का होटल में आना अलाउड नहीं है, ये पैसे लो और भागो यहाँ से। सोहोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो गंग से बोलता है, अभी तुझे बताता हूँ मोटे, कौन भिखारी है। पर इतने में ही अंदर से मिस जिन बाहर आती है और सोहोंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाओ सोहोंग, तुम वापस लौट आए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे। सोहोंग मिस जिन को कहता है, बॉस तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस जिन सोहोंग को चिढ़ाते हुए कहती है, क्यों, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं गंग से मिलने आई? सोहोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। फिर सब होटल में अंदर आ जाते हैं। अंदर कैप्टन हॉक और उसके कुछ साथी बैठकर खा पी रहे होते हैं। गंग मन में सोचता है, अरे यार ये लोग कब जाएंगे, खाओ पियो और निकलो यहाँ से। शाम को होटल खाली हो जाता है और येरिन सफाई कर रही होती है। तभी 3 लड़कियां वहां आती है। येरिन उनका ऑर्डर लेने जब उनके पास जाती है तो उनमें से एक येरिन से पूछती है, वो जो मोटा लड़का यहाँ काम करता था वो कहाँ है? येरिन जवाब देती है, गंग तो काम से बाहर गया हुआ है, तुम्हें कुछ काम है क्या उससे? तभी एक दूसरी लड़की बोलती है, आप वो सब छोड़िए और हमारे लिए जल्दी से डम्पलिंग्स और बैम्बू ड्रिंक लेकर आइए। येरिन उनका ऑर्डर लेकर वहां से चली जाती है। असल में ये लड़की आर्किटेक्ट ऑफ डेथ मिस ह्यू है और बाकी 2 उसकी फिक्सर लड़कियां हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बिविचिंग फ्लावर्स गैंग की लीडर मिस ह्यू गंग की दीवानी है और गंग के पीछे शुरू से ही पड़ी हुई है जब से वो उसे पहली बार मिली थी। मिस ह्यू अपनी फिक्सर साथी को डांटते हुए बोलती है, तुम्हें उससे गंग के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? उसकी साथी बोलती है, सॉरी मिस्ट्रेस ह्यू। तभी तीसरी लड़की बोलती है, तुम्हें पता है ना कि ये लड़की गंग की गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मिस ह्यू का मुंह बन जाता है और वो दोनों को गुस्से से कहती है, चुपचाप बैठो। उन तीनों को देखकर येरिन सोचती है, ये भी क्या कार्टून लड़कियां हैं? कौन है ये? वहां से थोड़ी दूर गंग और मिस जिन अपने सीक्रेट मीटिंग पॉइंट में मिलकर बैठकर बात कर रहे होते हैं। दूर से कैप्टन हॉक और सोहोंग उन्हें देख रहे होते हैं। गंग मिस जिन से कहता है, क्या कहा? हैबी और हंसा स्काई वैली माउंटेन पर है और तुम कब से होटल में थी? तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? मिस जिन गंग को गुस्से से बोलती है, तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे व्हाइट हाउस स्क्वाड पे अटैक हुआ था और हम लोगों ने बाकेमा वैली को छोड़ दिया है। मेरे सर पर काम का पहले ही इतना बोझ है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। गंग फिर मिस जिन से सॉरी बोलता है। मिस जिन फिर आगे कहती है, देखो गंग, अभी हैबी और हंसा बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। हमें उनसे सीधे सीधे टक्कर नहीं लेनी चाहिए। हमें जो भी करना है उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर गंग मिस जिन की कोई बात नहीं सुन रहा होता।
वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो दोनों मुझे मिल ही गए, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस जिन को जब लगता है कि गंग उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो टेबल पर जोर से अपना हाथ पटक कर कहती है, गंगायांग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? गंग का ध्यान टूटता है और वो मिस जिन को बोलता है, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ, अब मैं सब समझ गया। फिर मिस जिन कहती है, तो ठीक है, तुम अभी स्काई वैली माउंटेन नहीं जाओगे। गंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या? क्यों मैं क्यों नहीं जाऊंगा? ये सुनकर मिस जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी हो जाती है और टेबल उठाकर फेंकते हुए कहती है, तुमने क्या मेरी एक भी बात नहीं सुनी? मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है मोटे? दूर से सोहोंग और मिस्टर हॉक बैठे बैठे उन्हें देख रहे होते हैं। हॉक बोलता है, मुझे तो पता ही था मिस जिन जब उसे रुकने को बोलेगी तो वो नहीं मानेगा। वो सोचता है वो अकेले ही उन्हें खत्म कर सकता है, वो कुछ नहीं जानता है। सोहोंग कुछ नहीं कहता। वहां से बहुत दूर हैबी और हंसा के हैवान जेगंग और मूमू आपस में बात कर रहे होते हैं। मूमू कहता है, तो ये खबर पक्की है कि हेवनली डिस्ट्रॉयर का शागिर्द येलो ड्रैगन माउंटेन पर ही है और उसका नाम गंग है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कब से उसकी तलाश में था। जेगंग उसे बोलता है, तुम अभी कुछ नहीं करोगे, किंग ऑफ लोहेंसा का ऑर्डर है कि कोई भी येलो ड्रैगन माउंटेन नहीं जाएगा और ये ऑर्डर तुम्हें भी मानना ही पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर तुमने नहीं माना तो तुम्हें पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। मूमू कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जेगंग को पता चलता है कि मूमू ऑर्डर न मानते हुए गंग को मारने के लिए येलो ड्रैगन माउंटेन चला गया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने घोड़े पर सवार होकर मूमू को रोकने के लिए येलो ड्रैगन पहाड़ी की ओर चल देता है। उधर होटल में येरिन और गंग डिनर कर रहे होते हैं। येरिन बुढ़िया मालकिन से पूछती है, तो बताओ माँ, इस बार हम कहाँ जाएंगे? तो बुढ़िया बोलती है, इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, और कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। येरिन गंग से बोलती है, चलो शुक्र है, इस बार हमें कहीं नहीं जाना पड़ रहा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी उस व्हाइट हाउस स्क्वाड के लीडर से मीटिंग हुई थी ना, तो क्या हुआ वहाँ? गंग जवाब देता है, हाँ, मुझे बाकी दो का भी पता चल गया है। ये सुनकर येरिन चलते चलते रुक जाती है और उदास होकर कहती है, तो तुम फिर से चले जाओगे गंग? कब जा रहे हो तुम? गंग अपनी ही सोच में डूबा होता है। येरिन फिर चिल्लाकर कहती है, मैंने तुमसे पूछा कब जा रहे हो तुम? गंग घबरा जाता है और कहता है, जल्द ही जाऊंगा। येरिन फिर चुप हो जाती है। गंग उससे बोलता है, आई एम सॉरी, पर मुझे जाना ही होगा। येरिन अंदर से बोलती है, अगर तुम सच में सॉरी हो गंग, तो मत जाओ। गंग उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। पर गंग को नींद नहीं आ रही होती। उसे वही बात परेशान कर रही होती है कि उसका मास्टर कहता था वो बहुत ही दयालु और रहमदिल राजा था, पर असलियत तो ये थी कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसने न जाने कितने ही मासूम लोगों की हत्या की थी। गंग इसी कश्मकश में डूबा होता है। तभी होटल के बाहर अर्थ डेविल मूमू पहुंच जाता है। वो चुपचाप खड़ा होकर गंग के कमरे को देख रहा होता है। दोस्तों, ये अर्थ डेविल मूमू वही पिंजरे वाला कैदी है जो गंग को रास्ते में मिला था जब वो नासिरन विलेज जा रहा था, जिसको गंग ने मदद करने से मना कर दिया था। अर्थ डेविल मूमू कहता है, मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ गंगायांग। मूमू गंग के होटल के बाहर खड़ा होता है, पर वो कुछ करता इससे पहले ही वहाँ वाइल्ड डेविल जेगांग पहुँच जाता है। वो मूमू से कहता है, अभी इसी वक्त पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। अंदर बैठे गंग को कुछ आभास होता है और वो होटल के बाहर आ जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो खुद से कहता है, मुझे लगा था कि बाहर कोई है, पर शायद हवा होगी। उधर जंगल में मूमू जेगांग से कहता है, मुझे लगता है हम काफी दूर आ गए हैं, अब मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर अपना बदला लेने वापस जाऊंगा। जेगांग मूमू से कहता है, तुम्हें अभी हमारे क्लैन में आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और तुम हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। क्या तुम इस क्लैन में रहना नहीं चाहते हो, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करेगी? तुम ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मूमू कहता है,
बात सीधी सी है, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनता है उसे मैं मिटा देता हूँ, चाहे वो हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन का ही क्यों ना हो। ये सुनकर जेगांग अपना हथियार निकाल लेता है और मूमू से कहता है, तुमसे बात करने का अब कोई फायदा नहीं, तुमने अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर स्काई वैली माउंटेन ले जाऊंगा। मूमू और जेगांग की लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है कि तभी वहां गंग पहुंच जाता है और वो बोलता है, अच्छा तो मिस जिन ने सही कहा था कि हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन के लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे, पर किसी कारण से वो वापस चले गए थे। लेकिन तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। इससे पहले गंग अपनी बात खत्म कर पाता, जेगांग गंग पर एक बहुत ही घातक हमला कर देता है। इस सरप्राइज अटैक से गंग बच नहीं पाता और जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेबी और हंसा के ये हैवान कोई आम योद्धा नहीं है। ये सारे हैवान आत्मा हरण इंद्रजाल के जादू से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाए गए हैं। आत्मा हरण इंद्रजाल एक ऐसा काला जादू है जिसमें किसी मरे हुए मार्शल आर्ट्स मास्टर की आत्मा को नए शरीर में बुलाया जाता है। फिर उस शरीर को सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर उसकी सारी ताकत उस शरीर में रह जाती है। हर कोई ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाता है और दम तोड़ देता है। हजारों लोग जो हेबी और हंसा ने चुने थे, उनमें से सिर्फ 6 ही जिंदा रह पाए और वो 6 बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गए। इन 6 योद्धाओं में हर एक के पास गंग के मास्टर जितनी शक्ति है, तभी इन्हें हैवान बुलाते हैं। वाइल्ड डेविड जेगांग मूमू से बोलता है, मैंने अभी से जान से नहीं मारा है, सिर्फ बेहोश किया है क्योंकि हंसा ने मुझे रोका है। अब ये काफी देर तक उठेगा नहीं। तुम बोलो, मेरे साथ चुपचाप चलोगे या तुम्हारा भी यही हाल करूं? अर्थ डेविल मूमू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वार से ये बेहोश हो गया है? तुम इसे अभी जानते नहीं हो। ये एक खूंखार शेर है और तुमने इसे गुस्सा दिला दिया है। इतने में गंग उठ के बोलता है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम ही अगर लड़ना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वो तेजी से जेगांग की तरफ बढ़ता है। जेगांग गंग पर तलवारों से कई वार करता है, पर गंग उनसे बच जाता है और जेगांग को एक घूसा मारता है। जेगांग दूर पीछे जाकर गिरता है। फिर गंग मूमू की तरफ बढ़ता है और उसे देखकर कहता है, तुम्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। मूमू कहता है, चिंता मत कर, मैं तुझे याद दिला के मरूंगा कि मैं कौन हूँ। फिर पीछे से जेगांग और आगे से मूमू गंग पर अटैक कर देते हैं। गंग थोड़ी देर तक तो दोनों को संभाल लेता है, पर फिर जेगांग के एक भीषण वार से वो दूर जाके गिरता है। जेगांग फिर से गंग से कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग देता हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मुझे ऑर्डर मिला हुआ है कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं। गंग जवाब देता है, मैं भी तुम दोनों को मारना नहीं चाहता, मुझे तो हैबी और हंसा को मारना है। तुम मुझे उनके बारे में बता दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर जेगांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह गंग पर घातक अटैक करने लगता है। गंग का काफी खून बह चुका होता है। गंग फिर बोलता है, मुझे एक कारण बताओ जिससे मैं तुम दोनों को ना मारूं। अब मैंने फैसला ले लिया है, तुम दोनों को अब मैं खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो जेगांग को इतनी तेजी से मुंह पर मारता है कि जेगांग दूर जाके गिरता है। जेगांग की टोपी उसके सर से गिर जाती है। अपनी टोपी उतरते देख जेगांग गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी सर की बनावट बहुत ही घिनौनी होती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लड डांस किलिंग ब्लो गंग को मारता है। ऐसा लगता है मानो हजारों तलवारें गंग की तरफ बढ़ रही हों, पर फिर गंग अपने डिफेंस में डार्क व्हील स्ट्राइक ऑफ यूनिवर्स मारता है और जेगांग के वार को बेकार कर देता है। जेगांग गंग के पास आकर अपनी तलवारें गंग के पेट में घुसाने की कोशिश करता है, पर गंग उसकी तलवार उसी के शरीर में घुसा देता है। जेगांग उसी पल अपना दम तोड़ देता है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। उसका बेजान शरीर गंग के आगे गिर जाता है। मूमू थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जब उसने गंग को पहले वेनम मास्टर से लड़ते देखा था, तब तो गंग ने इतनी ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। अब मूमू हैरान है कि इतनी ज्यादा ऊर्जा जो गंग में से बह रही है अभी कहां से आ गई।
क्या गंग ने अपनी शक्ति छुपा के रखी थी? वो सोचता है। गंग अब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर मूमू बोलता है, अब जो भी हो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। और फिर वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके गंग पर लाइटनिंग रिंग्स अटैक करता है, जिसे गंग आसानी से बेकार कर देता है और कहता है, अब मुझे याद आ गया, ये सेम अटैक मुझे वेनम मास्टर ने भी मारा था। अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे अपने मास्टर की मौत का बदला लेने आए हो ना? मूमू गुस्से से कहता है, वो मेरा मास्टर नहीं था। अगर तुमने उसे मारा नहीं होता तो वो मेरे हाथों से मरता। मैं वो पिंजरे वाला कैदी हूँ जिसने तुमसे आजाद होने के लिए मदद मांगी थी और तुमने नहीं की थी। तभी मैंने कसम खा ली थी कि तुम कहीं भी हो, एक दिन तुम्हें ढूंढकर मैं खत्म कर दूंगा। ये कहकर मूमू गंग पर मास लाइटनिंग बीम मारता है। उसे रोककर गंग कहता है, वाह, तुम तो वेनम मास्टर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो कभी इतना जोरदार प्रहार मुझ पर नहीं कर पाया था, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे इस वार से अब तुम उठ नहीं पाओगे। फिर गंग उस पर डोमिनिक डार्क व्हर्लविंड का अटैक करता है। एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद अर्थ डेविल मूमू अधमरा सा होकर जमीन पर पड़ा होता है। मूमू के अंदर अब उठने की ताकत भी नहीं बची होती। वो गंग से बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा हैबी और हंसा कहाँ हैं, पर उससे पहले एक बात जान लो। मैं एक बार हैबी द ड्रैगन किंग से लड़ा था और तुमसे लड़कर मैंने तुम्हारी ताकत भी देख ली है। तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। गंग बोलता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे उनका पता बताओ। फिर मूमू गंग को सब बता देता है और गंग उसे वहीं पर पड़ा छोड़कर जाने लगता है। मूमू उससे पीछे से कहता है, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, पर हो तो तुम इंसान ही ना। तुम्हारा इतना खून बह चुका है, अब तुम ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। गंग उसकी बात सुनता है, पर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मूमू ने ठीक ही कहा था। गंग का बहुत खून बह चुका होता है और वो थोड़ी दूर चलने के बाद गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब होटल की मालकिन जागती है तो वो देखती है कि होटल के बाहर सफाई नहीं हुई। वो चिल्लाकर बोलती है, गंगरयांग, अभी तक तू सो रहा है मोटे, सफाई कौन करेगा? अंदर से येरिन की आवाज आती है, माँ तुम चिल्लाओ मत, मैं देखती हूँ। फिर येरिन ऊपर गंग के कमरे में जाती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो घबरा जाती है क्योंकि गंग उसे बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाता था। उधर जिस जगह गंग, जेगांग और मूमू की लड़ाई हुई थी, वहाँ बहुत सारे लोग फैले हुए होते हैं। ऊपर पहाड़ी पर एक झाड़ी के पीछे से छुपकर मिस जिन उन पर दूरबीन से नजर रख रही होती है। उसके साथ कैप्टन हॉक भी होता है। मिस जिन कहती है, ये जो बुढ़ा वहाँ सबको ऑर्डर दे रहा है, कहीं वो सोहोंग का धोखेबाज मास्टर तो नहीं है? कैप्टन हॉक बोलता है, हाँ ये वही है। अच्छा है कि सोहोंग को ये बात पता नहीं है, वरना तो वो यहाँ एक बखेड़ा खड़ा कर देता। फिर मिस जिन बोलती है, अच्छा ये बताओ, जो डेड बॉडी इन्हें यहाँ मिली थी, क्या पता चला है वो किसकी है? कैप्टन हॉक जवाब देता है, हाँ हमारे एजेंट से पता लगा लिया है कि जो डेड बॉडी यहाँ मिली थी वो 7 हैवानों में से एक वाइल्ड डेविल जेगांग की डेड बॉडी थी। ये सुनकर मिस जिन कहती है, जेगांग की ये हालत तो जरूर गंग ने ही की होगी, पर ये लोग यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? और गंग कहाँ है? क्या वो होटल में लौट गया है? ये सुनकर हॉक जवाब देता है, नहीं, हमें खबर मिली है कि वो होटल नहीं लौटा है। मिस जिन ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है, क्या? इसका मतलब गंग कहाँ है ये किसी को नहीं पता? क्या वो कहीं घायल तो नहीं है और इसलिए उसे ये सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं? कैप्टन हॉक, तुम हमारे सारे एजेंट को गंग की खोज में लगा दो और कोई भी खबर मिले तो मुझे जल्द ही बता देना। अब जाओ। उधर थोड़ी दूर बिविचिंग फ्लावर्स यानी आर्किटेक्ट ऑफ डेथ मिस ह्यू के अड्डे के बाहर उसकी फिक्सर लड़कियां खड़ी होकर आपस में खुसुर फुसुर कर रही होती हैं। एक बोलती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? दूसरी जवाब देती है, श्श, धीरे बोलो, अंदर मिस्ट्रेस ह्यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये सुनकर सब फिक्सर लड़कियां चौंक जाती हैं। क्या? फिर एक फिक्सर बोलती है, हाँ, कल हमारी मिस्ट्रेस जब रात को वैली में घूम रही थी तो उन्हें मोटा बुरी हालत में बेहोश पड़ा मिला था। दूसरी कहती है, मुझे तो लगता है कि मिस्ट्रेस ने ही उसे पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया होगा।
तीसरी कहती है, चल पागल, मिस्ट्रेस कभी भी मोटे को कोई नुकसान नहीं होने देगी। वैसे भी मिस्ट्रेस के किसी भी ट्रैप में ये मोटा कभी नहीं फंसता। तभी घर के दरवाजे खुलते हैं और मिस ह्यू बाहर आती है और अपनी फिक्सर्स को आदेश देती हैं, जाओ जाके और गीले टॉवल्स लेकर आओ, और हाँ, मेरे प्यारे के लिए गरम गरम दलिया भी बना के ले आओ, जल्दी जाओ। फिक्सर लड़कियां यस मैडम कह के हड़बड़ी में इधर उधर भाग जाती हैं और जल्द ही तौलिया और गरम दलिया लेकर अंदर आ जाती हैं। अंदर मिस ह्यू के घर में गंग बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। मिस ह्यू ने उसके माथे पर ठंडा तौलिया रखा होता है। मिस ह्यू दलिये को टेस्ट करके चेक कर रही होती है। तभी गंग बेहोशी में कुछ बड़बड़ाता है। मिस ह्यू लपक के उसके पास आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे बुलाया मेरे प्यारे, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे पहचाना ना? गंग बेहोशी में बोलता है, माँ। मिस ह्यू गंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दलिया लाई हूँ, अभी तुम्हें खिलाती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी। ये सब देखकर और सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी फिक्सर लड़कियाँ चक्कर खा के गिर जाती हैं। और दोस्तों, आप भी चक्कर खा के मत गिर जाना। वहाँ से बहुत दूर मिस जिन के दादा गुहोई अपने अड्डे पर योंग के साथ बैठे होते हैं। योंग के हाथ में एक चिट्ठी होती है, जिसे पढ़ने के बाद वो गुहोई से पूछता है, ये किसने भेजी है? गुहोई जवाब देता है, यलगी ने। ये सुनकर योंग कहता है, क्या यलगी? वो बच्चा, वो कहाँ से इन सब चक्करों में पड़ गया? गुहोई बोलता है, वो अब बच्चा नहीं रहा और मैंने ही उसे इसके बारे में खोजबीन करने के लिए कहा था। योंग कहता है, अगर ये खबर सच्ची है तो बहुत खून बहने वाला है और तुम्हारी पोती और व्हाइट हाउस स्क्वाड भी सुरक्षित नहीं है। गुहोई ये सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे पुराने साथियों को इकट्ठा करो। योंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो कभी यहाँ नहीं आएंगे। गुहोई बोलता है, अगर तुम उन्हें मना कर यहाँ लाने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें एक सोने की गाय गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर योंग खुश होकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सिर्फ यहाँ लेकर ही नहीं आऊंगा बल्कि उन्हें लड़ने मरने के लिए तैयार भी कर दूंगा। तुम देखना, वो लड़ाई करने की भीख मांगेंगे। उधर दूर कहीं हैबी और हंसा की भी मीटिंग चल रही होती है। हैबी गुस्से में होता है और बोलता है, उस गंगर यांग ने हमारे 2 आदमियों को मार डाला, मूमू की तो लाश तक नहीं मिली, और तुम कहते हो मैं कुछ ना करूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हैंसा शांति से उसे समझाता है, देखो हैबी, तुम या हमारे हैवानों में से कोई भी अगर गंग को आसानी से मार देगा तो हमारा खौफ नहीं बनेगा, और ये अच्छा मौका है उन क्लैंस की वफादारी परखने का जो हमारे डर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे गंग को मारने के लिए कहेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो हमें उनकी वफादारी का सबूत मिल जाएगा, और अगर नहीं मार पाए तब हमारे हैवान या तुम में से कोई भी बीच में आकर सबके सामने उसे कुत्ते की मौत मारना, इसी में हमारा फायदा है। ये सब सुनकर हैबी का गुस्सा शांत हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, पर तुम ये बताओ कि तुमने सबको येलो ड्रैगन पहाड़ पर जाने के लिए क्यों मना किया था? तब हैंसा उसे बताता है, मुझे खबर मिली है कि वहीं पर कहीं वो अद्भुत लड़की छुपकर रहती है, जिसमें वही खूबी है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मुझे डर था कहीं हमारी हरकतों से उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने सबको वहां जाने से रोक दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हैंसा आर्किटेक्ट ऑफ डेथ मिस ह्यू के बारे में बात कर रहा है। उधर मोगक पहाड़ पर मिस जिन कैप्टन हॉक को डांट रही होती है कि क्यों गंग का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। इधर मिस ह्यू के घर पर गंग को होश आ जाता है। गंग जब उठ जाता है तो वो देखता है कि उसके लिए पास में नए कपड़े और जूते भी रखे हैं और उसकी मर्रम पट्टी भी अच्छे से हो रखी है। वो उठकर तैयार हो जाता है और घर से बाहर निकलता है। वो इधर उधर देखता है, जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो होटल की तरफ निकल जाता है। मिस ह्यू और उसकी फिक्सर लड़कियां छत के ऊपर से गंग को जाते हुए देख रही होती हैं। मिस ह्यू घबरा के कहती है, क्या उसने मुझे देखा तो नहीं ना? एक लड़की जवाब देती है, नहीं मिस ह्यू, उसने आपको नहीं देखा,
पर मुझे यकीन नहीं होता कि ये मोटा इतनी जल्दी से रिकवर हो गया। दूसरी बोलती है, कैसे नहीं होगा, इसे मिस ह्यू ने कितनी सारी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ दलिए में डाल के खिलाई थी। ये मोटा बेहोश था पर फिर भी सब कुछ खा गया। फिर एक बोलती है, बताएं मिस्ट्रेस, क्या करें, इसे जाने दें, आप चाहे तो इसे अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हैं। मिस ह्यू बोलती है, नहीं, माया जाल को तोड़ दो वरना ये घूमकर यही लौट आएगा, इसे जाने दो। फिक्सर लड़की बोलती है, ओके मिस्ट्रेस। फिर मिस ह्यू आगे कहती है, तुम सब चिंता मत करो, मैं इसके आसपास ही रहूंगी, इसको अपनी नजरों से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। ये सब सुनकर फिक्सर लड़कियां फिर से चकरा जाती हैं। उधर गंग होटल में वापस पहुंच जाता है। मालकिन उसे देखकर उसे बहुत डांटती है और उससे कहती है, कहाँ गायब हो गया था, होटल में इतना काम था। पर येरिन उसे चुप करा देती है और गंग से पूछती है, तुम कहाँ थे, मैंने सब जगह तुम्हें ढूंढा। गंग जवाब देता है, मैं यहीं कहीं पास में ही था। येरिन उसे देखकर समझ जाती है और बोलती है, तुम अब चले जाओगे ना गंग? गंग हाँ में जवाब देता है। येरिन फिर गंग से बोलती है, क्या तुम वापस आओगे गंग? गंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं जानता। और फिर गंग वहां से चला जाता है। येरिन उदास हो जाती है। मालकिन येरिन से पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम्हारे पास असिस्टेंट डोगाई से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता है? अब उसे ही वापस बुलाना पड़ेगा। येरिन कोई जवाब नहीं देती और बस चुपचाप गंग को जाते हुए देखती रहती है। उबोक अपनी सारी सेल्स करके एक होटल में खाना खाने बैठा होता है। जब वेट्रेस खाना लेकर आती है, वो उससे पूछता है, आज यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है, सब लोग कहाँ चले गए? वेट्रेस ये सुनकर बोलती है, तुम्हें पता नहीं, सब लोग ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, हम लोग भी होटल बंद करके चले जाएंगे। ये सुनकर उबोक शॉक्ड हो जाता है। जब वो खाना खाकर होटल से बाहर आता है, तब उसे सड़क पर कई लोग अपना सामान घोड़ों और हाथ गाड़ी में ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उबोक बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? उधर मोगक पहाड़ पर मिस जिन अपने साथियों से बोल रही होती है, साथियों, हैबी और हैंसा सिर्फ व्हाइट हाउस स्क्वाड और गंगरयांग के पीछे नहीं हैं, वो तो आम लोगों के लिए भी खतरा है, क्योंकि उनका संदेश साफ कहता है, जो भी व्हाइट हाउस स्क्वाड और गंगरयांग की मदद करेगा उसे वो मार डालेंगे। कैप्टन हॉक बोलता है, हैबी और हैंसा के खिलाफ कई और फोर्सेस भी इकट्ठा हो रहे हैं। सुनने में आया है डोगाई नाम का एक यंग मास्टर जो पंजिन सेक्ट का है, वो उनको लीड कर रहा है। वो सब सूडो माउंटेन पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हैबी और हैंसा के हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन से जुड़ने को मना कर दिया था। मिस जिन कहती है, जितनी भी क्लैंस हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन से मिल गई हैं, हम उन्हें बता देंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उधर हैबी और हैंसा के आदेश के मुताबिक उनके अंडर जो क्लैंस आती थी, वो सब येलो ड्रैगन माउंटेन की तरफ एक साथ गंग को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। पर इससे पहले कि वो येलो ड्रैगन माउंटेन में प्रवेश करते, वो देखते हैं कि व्हाइट हाउस स्क्वाड उनका रास्ता रोके खड़ा है। मिस जिन और उसके साथियों को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। फिर उनका लीडर, जो 5 ड्रैगन क्लैन का मुखिया है, उन सब से बोलता है, तुम सब लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सारे हैं और वो मुट्ठी भर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मिस जिन भी अपने लोगों से बोलती है, साथियों, आओ चलो इनको आज हम सबक सिखाते हैं। पर इससे पहले कि दोनों गुट एक दूसरे पर अटैक करते, अचानक कहीं से दोनों के बीच में डोगाई आकर अपने एक ही वार से जमीन में गड्ढा करके एक बड़ी सी लकीर बना देता है। मिस जिन उसे देखकर बोलती है, कौन है ये योद्धा जो अकेले ही फौज का सामना करना चाहता है? मिस जिन के साथी उसे बताते हैं, लगता है ये पंजिंग सेक्ट का यंग मास्टर डोगाई है। जिन क्लैंस ने हैबी और हैंसा के आगे घुटने नहीं टेके, ये उनको लीड कर रहा है। डोगाई अपने सामने खड़ी फौज को ललकारता है। वो उनसे बोलता है, मैं ग्रेट पंजिंग सेक्ट का लीडर डोगाई हूँ और तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने ये लकीर पार की तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के अभी वापस लौट जाओ। मिस जिन का एक एजेंट आकर मिस जिन को बताता है, मैम,
पास ही के जंगल में एक पूरी फौज घात लगाए बैठी है। शायद ये डोगाई की फौज है। उधर 5 ड्रैगन क्लैन का मास्टर अपनी पूरी फौज से बोलता है, तुम सब रुक क्यों गए हो? क्या इस बच्चे से डर गए हो? चलो आक्रमण करो। दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है कि अचानक से एक बड़ा तूफानी बवंडर आ जाता है। सब लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। फिर अचानक उन सबको बवंडर के बीच में उड़ता हुआ एक औरत का साया दिखता है। डोगाई और मिस जिन दोनों उस साए को देखकर चौंक जाते हैं। पर सबसे बड़ा झटका लगता है उनके दुश्मन 5 ड्रैगन क्लैन के मुखिया को। वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे नहीं, ये तो सेज फॉरेस्ट की जेड एम्प्रेस है। जेड एम्प्रेस, जिसका नाम यीमून है, उसने अपने हाथ के एक पंखे से वो बवंडर बनाया होता है। वो जोर से सबसे कहती है, मैं सेज फॉरेस्ट के नाम पर तुम सबको हुक्म देती हूँ, अभी के अभी लड़ाई बंद करो और पीछे हट जाओ। 5 ड्रैगन क्लैन का मुखिया ये सुनकर उसी वक्त घुटने टेक कर जेड एम्प्रेस को बोलता है, मैं हूँ सामिन, 5 ड्रैगन क्लैन का मुखिया। मैं ग्रेट जेड एम्प्रेस यीमून की सेवा में हाजिर हूँ। ये सब सुनकर उसके बाकी सारे साथी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, जेड एम्प्रेस, अरे ये तो 12 सुप्रीम मास्टर में से एक है, जिन्होंने पूरी मुरीम को डोमिनिक कल्ट के हाथों सर्वनाश होने से बचाया था और फिर उनमें से कई सेज फॉरेस्ट में रहने के लिए चले गए थे। उनकी बातें सुनकर सामिन उन्हें डांटते हुए कहता है, अरे बेवकूफो, क्या कर रहे हो? जेड एम्प्रेस के आगे सर झुकाओ, अभी के अभी। ये सुनकर उसकी पूरी फौज जेड एम्प्रेस के आगे सर झुका लेती है। फिर जेड एम्प्रेस तूफान को रोककर नीचे जमीन पर आ जाती है और सामिन से कहती है, क्या बताया तुमने? 5 ड्रैगन क्लैंस? अच्छा, तो तुम सोंगजी के बेटे हो। मैंने तुम्हें देखा था जब तुम 10 साल के थे। मुझे याद है तुम्हें तलवारबाजी बहुत पसंद थी। फिर सामिन बोलता है, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपको याद हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बिल्कुल वैसी ही सुंदर हैं जैसा मैंने आपको बचपन में देखा था। पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हो? जेड एम्प्रेस फिर बोलती है, मुझे पता है तुम लोग ये सब हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन के कहने पर कर रहे हो। हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन पूरी मुरीम पर अपना कब्जा करना चाहती है। अब सेज फॉरेस्ट उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें देगा। जाओ और जाकर बता दो अपने बॉस को। ये सुनकर सामिन चुप हो जाता है। फिर जेड एम्प्रेस बोलती है, क्या मुझे तुम्हें ये सब दोबारा बोलना पड़ेगा? सामिन घबरा के बोलता है, नहीं नहीं जेड एम्प्रेस, जैसा आपने कहा वैसा ही हम करेंगे। और अपने साथियों को वापस चलने के लिए बोलता है। उसके साथी उसे बोलते हैं, अगर हम वापस लौट गए तो हैबी और हंसा बहुत नाराज होंगे। सामिन उनसे कहता है, अबे बेवकूफ़ो, अब सेज फॉरेस्ट ही उनके खिलाफ हो गया है। उनकी अब खैर नहीं। इस लड़ाई में अब हमारा कोई काम नहीं। सेज फॉरेस्ट के सुप्रीम मास्टर अब हैबी और हैंसा की खबर लेंगे। चलो अब यहाँ से लौट चलते हैं। उन सब के जाने के बाद मिस जिन दौड़ते हुए आती है और जेड एम्प्रेस को दादी माँ बोल के गले लग जाती है। फिर सब एक जगह बैठते हैं। मिस जिन यीमून से पूछती है, क्या आप सही में लड़ जाती अगर वो वापस नहीं लौटते तो? जेड एम्प्रेस यीमून हंस के जवाब देती है, अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करूंगी। मैं तो उन्हें बस डरा रही थी। मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों दादा गुहोई और योंगबी के कहने पर आई थी। जब मैंने देखा कि तुम पर अटैक होने वाला है तो मैं बीच में आ गई। ये सुनकर मिस जिन बोलती है, क्या दादा गुहोई और दादा योंगबी के कहने पर? कहाँ है वो दोनों? यीमून जवाब देती है, वो दोनों बोल रहे थे कि वो स्काई वैली माउंटेन जा रहे हैं हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन के बॉस से मिलने, पर मुझे लगता है वो दोनों सांड कहीं पर पी के पड़े होंगे। उधर स्काई वैली माउंटेन में हैबी को जब खबर मिलती है कि उसने जिन्हें भेजा था गंगर यांग को खत्म करने के लिए, वो सब बिना कुछ किए वापस लौट गए तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो हैंसा से कहता है, उन बुढ़े सुप्रीम मास्टर की और मेरी टक्कर तो होनी ही थी, पर पहले मैं उन गद्दारों को सजा दूंगा, फिर खुद जाकर गंगर यांग और व्हाइट हॉर्स स्क्वाड को खत्म करूंगा
और मैं अपने साथ 5 हैवानों को भी लेकर जाऊंगा। उन्हें भी जेगांग और मूमू की मौत का बदला लेना है। तभी एक दूत आकर हैबी को खबर देता है, लॉर्ड हैबी, आपसे मिलने 2 सुप्रीम मास्टर आए हैं और वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये खबर सुनकर हैबी को बड़ा झटका लगता है। वो दूत से बोलता है, क्या कहा तुमने? कौन आया है? बाहर योंगबी और गुहोई अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। योंगबी गुहोई को बोलता है, गुहोई, ये तो बहुत गलत बात है। हमें इंतजार करवाया जा रहा है, हमें जिन्होंने पूरी दुनिया को सर्वनाश होने से बचाया था। हम लेजेंड्स हैं और ये हमारा स्वागत करने की जगह हमें बाहर इंतजार करवा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तभी किले का दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी में अंदर आ जाते हैं। ऊपर से उन्हें 3 हैवान देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं। एक कहता है, इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये वो महान मार्शल आर्ट्स हीरो हैं जिन्होंने दुनिया को डोमिनिक कल्ट से बचाया था। तभी पीछे से डोगाई का चाचा आकर बोलता है, इनके लुक्स पे बच जाओ, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। इनकी बहादुरी के किस्से मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। फिर एक हैवान बोलता है, खैर आज पता चल ही जाएगा इनकी कितनी औकात है। काश हमारे 2 बाकी साथी भी यहाँ होते तो दुगना मजा आ जाता। ये सुनकर डुगाई का चाचा डर जाता है और हैवानों से पूछता है, तुम लोग करने क्या वाले हो? ये सुनकर बेयर डेविल डुकुन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बॉस इन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे? शिकार खुद ब खुद चलकर शेर के पास आ गया है। ये सुनकर चाचा के पसीने छूट जाते हैं। उधर थंडर डेविल योंगबी और गुहोई को लेकर अंदर एक बड़े हॉल में आ जाता है। वहाँ हैबी और हंसा भी मौजूद होते हैं। फिर थंडर डेविल अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। हैबी हंसते हुए दोनों से बोलता है, अब तुम दोनों बुढ़ों का आखिरी वक्त आ गया है। मुझे हैरानी है कि तुम दोनों बुढ़े खुद ब खुद मेरे पास मरने चले आए। वहाँ कमरे में ब्लास्ट डेविल योपी और बेयर डेविल डुकुन के साथ पूरी फौज खड़ी होती है। तभी योंगबी अपना डंडा चलाता है और पल भर में पूरा कमरा लाशों से भर जाता है। जितने भी लोग उस हॉल में होते हैं सबके चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी गुहोई योंगबी से बोलता है, ज़्यादा स्टाइल मत दिखा, ये सब बस एक इल्यूजन था। योंगबी कहता है, पता है, मैं तो बस ऐसे ही मज़े ले रहा था। तभी हॉल की एक दीवार टूट के गिर जाती है। गुहोई और योंगबी दीवार की दूसरी तरफ जब जाते हैं वो देखते हैं कि हैबी और हंसा 3 हैवानों के साथ खड़े हुए हैं। योंगबी उन्हें बोलता है, क्यों ना मैं तुम सबको इसी पल मसल डालूं। हैबी हंसता है और हाथ जोड़कर गुहोई और योंगबी से कहता है, हमें माफ़ करना, हमें देखना था कि आप दोनों सच में सुप्रीम मास्टर हैं या कोई बहरूपिये जो खुद को सुप्रीम मास्टर कह रहे हैं। फिर हैंसा उनसे बोलता है, आइए आप हमारे साथ चलिए, हम अच्छी जगह बैठकर बातें करते हैं। दोनों हैंसा के पीछे चले जाते हैं। फिर थंडर डेविल टूटी हुई दीवार को देखकर सोच रहा होता है, मास्टर हैंसा के इस तिलिस्म को तोड़ने में हम 7 हैवानों के छक्के छूट गए थे और इस बुढ़े आदमी ने एक झटके में ही तिलिस्म को तोड़ डाला। ये बहुत पहुंची हुई चीज़ लगता है, इनसे अभी पंगा लेना सही नहीं है। फिर अंदर हैबी और गुहोई आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। योंगबी दीवार के सहारे पीछे खड़ा होता है और 3 हैवान हैंसा के साथ हैबी के पीछे खड़े होते हैं। गुहोई हैबी से बोलता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। अगर हमारी फौजें लड़ेंगी तो बहुत खून खराबा होगा। सुनो, कोई भी सुप्रीम मास्टर इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुकाबला सिर्फ तुम्हारे चैंपियंस और येलो ड्रैगन माउंटेन के चैंपियंस के बीच हो। अगर तुम जीते तो सेज फॉरेस्ट और बाकेमा घाटी तुम्हारी होगी। ये सुनकर हैबी बोलता है, मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप दोनों मास्टर्स को भी चैंपियंस बनकर मुकाबले में हिस्सा लेना होगा। ये सुनकर योंगबी और गुहोई हैबी को घूर कर देखते हैं और फिर गुहोई बोलता है, मुझे भी मंजूर है।
फिर योंगबी और गुहोई अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद योंगबी बोलता है, बाहर निकल आओ इल्गक, हम काफ़ी दूर आ गए हैं। घोड़ा गाड़ी के नीचे से एक छोटा सा मंक निकल कर आता है और गुहोई उससे पूछता है, कुछ पता चला? छोटा मंक बोलता है, मैंने उनके अड्डे का चप्पा चप्पा छान मारा पर मुझे डोमिनिक कल्ट से संबंधित कुछ नहीं मिला। तुम बेकार ही शक कर रहे हो मास्टर गुहोई। ये सुनकर गुहोई कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि हैबी और हंसा का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है डोमिनिक कल्ट से। खैर कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया इल्गक। फिर वो तीनों येलो ड्रैगन माउंटेन की ओर चल पड़ते हैं। योंगबी गुहोई से रास्ते में पूछता है, हम चैंपियंस के लड़ने की बात पक्की करके तो आए हैं, पर क्या जिनके पास स्ट्रॉन्ग चैंपियंस हैं भी? मैंने देखा था जो हैबी के पीछे 3 हैवान खड़े थे, वो काफी दमदार लग रहे थे। गुहोई कोई जवाब नहीं देता। वो मन में सोच रहा होता है कि जिन के पास कौन कौन से मास्टर योद्धा हैं। उसकी पोती मिस जिन के पास जो योद्धा है वो हैं सोहोंग, उबोक, डोगाई, कैप्टन हॉक, खुद मिस जिन और गंगर यांग। उधर गंग के होटल में मिस जिन और उसकी दादी जेड एम्प्रेस खा पी रहे होते हैं। डोगाई जेड एम्प्रेस की खूबसूरती देखकर बेकरार हो रहा होता है। वो आके जेड एम्प्रेस से बोलता है, आपके पीने के लिए मैं कुछ लेकर आऊं क्या मिस? डोगाई का उसकी दादी को मिस कहकर बुलाना सुनकर मिस जिन के मुंह से तो पूरा खाना ही बाहर निकल जाता है। उधर गंगर यांग स्काई वैली माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मोगक पहाड़ पर योंगबी जेड एम्प्रेस से बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई भी हैबी और हैंसा से टकराने लायक योद्धा है। लगता है अब गुहोई और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। जेड एम्प्रेस बोलती है, नहीं, हमारे पास 3 चैंपियंस हैं, सोहोंग, डोगाई और मेरी पोती जिन। ये तीनों काफ़ी हैं उनके लिए, और तुम दोनों तो हो ही ना। फिर गुहोई, योंगबी, मिस जिन, सोहोंग और डोगाई लड़ाई की प्लानिंग करने लगते हैं। गुहोई बोलता है, पता है स्काई वैली माउंटेन पर हैबी और हैंसा के किले में घुसने के 4 रास्ते हैं। एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। चारों रास्तों पर हैबी और हैंसा के चैंपियंस हमारे चैंपियंस का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं और योंग साउथ, जो उनका मेन एंट्रेंस है, वहीं जाएंगे। वहाँ खुद हैबी हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। और बेटी जिन, डोगाई और सोहोंग, तुम तीनों अलग अलग 3 दिशाओं में जाके उन चैंपियन से लड़ोगे। रूल सिंपल है, दोनों तरफ से एक एक चैंपियन आपस में लड़ेंगे। लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक योद्धा अपनी हार ना कबूल ले या मर ना जाए। फिर दूसरा चैंपियन जीतने वाले से लड़ेगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक एक साइड के सारे चैंपियंस हार नहीं जाते या मर नहीं जाते। पर ध्यान रहे, तुम लोग अकेले होंगे तो तुम्हारे बाद लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या तुम तैयार हो? मिस जिन बोलती है, हाँ दादाजी, हम तैयार हैं। आप बताइए हमें कब निकलना है? गुहोई कहता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी तैयारी कर लो और निकल जाओ। मुझे हैबी का संदेश मिला है कि उसके सारे चैंपियंस तैयार हैं। सोहोंग बोलता है, क्या मैं अभी निकल सकता हूँ? मैं तो रेडी हूँ। गुहोई बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर गुहोई योंगबी से बोलता है, चलो हमें भी निकलना है। सोहोंग स्काई वैली माउंटेन की तरफ चलते हुए जा रहा होता है। तभी पीछे से कैप्टन हॉक उससे आके बोलता है, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा लाया हूँ सोहोंग, और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। सोहोंग उससे पूछता है, तो क्या तुम मेरे रनर अप हो? मेरे बाद क्या तुम लड़ोगे? मुझे तो कहा गया था कि मैं अकेला ही हूँ। हॉक बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, मैं तो बस दूर से लड़ाई को देखूंगा। फिर दोनों घोड़ों पर बैठकर निकल जाते हैं और उन्हें जाता देखकर डोगाई मिस जिन से कहता है, इसे कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है जाने की, और इसने बताया भी नहीं कि ये किस दिशा में जाकर लड़ेगा। मिस जिन जवाब देती है, इसे खुद नहीं पता ये किस दिशा में जाके लड़ेगा। ये उन 5 हैवानों में से एक हैवान को ढूंढेगा
क्योंकि इसे पता है कि इसका धोखेबाज मास्टर उसके साथ होगा, इसलिए ये हमसे पहले निकल गया है। मैंने कैप्टन हॉक को इसके साथ भेज दिया है, जिससे हमें इनकी खबर मिलती रहे। अब हम दोनों भी कल सुबह चल पड़ेंगे। डोगाई, तुम तैयार रहना। फिर अगले दिन बाकी के सारे चैंपियंस भी स्काई वैली माउंटेन की अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ से दूर गंगरयांग भी धीरे धीरे स्काई वैली बढ़ रहा होता है, पर उसके साथ एक अजीब बात हो रही होती है। उसे अपने पीछे कभी कभी एक काला साया दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। वो सोचता है क्या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। गंग को ये बात पता नहीं होती कि मिस ह्यू और उसकी फिक्सर लड़कियां भी उसका पीछा कर रही हैं। मिस ह्यू की फिक्सर लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। एक बोलती है, ये मोटा आखिर जा कहाँ रहा है? इतने दिन से हम इसका पीछा कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं ये किधर जा रहा है। ये सुनकर मिस ह्यू कहती है, जो रास्ता इससे पकड़ा है वो सीधे सीधे स्काई वैली माउंटेन के साउथ को जाता है। ये सुनकर फिक्सर लड़कियां डर जाती है और बोलती हैं, क्या? मैंने सुना है वहाँ तो खतरनाक हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन का अड्डा है। मिस ह्यू कोई जवाब नहीं देती। उधर सो हॉन्ग और कैप्टन हॉक स्काई वैली पहुंच चुके होते हैं। कैप्टन हॉक बोलता है, सुनो, तुम्हें वेस्ट साइड से जाना होगा। मैं तुम्हारे धोखेबाज गुरु की तरह एक इल्यूजनिस्ट हूँ और हम इल्यूजनिस्ट एक दूसरे को मीलों दूर से महसूस कर सकते हैं। इसलिए मुझे मिस जिन ने तुम्हारे साथ भेजा था। तुम्हारा गुरु वेस्ट फ्रंट पर है। ये सुनकर सोहोंग वेस्ट की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देता है और जाते जाते कैप्टन हॉक से बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर, अब तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। अगर लड़ाई में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। स्काई वैली के वेस्ट फ्रंट पर सोहोंग का मास्टर और स्वॉर्ड डेविल जिन यू कुछ सिपाहियों के साथ चैंपियन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सोहोंग वहाँ पहुँच जाता है। उधर डोगाई और मिस जिन भी एक साथ स्काई वैली माउंटेन पहुँचते हैं। मिस जिन ईस्ट की तरफ और डोगाई नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। योंग बी और गुहोई भी साउथ गेट पर पहुँचने वाले होते हैं। योंग बी बोलता है, हेबी की ब्लड थर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी से वो महसूस कर सकता हूँ। फिर वो मजाक करते हुए बोलता है, गुहोई, क्या तुम अकेले हेबी को संभाल पाओगे? देख लो, अगर तुम मुझे एक और सोने की गाय दोगे तो मैं तुम्हारी जगह पहले उससे लड़ लूँगा। गुहोई बोलता है, बकवास मत करो और चुपचाप चलते रहो। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे आप मिस जिन के दादाजी हो ना? ये गंगरयांग होता है। गंग दोनों को झुककर प्रणाम करता है। वो दोनों गंग को देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गंग? गंग बोलता है, यही बात तो मैं आप दोनों से पूछने वाला था। फिर दोनों गंग को सारी बात बताते हैं। इधर साउथ के गेट में हेबी खड़ा होता है और गुहोई और योंगबी का इंतजार कर रहा होता है। हेबी खुद से कहता है, मैं इन दोनों बुड्ढों को महसूस कर सकता हूँ। ये इतनी देर से बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? लगता है ये मुझसे डर गए हैं। तभी उसे कोई आता दिखाई देता है। हेबी खुश होकर कहता है, चलो आखिरकार ये आ ही गए। ये बोलकर हेबी मैदान में कूद के आ जाता है, पर अपने सामने जिस चैंपियन को वो खड़ा देखता है उसे देखकर उसे बड़ा झटका लगता है। उसके सामने गंग खड़ा होता है। गंग उसे देखकर बोलता है, तो तू हेबी है, मैंने आखिर तुझे ढूंढ ही लिया। वेस्टर्न गेट पर जब सोहोंग पहुंचता है तो वो देखता है कि स्वॉर्ड डेविल जिन्यू और उसका बूढ़ा मास्टर वहां मौजूद है। बिना कुछ बोले सोहोंग जिन्यू पर हमला कर देता है। जिन्यू सोहोंग के हमले से बचता ही नहीं, बल्कि सोहोंग के कंधे और उसके पेट में अपनी तलवार से कट मार देता है। फिर वो सोहोंग को बोलता है, मैं हूँ स्वॉर्ड डेविल जिन्यू, वेस्टर्न गेटवे का चैंपियन। तुम्हारा नाम क्या है? सोहोंग उसे अपना नाम बताता है, मैं हूँ सोहोंग, कातिल तलवारबाज। फिर पीछे से उसका बूढ़ा मास्टर जिन्यू को बोलता है, ये तो मेरा ही शागिर्द था,
इसे मैंने ही ट्रेन करके कातिल तलवारबाज बनाया है। मैंने अब तक जितने भी लड़के ट्रेन किए हैं, ये उन सब में सबसे बेस्ट है, पर तुम्हारे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जिन्यू बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो आओ सोहोंग, मुझे अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाओ। तुम्हारा मास्टर तो तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा है, देखो तुझ में कितना दम है। फिर सोहोंग और जिन्यू एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उधर डोगाई भी स्काई वैली के नॉर्थ गेट पर पहुंच जाता है। उसे वहां पेड़ से उल्टा लटका हुआ ब्लास्ट डेविल योपी दिखता है। योपी डोगाई को बोलता है, तू अकेले ही मरने चला आया? डोगाई बोलता है, कौन किसको मारेगा अभी पता चल जाएगा। योपी फिर बोलता है, मैं हूँ ब्लास्ट मास्टर डेविल योपी, तू कौन है रे? डोगाई उसे बोलता है, मैं हूँ पंजिन सेक्ट का लीडर डोगाई। उधर मिस जिन भी ईस्ट गेट पर पहुंच जाती है। वो खुद से कहती है, ये गंग भी पता नहीं कहाँ चला गया, इस वक्त वो कितना काम आता। तभी वहां मौजूद बेयर डेविल डुकुन उसे देखकर बोलता है, अच्छा मुझसे लड़ने एक लड़की आई है। तुम बाकेमा घाटी की मिस्ट्रेस जिन तो नहीं? तुमने जो मेरा कुछ दिनों पहले अपने अड्डे पर स्वागत किया था, उसका मजा मैं तुम्हें आज चखाऊंगा। इधर साउथ गेट पर योंगबी गुहोई से बोलता है, क्या हमने उस लड़की को हैबी से लड़ने भेजकर ठीक किया? क्या वो हैबी को संभाल पाएगा? गुहोई बोलता है, उसका पहले जाना ही सही था, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी ही दूरी पर हैबी और गंग आमने सामने खड़े होते हैं। गंग को देखकर हैबी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, उन बुड्ढों ने मुझसे लड़ने एक बच्चे को भेज दिया, उनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा मजाक बनाए। ये कहकर वो गंग पर बिना कुछ बोले एक करारा हाथ जड़ देता है। फिर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके इतने जबरदस्त वार को गंग आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर गंग उसकी तरफ बढ़ते हुए जोर से कहता है, ड्रैगन किंग हैबी, अपने मास्टर हेवनली डिस्ट्रॉयर डोको के नाम पर आज मैं तेरी जान ले लूंगा। गंग एक पाम स्ट्राइक हैबी को मारता है। हैबी के हाथ से गंग का हाथ टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है और वहां बड़ा गड्ढा हो जाता है। हैबी पीछे जाकर गिरता है। फिर हैबी उठकर बोलता है, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया, डोको ने तुझे अच्छी ट्रेनिंग दी है, पर अब मैं तुझे कीड़े की तरह मसल दूंगा। गंग उसे बोलता है, मैंने अपने 8 चक्र खोल दिए हैं, अब तू नहीं बचेगा। मुझे बता दे कि हैंसा कहाँ है, मैं तुझे आसार मौत दूंगा। ऐसा सुनकर हैबी गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, बेवकूफ लड़के, तू भी अपने मास्टर की तरह घमंडी है, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। और फिर वो गंग पर डार्क विंड अटैक मारता है। एक काला बवंडर सा उसके हाथों से निकलकर गंग की तरफ बढ़ता है। गंग खड़े खड़े अपने हाथ में उसे सोख लेता है। हैबी को ये देखकर शौक लगता है। वो कहता है, इसने मेरी डार्क विंड एब्जॉर्ब कर ली, ये सब इसने कैसे किया? गंग फिर हैबी को डबल पाम स्ट्राइक मारता है। हैबी भी अपने दोनों हाथों से उसको रोकता है। गंग उसके दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है, अब मैं तुझे अपने मास्टर की ताकत का एक नमूना पेश करता हूँ। ये कहकर गंग हैबी पर डार्क व्हील 1000 सर्कल अटैक करता है। एक बड़ा धमाका होता है और एक काला घेरा वहां छा जाता है। दूर से गुहोई और योंगबी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। योंगबी गुहोई को बोलता है, ये लड़का तो कमाल का है, ये हैबी जैसे खतरनाक और शक्तिशाली आदमी को पूरी टक्कर दे रहा है। मुझे ये लड़ाई अंत तक देखनी थी, पर चलो गुहोई, हमने जो काम करना है उसे पहले कर लेते हैं। गुहोई उसे बोलता है, क्या कहा? हमें जाना तो तुम्हें अकेले था ना, मैं तो हैबी को मारने आया था। योंगबी जवाब देता है, सुनो, ये सही मौका है, इस लड़के ने हैबी को उलझा के रखा हुआ है, हम दोनों अगर साथ गए तो काम जल्दी निपट जाएगा, चलो आओ अब चले। इधर काले घेरे के अंदर हैबी और गंग की घमासान लड़ाई चल रही होती है। गंग हैबी को बहुत मारता है। हैबी के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है। फिर हैबी खुद से कहता है, इसके काले घेरे ने आसपास इतना ज्यादा दबाव बना दिया है
फिर भी ये कैसे इतने दबाव में इतनी तेज मूव कर पा रहा है? डोक्को ने ये क्या हैवान बना दिया है? और फिर हैबी जमीन पर गिर जाता है। वहां से बहुत दूर जहां हैंसा बैठा होता है, उसके सामने रखी मोमबत्ती बुझ जाती है। वो समझ जाता है कि हैबी तो गया। वो ध्यान लगाता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम डोक्को के शागिर्द गंगरयांग का है। वो सोचता है, ये डोक्को का शागिर्द गंग वहां कैसे पहुंच गया? लड़ना तो उन बुड्ढों को चाहिए था ना। उधर सोहोंग और जिन्यू की लड़ाई भी जारी होती है। जिन्यू सोहोंग पर भारी पड़ रहा होता है। फिर सोहोंग अपना खतरनाक 1000 फ्लैश स्वॉर्ड अटैक मारता है, मानो हजारों तलवारें जिन्यू की तरफ बढ़ रही हों। पर जिन्यू आसानी से सोहोंग के अटैक को अपनी तलवार के नोक से रोक लेता है। सोहोंग शॉक्ड हो जाता है और जिन्यू बोलता है, तू तो छोटा बच्चा है रे अभी मेरे सामने। उधर डोगाई योपी का सामना करते हुए अपने भाले से आसपास के सारे पेड़ काट देता है और बोलता है, अब दिखा तू कैसे लटकेगा चमगादड़ की छठी औलाद। चल नीचे आ, मुझसे सामना कर, आके लड़ मुझसे। योपी उड़ता हुआ ऊपर से आता है और एक पेड़ डोगाई पर गिरा देता है। डोगाई अपने भाले से उस पेड़ को काट डालता है। योपी फिर अपना हथियार निकालता है। उसके दोनों हाथों में चेन से बंधे लोहे के गोले लटके होते हैं, जिनमें नुकीले कीले लगी होती हैं। योपी पहले अपने गोले से डोगाई को मारता है, फिर उसके गले को चेन से बांधकर उसका गला घोटने लगता है। दूसरी तरफ मिस जिन की लड़ाई बेयर डेविल डुकुन से चल रही होती है। डुकुन अपनी ढालों से मिस जिन पर सुपरसोनिक वेव अटैक करता है, जिसे मिस जिन अपने लबादे से रोक लेती है। डुकुन ये देखकर कहता है, तू तो बहुत शातिर योद्धा निकली। तूने मेरे अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे तुझे पता था कि मैं क्या अटैक करने वाला हूँ। तू मुझसे लड़ने की पहले से पूरी तैयारी करके आई है क्या? जिन हंसते हुए बोलती है, लगता है तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। तेरे जैसे चूहे से लड़ने की भी कोई तैयारी करता है क्या? वहाँ से कुछ दूर इल्गक एक जगह इंतजार कर रहा होता है। जब योंगबी और गुहोई उसके पास पहुँचते हैं तो वो योंगबी को डांटते हुए बोलता है, अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कहाँ मर गया था? फिर इल्गक गुहोई को देखकर बोलता है, मास्टर गु, आप यहाँ कैसे? आप तो हैबी से लड़कर उसको उलझा कर रखने वाले थे ना? क्या आपने उसे खत्म भी कर दिया जो आप यहाँ आ गए? इधर हैंसा के आगे जो मोमबत्ती बुझ गई थी वो अचानक फिर से जल जाती है। ये देखकर हैंसा हंसता है और बोलता है, शैतानी पुनर्जन्म, ये तो होना ही था। हैबी को पता है उसके शरीर में जो मैंने शैतान का नगीना स्थापित किया था, उसके प्रभाव से जब वो मरेगा तो उसके अंदर की शैतानी ओज जागृत हो जाएगी और वो असीम शक्ति का मालिक बनकर फिर से जी उठेगा। इसलिए उसने सेज फॉरेस्ट के मास्टर गुहोई को ललकारा था, क्योंकि वही इस लायक है कि उसे मौत दे सके। पर ये काम इस लड़के ने ही कर दिया। फिर वो खुद से बोलता है, पर सेज फॉरेस्ट के दोनों मास्टर कहाँ हैं? क्या वो दूर से लड़ाई देख रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। हैबी को फिर से उठ खड़ा देखकर गंग बहुत हैरान हो जाता है और वो खुद से बोलता है, ये कमीना वापस से जिंदा कैसे हो गया? और इसकी ऊर्जा तो पहले से बहुत अलग और भयानक हो गई है। क्या ये कोई काला जादू है? हैबी उठकर बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़का मुझे मौत दे पाएगा। इस काम के लिए तो मैंने सेज फॉरेस्ट के मास्टर को चुना था। खैर, अब मेरे अंदर के शैतानी नगीने ने मेरे शैतानी ओज को जागृत करके मुझे नया जन्म दे दिया है। मैं अब अपने अंदर की असीम काली ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। हैबी फिर गंग से बोलता है, तेरा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ लड़के? तेरी वजह से मेरा शैतानी पुनर्जन्म हो पाया है। अब मैं असीम शक्ति का मालिक बन गया हूँ और अब मैं तुझे तेरे मास्टर के पास भेज देता हूँ। फिर हैबी गंग को बहुत मारता है। गंग अपनी पूरी जान इकट्ठा करके उसे ड्रैगन स्ट्राइक मारता है, पर हैबी को कुछ नहीं होता। हैबी बोलता है, अरे वाह, ड्रैगन स्ट्राइक अटैक, ये वो स्किल है जो तेरे मास्टर ने मुझे कभी नहीं सिखाई थी। मुझे लगता था कि ये बहुत खतरनाक होगी, पर इससे तो मेरा बाल भी नहीं हिला। और बता बच्चे, तेरे पास और कौन सी स्किल बची हुई है? सब मुझ पर आजमा ले।
गंग अब बहुत कमजोर हो चुका होता है। अपनी बच्ची खुची शक्ति को जुटाकर वो डार्क चेन टेक्निक से हैबी पर वार करता है, पर हैबी उसका वार रिवर्स कर देता है और गंग को खुद का वार इतनी जोर से लगता है कि वो लहूलुहान हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। हैबी हंसते हुए कहता है तेरे मास्टर ने तुझे शैतानी शक्तियों के बारे में नहीं सिखाया, जिनका अब मैं मालिक बन चुका हूँ। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ से बहुत दूर होटल में येरिन सो रही होती है। अचानक वो चीखते हुए जाग जाती है, गंग! वो पसीने में भीगी होती है। बुढ़िया मालकिन जो उसके बगल वाले बिस्तर पर सो रही होती है, वो भी उठ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ येरिन बेटा, क्या कोई बुरा सपना देखा? येरिन बोलती है, मुझे अभी तुरंत जाना होगा, और वो बिस्तर से उठकर जाने लगती है। बुढ़िया पूछती है, कहाँ जाना होगा? येरिन जवाब देती है, गंग के पास। दूसरी तरफ स्काई वैली माउंटेन के साउथ गेट पर फिक्सर लड़कियां अपने काम कर रही होती हैं, यानी ट्रैप लगा रही होती हैं। उनमें से एक जो पेड़ पर बैठकर गंग और हैबी की फाइट देख रही होती है, गंग को बेहोश होकर गिरता देखकर चिल्लाती है, मिस ह्यू, मोटा बहुत घायल हो गया है, अब वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये सुनकर मिस ह्यू के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है और बोलती है, क्या? उधर योंगबी, गुहोई और इल्गक एक अंधेरी गुफा में अंदर बढ़ते जा रहे होते हैं। वेस्टर्न गेट पर सोहोंग और जिन्यू की लड़ाई जारी होती है। सोहोंग उस लड़ाई में हार रहा होता है। वो बहुत घायल हो चुका होता है, पर फिर वो अचानक से अपनी तलवार जिन्यू के एक पैर में गाड़ देता है। जिन्यू दर्द से करा उठता है। सोहोंग उसे बोलता है, अब तक मैं तुझसे अपने स्टाइल में लड़ रहा था, पर अब मैं तेरे ही स्टाइल से तुझसे लड़ूंगा। जिन्यू गुस्से से बोलता है, मुझे जरा सा कट दे के तू सोचता है कि तू मुझे हरा देगा? आजा फिर, तुझे बताता हूँ मैं दर्द क्या होता है। वहाँ साउथ गेट पर योपी ने अपनी चेन डोगाई के गले में फंसाकर उसका गला घोट दिया होता है। डोगाई जमीन पर लाश की तरह पड़ा होता है। योपी बोलता है, इसे मारना तो बच्चों का खेल था। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी उसके पीछे से अपनी गर्दन चटकाते हुए डोगाई उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अबे जा कहाँ रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। योपी हैरान हो जाता है कि ये उठ कैसे गया, पर वो बिना वक्त गवाए अपने लोहे के नुकीले गोले से डोगाई पर वार करता है। डोगाई उसके वार को पीछे झुककर डॉज कर देता है और फिर वो उस पर एक के बाद एक वार किए चला जाता है। उधर ईस्ट गेट पर मिस जिन ने बेयर डेविल डुकुन की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। वो उसे बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम और लड़ सकते हो? बेहतर यही होगा कि तुम अपने साथियों को बुला लो। डुकुन फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम भी वो काली ऊर्जा महसूस कर रही हो जो साउथ की तरफ से आ रही है। इसका मतलब साफ है, हैबी का शैतानी पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। उसकी ये बात सुनकर मिस जिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या शैतानी पुनर्जन्म? हैबी के सामने गंग जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ होता है। रात के चौथे पहर में, यानी सूरज निकलने से पहले, स्काई वैली से बहुत दूर येलो ड्रैगन पहाड़ पर उबोक के घर पर उसके तीनों बच्चे सो रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा उठ जाता है और बाहर आकर कपड़े सुखाती हुई अपनी माँ से पूछता है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो कल रात भी वापस नहीं आए। माँ बोलती है, बेटा, पिताजी बहुत ज़रूरी काम से बहुत दूर गए हैं। जाओ, तुम सो जाओ, अभी सूरज नहीं निकला है। पिताजी जब लौट के आएंगे तो तुम्हारे लिए खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। जाओ, अब जाकर सो जाओ। बच्चा ठीक है माँ बोलकर चला जाता है। उबोक की पत्नी मन ही मन में बोलती है, अपना ख्याल रखना उबोक। फिर वो अपने काम में लग जाती है। उधर स्काई वैली माउंटेन पर डैंग और कुछ व्हाइट हाउस स्क्वाड के लोग छुप कर बैठे होते हैं। तभी वहाँ उबोक पहुँच जाता है और गुस्से में डैंग से बोलता है, इतना कुछ चल रहा है और तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं।
जब मुझे व्हाइट हाउस स्क्वाड के एक सिपाही से ये सब पता चला, मैं तुरंत दौड़कर यहाँ चला आया। मेरी बात का जवाब दो, मुझसे ये सब क्यों छुपाया तुम लोगों ने? डैंग बोलता है, गुस्सा मत करो उबोक भाई, तुम्हें इस सब से दूर रखने का हमें मिस जिन ने हुक्म दिया था, क्योंकि अब तुम एक फैमिली मैन हो और अब तुम व्हाइट हाउस स्क्वाड के लिए काम भी नहीं करते। तुम अब एक सेल्समैन हो। तुम्हें हम इस लड़ाई में घसीटना नहीं चाहते थे। उबोक फिर डैंग से कहता है, चलो छोड़ो उस बात को, ये बताओ तुम सब यहाँ इस जगह कैंप लगाकर क्या कर रहे हो? डैंग बोलता है, हम यहाँ कैंप लगाकर इसलिए बैठे हैं जिससे हमें चारों दिशाओं में हो रही लड़ाइयों की खबर हमारे एजेंट्स लाकर देते रहें। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी स्काई वैली में अलग अलग जगह पर बहुत से अलग फैक्शंस और क्लैन के लोग डेरा जमाए बैठे हैं। सभी क्लैन्स और फैक्शंस को देखना है कि इस लड़ाई में कौन जीतता है, क्योंकि उनका भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करता है कि सेज फॉरेस्ट जीतेगा या हैबी की हेवनली डिस्ट्रॉयर क्लैन। डैंग फिर आगे कहता है, अब तक तो जो भी खबर हमें मिली है वो बहुत अच्छी ही है। ईस्ट गेट पर हमारी मिस जिन ने डुकुन को लगभग हरा ही दिया है। नॉर्थ में डोगाई योपी को पूरी बराबर की टक्कर दे रहा है। हाँ, पर वेस्ट में सोहोंग थोड़ा मुश्किल में है। उसका मुकाबला जिनयू से हो रहा है, जो सारे हैवानों में सबसे ताकतवर हैवान है। पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। हाँ, साउथ गेट पर जहाँ दोनों सेज फॉरेस्ट मास्टर गए थे, वहाँ से अभी खबर आना बाकी है। तभी उनका एक एजेंट दौड़ता हुआ डैंग के पास आता है और बोलता है, मैं साउथ गेट से खबर लेकर आया हूँ। डैंग बोलता है, अच्छा तो बताओ, क्या मास्टर गोहाई ने हैबी को हरा दिया? पर एजेंट जो खबर देता है वो सुनकर डैंग का मुंह उतर जाता है। उबोक डैंग से पूछता है, क्या हुआ, क्या खबर है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। डैंग बोलता है, उबोक भाई, खबर ये है कि दोनों मास्टर कहाँ हैं ये पता नहीं, और हैबी से लड़ने पहले गंगरयांग गया था। और ये बोलते बोलते डैंग रुक जाता है। उबोक गंग का नाम सुनकर उछल पड़ता है। वो जोश में बोलता है, हाँ बोलो, और क्या हुआ? फिर डैंग धीरे से बोलता है, और अब वहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी है, गंग हार गया है। ये सुनकर उबोक को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहाँ साउथ गेट पर गंग बेहोश जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसकी बहुत बुरी हालत होती है। उसकी बहुत सी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और कई मांसपेशियां फट चुकी होती हैं। उसका जिंदा बच पाना अब नामुमकिन सा लगता है। वहीं पर हैबी खड़ा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, ये दोनों बुढ़े आखिर कहाँ हैं? मैं उनकी ऊर्जा महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तभी उसका ध्यान गंग पर जाता है और वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गंग के पीछे से एक काला साया आकर गंग के शरीर में समा जाता है और हैबी बोलता है, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो काला साया गंग के शरीर को हवा में उठा देता है और गंग के शरीर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये सब देखकर हैबी बोलता है, ड्रैगन चेन कवच, ये तो नष्ट हो गया था, ये कैसे मुमकिन है? काले रंग का मैक्स पेन का ड्रैगन चेन कवच गंग को पूरी तरह से ढक लेता है और फिर काले कवच में पूरी तरह से लिपटा हुआ गंगरयांग उठकर खड़ा हो जाता है। कवच के अंदर तो गंग बेहोश ही होता है। कवच एक बोलने वाली जीवित वस्तु बन जाता है। वो गंग से बोलता है, तुम मरने ही वाले हो, मुझे तुम्हें पूरी तरह से हील करने के लिए यहाँ से ले जाना पड़ेगा। और फिर कवच में लिपटा हुआ गंग का शरीर वहाँ से भागने लगता है। हैबी उसके पीछे लग जाता है। वो चिल्ला के कहता है, तुझे मैं बच के यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हैबी अपने हाथों से एक तूफान उठा देता है जिससे आसपास के सारे पेड़ गिर जाते हैं। गंग का शरीर भी पेड़ों के नीचे दब जाता है। हैंसा ने हैबी को बताया होता है कि मैक्स पेन की मौत के बाद उसका आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है। हैंसा ने हैबी से कहा था, उस सदियों से सोए पड़े कवच को मैंने ही जगाया था हैबी, और मैक्स पेन को दिया था क्योंकि वो कमजोर था। तुम्हें उस कवच की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार तुम्हारा शैतानी पुनर्जन्म हो गया हो तो। पर हाँ, अगर वो कवच बच भी गया है तो वो उसी की बात मानेगा
जिसका लक्ष्य मेरे लक्ष्य से मिलता हो। हैबी को जब ये बात याद आती है तो वो हैंसा को कोसता है। वो बोलता है, अगर ये कवच इस लड़के का साथ दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि लड़के और हैंसा का इरादा एक ही है, वो है मेरी मौत। पर हैंसा मुझे मारना क्यों चाहेगा? खैर, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले इस लड़के और इस कवच को ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर वो एक जोरदार पाम स्ट्राइक गंग की छाती में मारता है। वार के फोर्स से कवच गंग के शरीर से अलग हो जाता है और पीछे चला जाता है। बिना कवच के गंग की गर्दन अब हैबी के हाथ में होती है। तभी हैबी एक अंधेरी जगह में खुद को पाता है। उसके सामने हैंसा बैठा हुआ होता है। हैंसा ने हैबी से अपने काले जादू से कांटेक्ट किया होता है। वो हैबी से कहता है, मुझे गलत मत समझना हैबी, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। शुरू से ही मेरा लक्ष्य रहा है रूह की दुनिया के दरवाजे को खोलना, जिसमें मेरी मदद सिर्फ हेवनली डिस्ट्रॉयर डॉग को ही कर सकता था। पर वो तो मर गया और मेरी इच्छा भी वहीं खत्म हो गई थी। जब मुझे पता चला कि उसका एक शागिर्द है जो उसके ही जितना शक्तिशाली है, मेरी उम्मीद फिर से जग गई और मैक्स पेन के मरने के बाद मैंने ड्रैगन कवच उसके नाम कर दिया। अब तुम्हें मैं गंग को मारने नहीं दे सकता, पर वो तुम्हारे खून का प्यासा है। वो तुम्हें आज नहीं तो कल मार ही देगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, एक रास्ता है तुम्हें जिंदा रखने का, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। हैबी ये सब सुनकर पागल सा हो जाता है और हैंसा को बोलता है, थोड़ा इंतजार कर ले तू, पहले मैं इस लड़के को मारूंगा, फिर तेरी खबर लेता हूँ। और फिर हैबी हैंसा के ब्रह्मजाल को अपने ब्लास्ट से तोड़ देता है। वापस होश में आने पर वो देखता है गंग वहाँ नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। गंग को सही वक्त पर अपने कंधों पर उठाकर मिस ह्यू हैबी से दूर ले आई होती है। फिर वो थोड़ी सांस लेने के लिए गंग को नीचे रख देती है और बोलती है, पता नहीं तुम्हें ये ड्रैगन चेन कवच कहाँ से मिल गया गंग, पर इसी की वजह से तुम आज जिंदा हो, वरना तो अब तक तुम हैबी के हाथों ना जाने कितनी बार मर चुके होते। तभी एक धमाका होता है और मिस ह्यू गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिस ह्यू उठती है तो वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि गंग हैबी से लड़ रहा है। पर फिर जब वो देखती है कि गंग तो उसी के पास जमीन में लेटा हुआ है, वो समझ जाती है ये ड्रैगन चेन कवच है जो हैबी से लड़ रहा है। वो समझ जाती है कि ये कवच उसे गंग को बचा के ले जाने के लिए हैबी को उलझाए हुए है। वो गंग को तुरंत अपनी पीठ पर लाद देती है और हवा से बातें करने लगती है। पेड़ों के ऊपर से भागते भागते उसे अचानक उबोक दिखता है। वो रुक जाती है। तभी उबोक उसे अपने सामने एक पेड़ से लटका देखता है। वो उससे पूछता है, कौन हो तुम और गंग को कहाँ ले जा रही हो? उबोक गंग की नब्ज देखता है और मिस ह्यू से कहता है, ये अभी जिंदा है। तभी ड्रैगन कवच जो हैबी से लड़ रहा होता है आकर गंग से लिपट जाता है। उबोक कवच को देखकर चौंक जाता है। मिस ह्यू घबराकर बोलती है, ये वापस आ गया, इसका मतलब हैबी भी यहीं आने वाला होगा। इतने में हैबी वहां आ जाता है। उबोक मिस ह्यू से बोलता है, बिविचिंग फ्लावर्स की मिस्ट्रेस ह्यू, तुम गंग को लेकर जाओ, इसे मैं रोकता हूँ। फिर उबोक हैबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेहोश गंग के दिमाग में ड्रैगन कवच उसी के रूप में उससे बातें कर रहा होता है। वो गंग को उसकी पुरानी यादें दिखाता है और फिर उसे बताता है कि उसके माता पिता का कातिल कोई और नहीं, खुद उसका मास्टर डोको था। ये बात सुनकर गंग शॉक्ड हो जाता है। उधर सोहोंग की लड़ाई जिन्यू से जारी होती है। सोहोंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। स्वॉर्ड डेविल जिन्यू ने सोहोंग के शरीर पर कई सारे कट्स मार दिए होते हैं, जिससे सोहोंग का बहुत सारा खून बह रहा होता है। फिर अचानक सोहोंग को गंग की बात याद आती है। गंग ने उसे कभी बोला था, सोहोंग, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाए क्योंकि तुम अपनी तलवार से लड़ते हो। उसकी वजह से तुम मुझसे थोड़ा दूरी पर रहते हो। मुझे मारने के लिए तुम्हें मेरे करीब आना होगा। इसके लिए तुम्हें बिना अपनी तलवार के मुझसे खाली हाथ लड़ना होगा। इससे तुम मेरे करीब आ पाओगे, पर ध्यान रहे तुम्हें बहुत ज्यादा फुर्ती दिखानी पड़ेगी, जिससे तुम मेरे वारों से बच पाओ। जब तुम मेरे बहुत करीब आ जाओगे तब तुम्हें कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। जब वो मौका तुम्हें मिले तब तुम्हें अपनी तलवार को मयान से निकालकर मुझे मारना होगा। पर याद रखना,
तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। अगर मैं बच गया तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी समझ चुका हूँगा और तुम्हें दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। ये बात याद करके सोहंग अपनी तलवार मयान में रख लेता है और खाली हाथों से जिनियो से लड़ने लगता है। ये देखकर जिनियो को और भी गुस्सा आता है और वो तेजी से सोहंग पर अपनी तलवार चलाने लगता है। सोहंग फुर्ती से उसकी तलवार को डॉज करके धीरे धीरे उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और उसे एक पंच मारता है। जिनियो सरप्राइज हो जाता है कि बिना तलवार के इसने कैसे मुझे मार दिया। तभी सोहंग तेजी से अपनी तलवार निकालकर जिनियो के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिनियो का शरीर भस्म हो जाता है। उसे मरता देखकर सोहंग का मास्टर वहां से भाग जाता है और सोहंग जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ डोगाई भी बहुत पिटाई खाने के बाद आखिरकार ब्लास्ट डेविल योपी का काम तमाम कर देता है। उसके सामने योपी मरने के बाद भस्म हो जाता है। मिसजिन भी बेयर डेविल डुकुन को उसकी दोनों ढालों के बीच में अपने लबादे से जकड़कर मसल चुकी होती है। डुकुन भी फिर भस्म हो जाता है। ये देखकर मिसजिन बोलती है, हैंसा के काले जादू से बने इन हैवानों का इतना बुरा अंत होता है, मुझे पता नहीं था। उधर अंधेरी गुफा में योंगबी चलते चलते गलती से एक पत्थर को गिरा देता है। इल्गक उस पे चिल्लाता है, अरे ये क्या किया तूने? तुझे पता नहीं है ये बैरियर स्टोन था। अब उन्हें पता चल जाएगा कि हम यही हैं और यहाँ पे जो ट्रैप लगा है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इल्गक के ये बोलते ही ऊपर से कई बड़े बड़े पत्थर उन पर गिरते हैं। उनके नीचे की जमीन धंस जाती है और वो तीनों गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इधर हैंसा का एक टोटका अपने आप आग पकड़ लेता है और जल जाता है। हैंसा को पता चल जाता है कि कोई उनके अड्डे में सुरंगों से प्रवेश कर रहा है। वो खुद से बोलता है, ओह, तो वो दोनों बुढ़े यहाँ हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तभी मैं उन बुढ़ों को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। उधर सुरंगों में वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं। तभी उनके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। वो डोमिनिक कल्ट का लीडर डीमन किंग ओचिनोबी होता है। वो उनसे बोलता है, गुहोई और योंगबी, आज बहुत सालों बाद फिर से हमारा आमना सामना हुआ है। मुझे खुशी है तुम दोनों को देखकर। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? मुझे देखकर तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? तुमने सोचा था कि मैं मर चुका हूँ। गुहोई और योंगबी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तो फिर आओ, जो लड़ाई सालों पहले अधूरी रह गई थी उसे खत्म करें। आओ, तुम में हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। उधर उबोक किसी तरह से हैबी को उलझाए हुए था। मिस ह्यू गंग को उठाए भागी जा रही थी, पर हैबी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उबोक उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और हैबी बेरहमी से उबोक की जान ले लेता है। उबोक को मौत की घाट उतारने के बाद हैबी देखता है कि उसके जो बचे हुए दो हैवान थे वो उससे मिलने आए हैं। उनमें से एक थंडर डेविल बोलता है, ड्रैगन मास्टर हैबी, हम आपके लिए स्पिरिट लॉर्ड हैंसा का संदेश लाए हैं। उन्होंने आपको बताने के लिए कहा है कि सेज वॉरिस के दोनों योद्धा हमारे किले में सुरंगों के रास्ते घुस गए हैं। आप तुरंत वहां पहुंच जाएं। यहाँ पे आपका काम हम संभाल लेंगे। हैबी अपने मन में सोचता है, अच्छा तो उन दोनों चालाक बुड्ढों का ये प्लान था, तभी उन्होंने लड़के को मुझसे लड़ने भेजा। उनकी खबर तो मैं अभी लेता हूँ और इस कमीने हैंसा को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हैबी उन दोनों से बोलता है, ठीक है, सुनो, एक लड़का गंग मुझसे लड़ते हुए घायल हो गया है और उसे एक ग्रुप यहाँ से बचा के ले गया है। तुम उन्हें ट्रैक करो और सबको मार दो। फिर गंग और उसके पास जो ड्रैगन कवच है दोनों मेरे पास लेकर आ जाना। ठीक है, जाओ अब। ये कहकर हैंसा हवा में ऊंची छलांग लगा के किले की तरफ निकल जाता है। फिर अचानक दोनों हैवानों पर कोई भालों से हमला करता है। वो दोनों हमले से जब तक खुद को संभालते, फिक्सर लड़कियां उबोक को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। जब हैवानों की नजर उन फिक्सर्स पर पड़ती है तो वो दंग रह जाते हैं और बोलते हैं, लड़कियां,
क्या यही वो है जो उस गंग को बचा रही है? इतने में मिस ह्यू उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तो तुम दोनों उस बुढ़े हैबी के चूहे हो? आओ आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नरक पहुंचाती हूँ। आओ चूहो, मेरे पीछे आओ। उधर बुढ़िया के होटल में येरिन और बुढ़िया की बहस हो रही होती है। बुढ़िया उसे जाने से रोक रही होती है। तभी वहाँ जेड एम्प्रेस यमून आ जाती है और बोलती है, क्या होटल खुल गया है? मैं जरा जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे एक कप चाय मिलेगी? उसे देखकर बुढ़िया और येरिन चौंक जाते हैं। फिर वो बोलती है, लगता है आपने होटल अभी खोला नहीं है, तो फिर मैं चलती हूँ। और वो जाने लगती है। तभी येरिन उसे रोक लेती है और बोलती है, आप बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। येरिन जेड एम्प्रेस यमून को चाय देकर फिर से अपनी माँ से गंग को ढूंढने जाने की जिद करने लगती है। बुढ़िया मालकिन उसे समझाती है, येरिन बेटा, स्काई वैली माउंटेन बहुत खतरनाक लोगों का अड्डा है। तुम्हें यकीन है कि गंग वहाँ मुसीबत में है और तुम अकेले कैसे जा पाओगी? वो जगह बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में 2-3 दिन तुम्हें लग जाएंगे। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। येरिन जवाब देती है, नहीं माँ, मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, वहाँ खतरा हो सकता है, मुझे अकेले जाने दो प्लीज। उनकी सब बातें यमून चाय पीते पीते सुन लेती है। वो येरिन से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्काई वैली माउंटेन ले चलूंगी। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी वहीं चली जाऊँ। तो बताओ, चलोगी क्या तुम मेरे साथ? येरिन खुश होकर हाँ बोल देती है। उधर सोहोंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि कैप्टन हॉक उसके पास ही बैठा है। कैप्टन हॉक ने सोहोंग के जख्मों पर दवा लगा के उन्हें भर दिया होता है। सोहोंग बोलता है, मैं हैबी के किले पर जा रहा हूँ। कैप्टन हॉक उसे बोलता है, अरे भाई सोहोंग, मैंने तुम्हें रिकवर करा, कम से कम एक थैंक यू तो बोलते जाओ। सोहोंग बोलता है, मेरे पीछे मत आना, और चला जाता है। दूसरी तरफ डोगाई भी मेडिटेट करके खुद को रिकवर कर लेता है और वो भी किले की तरफ निकल पड़ता है। उधर मिस ह्यू का पीछा दोनों हैवान कर रहे होते हैं। मिस ह्यू उनसे बहुत तेज भागती है और उन्हें अपने पीछे आने को उकसाती है। फिर एक जगह जाके मिस ह्यू रुक जाती है। दोनों हैवान दो तरफ से उसे घेर लेते हैं, पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, वो मिस ह्यू के ट्रैप में फंस चुके होते हैं और दोनों के पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। दोनों हैवान गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। मिस ह्यू की एक पिक्सल लड़की दूर से दूरबीन की मदद से सब देख रही होती है। वो बाकी लड़कियों को बताती है, मिस ह्यू ने अपने ट्रैप में दोनों को फंसा लिया है। वो सब बहुत खुशी मनाती हैं। उन्हीं के पास गंग और उभोग भी होते हैं। मिस ह्यू ने जो ट्रैप बनाया होता है उसमें गड्ढे के नीचे नुकीली सरिया लगी होती है जिन पर गिरकर मौत निश्चित है, पर वो हैवान अपने चारों तरफ फोर्स फील्ड बनाकर बच जाते हैं। उधर गंग को ड्रैगन चेन कवच उसके पिता की मेमोरी दिखाता है और बताता है उसे डोको ने यानी गंग के मास्टर ने ही मारा था। गंग उसे बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी मेमोरी नहीं है। कवच बोलता है, तुमसे पहले मुझे जिसने भी धारण किया है सबकी मेमोरीज मुझ में हैं। तुम्हारे पिता को जब मारा गया था मैं वही मौजूद था। गंग, तुम्हारे असली दुश्मन वो चारों नहीं बल्कि खुद तुम्हारा मास्टर है। तुम्हें तो उन चारों का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे मास्टर को धोखा दिया। अब तुम फैसला कर लो। हाँ, अब जागने का वक्त आ गया है। जो लोग तुम्हें बचाने में लगे हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले। अब जागो। ट्रैप से बाहर निकलकर दोनों हैवान मिस ह्यू को घेर लेते हैं। थंडर डेविल बोलता है, तुमने क्या सोचा था मिस, कि हमें इस ट्रैप में फंसाने में तुम कामयाब हो जाओगी? ऐसे कितने ही ट्रैप हमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान तोड़े हैं। तभी फिक्सर लड़कियां वहां आ जाती हैं और बिजली की तेजी से मिस ह्यू को लेकर वहां से भाग जाती हैं। दोनों हैवान फिक्सर लड़कियों के पीछे लग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां बेहोश गंग और उबोक की लाश पड़ी होती है। थंडर डेविल हंसते हुए बोलता है,
अरे वाह लड़कियों, तुम लोग तो हमें हमारे शिकार के पास ही ले आए। इतने में गंग की आंखें खुल जाती हैं। वो होश में आ जाता है। गंग सोचता है, ये लड़कियां मुझे क्यों बचा रही हैं? शायद मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी उबोक की लाश पर पड़ जाती है और वो शॉक्ड हो जाता है। दोनों हैवान मिस ह्यू की तरफ बढ़ते हैं। एक हैवान मिस ह्यू से बोलता है, तेरा आखिरी वक्त आ गया है लड़की। और उसका भाला मिस ह्यू का गला काटने ही वाला होता है कि अचानक उसके भाले को गंग आके रोक देता है और एक हाथ उस हैवान पे मारता है। गंग ने उसे इतना भीषण वार मारा होता है कि उसका शरीर उसी वक्त फट के बिखर जाता है। ये देखकर थंडर डेविल की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो इस भयानक दृश्य को देखकर इतना शॉक्ड हो जाता है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई एक ही वार से किसी हैवान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और गंग उसे भी चीर डालता है। और फिर गंग एक नज़र लड़कियों को देखता है, फिर पलटकर बिना कुछ बोले किले की तरफ जाने लगता है। फिक्सर लड़कियां ये सब देखकर बहुत घबराई हुई होती हैं। एक बोलती है, ये इसे क्या हो गया? आज तो मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। उधर हैंसा को अपने काले जादू से पता चल जाता है कि सारे हैवान खत्म हो चुके हैं और गंग किले की तरफ बढ़ रहा है। हैंसा सोचता है, अभी गंग का ओज जागृत नहीं हुआ है, अभी ये हैबी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसे किले तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। हैंसा सो होंग के मास्टर को बुला के बोलता है, मुझे पता है तुम ये सब छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हो। मेरा एक आखिरी काम कर दो, फिर तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद होंगे। गंग जंगल से होके किले की तरफ जा रहा होता है। वो अपनी ही कश्मकश में डूबा होता है। उसे ड्रैगन कवच बार बार यही बोल रहा होता है, हैबी और हैंसा तेरे दुश्मन नहीं हैं। तू कितनी जाने अभी और लेगा उन तक पहुंचने के लिए? क्या तेरी खून की प्यास नहीं बुझेगी? तू भी एक हैवान बन गया है क्या? गंग इसी उधेड़-बुन में आगे बढ़ता चला जा रहा होता है कि अचानक उस पर कोई हमला करता है। वो देखता है कि सो होंग का बूढ़ा मास्टर पूरी स्काई वैली की फौज को लेकर उसे मारने आया हुआ है। बूढ़ा मास्टर सोच रहा होता है, लगता है ये हैंसा इस लड़के को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। उसने मुझे पूरी फौज के साथ ये बोलकर भेज दिया कि इस लड़के को किले तक पहुंचने से रोकना है, उसे उलझाए रखना है। हैंसा समझता है कि ये पूरी फौज मिलकर भी इस अकेले लड़के को मार नहीं पाएंगी, पर मैं हैंसा की ये गलतफहमी दूर करके रहूंगा। किले के अंदर आखिरकार हैबी और हैंसा की मुलाकात होती है। हैबी हैंसा को अपनी शैतानी शक्ति से जकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पता है कि ये तेरा असली शरीर नहीं है, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जहाँ भी तू छुप कर बैठा है। हैंसा बोलता है, अरे भाई शांत हो जा, ये हमारा आपसी मामला है, इसे हम बाद में निपटा लेंगे। अभी हमें उन सेज फॉरेस्ट वालों को देखना है जो किले के नीचे सुरंगों में हैं, और ऊपर से उनके 3 चैंपियंस भी किले के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हैबी गुस्से से बोलता है, ये सब तेरी गति है, तूने हमारी सारी आर्मी को गंग को रोकने के लिए भेज दिया है। हैंसा जवाब देता है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता अगर उन बुड्ढों को तुम तभी मार देते जब वो यहाँ तुमसे डील करने आए थे। खैर जो हुआ सो हुआ, मैं यही स्काई वैली माउंटेन पर हूँ। पहले तुम उन सबको ठिकाने लगाओ, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर हैंसा का साया हैबी के सामने जल के राख हो जाता है। उधर किले के दरवाजे पर तीनों मिस जिन, सो होंग और डोगाई एक दूसरे से मिल जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उन पर स्काई वैली के सिपाही अटैक कर देते हैं। फिर हैबी वहां पर आ जाता है और सिपाहियों को वहां से जाने का आदेश देता है। वो उन तीनों का स्वागत करके कहता है, मैं हूँ ड्रैगन किंग हैबी, मेरे आदमियों को माफ करना, उन्हें नहीं पता था कि तुम कौन हो। अब अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो देर मत करो, और हाँ, ये कोई गेट का मुकाबला नहीं है, तो एक एक करके लड़ने आने की जरूरत नहीं है।
तीनों एक साथ मुझसे लड़ो और दिखाओ मुझे तुम तीनों में कितना दम है। और दूसरी तरफ गंग और स्काई वैली माउंटेन की पूरी फौज आपस में भिड़ने वाले हैं। स्काई वैली माउंटेन की फौज की पहली टुकड़ी जो गंग को मारने आती है, गंग उनमें से एक एक को खत्म कर डालता है। फिर पूरी फौज एक साथ गंग पर अटैक करने लगती है कि तभी गंग के दिमाग में ड्रैगन चेन कवच फिर से आ जाता है। इस बार वो उबोक के रूप में गंग के सामने आता है और कहता है, तेरी खून की प्यास कब बुझेगी गंग, और कितने लोगों को तू अभी मारेगा। तभी उबोक के बच्चे और पत्नी गंग को दिखाई देते हैं। बच्चे उससे बोलते हैं, हमारे पिताजी को तूने ही मारा है। फिर उसे गांव वाले भी दिखाई देते हैं जो आपस में बोल रहे होते हैं, ये लड़का तो वहशीपन में अपने गुरु से भी आगे निकल गया है, ये तो उससे भी बड़ा बेरहम खूनी कातिल है। फिर उबोक अपना हाथ बढ़ा के बोलता है, चलो अब लौट चलो गंग, अगर तुम अभी नहीं रुके तो कभी वापस नहीं लौट पाओगे। पर गंग उबोक की बात नहीं सुनता। जब फौज उस तक पहुंचती है तो वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है। सभी सिपाहियों के चिथड़े उड़ जाते हैं, हर तरफ लाशें बिछ जाती हैं। सोहोंग का मास्टर दूर से ये सब देख रहा होता है। पूरी फौज को एक झटके में खत्म होता देख वो बहुत डर जाता है और खुद से बोलता है, ये हैंसा ने क्या सोच के मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया। इससे पहले कि इस लड़के का ध्यान मुझ पर आए, मैं भागता हूँ यहाँ से, अपनी जान बचाने का वक्त आ गया है। और फिर वो वहां से भाग जाता है। गंग को फिर अपने मास्टर का साया अपने सामने दिखाई देता है। गंग उससे बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैं तुम्हारे रास्ते पर ही तो चल रहा हूँ। जो भी तुम्हारे रास्ते में आया उसे तुम खत्म करके आगे बढ़ते चले गए। तुमने मेरे माता पिता को भी मार डाला। अब मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अब जो मेरे रास्ते में आया वो तो गया। इस दुनिया का यही असूल है, ताकतवर जो कुछ भी करे उसे जायज माना जाता है। इतना बोलकर गंग खांसने लगता है और जोर जोर से सांसें भरने लगता है। फिर अचानक उसे अपनी एक बहुत पुरानी मेमोरी दिखती है, जब उसने पहली बार कुछ गुंडों को जान से मारा था और फिर नदी पर उन्हीं की लाशों के पास बैठकर रो रहा था। तब उसे येरिन मिली थी। येरिन ने उसे देखकर बोला था, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? क्या इन्हें तुमने मारा है? मुझे नहीं पता तुम इस सब में कैसे फंसे, पर अगर अभी इससे बाहर नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाओगे। फिर गंग को येरिन का मासूम चेहरा दिखाई देता है। वो उसे कुछ बोल रही होती है, पर गंग कुछ समझ नहीं पाता। तभी अचानक हर तरफ अंधेरा छा जाता है और ड्रैगन कवच आकर उसे बोलता है, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। उधर ड्रैगन किंग हैबी तीनों चैंपियंस के साथ लड़ रहा होता है। मिस जिन, सोहोंग और डोगाई तीनों पर वो बहुत भारी पड़ रहा होता है। डोगाई और सोहोंग एक कोने में घायल पड़े होते हैं और मिस जिन हैबी से लड़ रही होती है। फिर मिस जिन को हैबी अपने वार से दूर गिरा देता है। पीछे से सोहोंग हैबी पर अटैक करता है, उसे भी हैबी दूर फेंक के मारता है। फिर डोगाई अपने भाले से हैबी को मारता है, पर हैबी डोगाई की ठोड़ी पर एक करारा हाथ मारता है और डोगाई भी दूर जाकर गिरता है। हैबी उन तीनों से बोलता है, तुम तीनों ने अपने अपने गेट को तो पार कर लिया था, तो मैंने सोचा कि तुम तीनों में बहुत दम होगा, पर तुम तीनों भी बेकार ही निकले। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरी इस दया को गेटवे पार करने का इनाम समझ लेना। पर वो तीनों फिर से खड़े हो जाते हैं। इस बार तीनों एक साथ हैबी पर अटैक करते हैं। पहले मिस जिन अपने लबादे में हैबी को पूरी तरह से ढक के जकड़ लेती है। फिर सोहोंग और डोगाई हैबी के शरीर में न जाने कितनी बार तलवार और भाले घुसा देते हैं। फिर एक धमाके से हैबी आजाद हो जाता है और तीनों पीछे जाके गिरते हैं। हैबी के शरीर में जो सोहोंग की तलवार और डोगाई के भाले ने छेद किए थे,
वो भी पल भर में भर जाते हैं। हैबी उनसे बोलता है, ये अच्छी ट्रिक थी तुम्हारी, पर अब तुम लोगों ने अपनी जान बचाने का मौका खो दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हैबी तीनों पर एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा अटैक करता है और तीनों लहूलुहान होकर बेहोश हो जाते हैं। इतने में गंग भी वहां पहुंच जाता है। हैबी जब गंग को देखता है तो वो अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए तीनों के लहूलुहान बेहोश शरीर को गंग के सामने हवा में लटका देता है। गंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। हैबी गंग से बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी लड़के कि तू मेरी इतनी मार खाने के बाद वापस आ जाएगा। मुझे तेरी बहादुरी देखकर बहुत खुशी हुई, पर अब तू मुझसे बचकर वापस नहीं जा पाएगा। गंग जवाब देता है, तू चिंता मत कर, जब तक मैं तुझे और हैंसा को खत्म ना कर दूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और फिर गंग और हैबी का युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, ड्रैगन कवच शुरू से ही हंसा के कंट्रोल में था। हंसा नहीं चाहता था कि गंग का कभी हैबी से मुकाबला हो, इसलिए शुरू से ही कवच गंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर अब हंसा को कवच पर बहुत गुस्सा आता है। वो टेलीपैथी की टेक्निक से कवच को डांटते हुए बोलता है, अबे घटिया कवच, तुझसे इस लड़के को रोका नहीं गया। अभी इसका ओज जागृत नहीं हुआ है। अगर अब हैबी ने इसे मार डाला तो तुझे मैं नहीं बख्शूंगा। तुझे कभी गुलामी की बेड़ियों से आजादी नहीं मिलेगी, समझ ली ये बात। कवच हैंसा को जवाब देता है, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा तुमने मुझे कहा था। अब इस लड़के पर कुछ असर ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? हैबी और गंग की लड़ाई कितनी देर तक चली ये कहना तो मुश्किल है, पर अंत में गंग हैबी का सर धड़ से अलग कर देता है। हैबी का बेजान धड़ गंग के आगे पड़ा होता है। इतने में मिस जिन, सोहोंग और डोगाई को भी होश आ जाता है। डोगाई ये देखकर हैरान हो जाता है कि गंग ने ड्रैगन किंग को अकेले ही हरा दिया। मिस जिन गंग को देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी हैबी के बेजान शरीर में हरकत होती है और हैबी का शरीर फिर से पूरी तरह रिकवर हो जाता है। वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप में फिर से खड़ा हो जाता है और गंग से कहता है, मैंने पहले इस शैतानी ताकत को रोक के रखा था। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतना शक्तिशाली बना देगी। गंग उसे देखकर सोचता है, ये कमीना 2 बार मर के जिंदा हो चुका है, इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है क्या? तभी हैबी गंग के शरीर को हवा में उठा लेता है और उसके हाथ पैर मरोड़ देता है। गंग की चीख निकलने लगती है। फिर हैबी गंग की गर्दन को पकड़ के बोलता है, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल दे लड़के। पर गंग कुछ नहीं बोलता। हैबी फिर गंग से कहता है, अच्छा कोई आखिरी इच्छा नहीं है तो चल अब तेरा काम खत्म कर देता हूँ। और हैबी गंग की गर्दन को घुमाकर तोड़ने ही वाला होता है। तभी हैंसा उसके दिमाग में आकर उसे बोलता है, अरे भाई रुक जाओ, इस शैतानी ताकत का इस्तेमाल मत करो, इसे तुम काबू में नहीं कर पाओगे और ये तुम्हें खा जाएगी। हैबी उसे बोलता है, तू थोड़ी देर रुक जा कमीने, मैं इस लड़के का सर तेरे लिए गिफ्ट में लाऊंगा, फिर तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। और तभी सोहोंग आकर हैबी ने जिस हाथ से गंग को पकड़ा होता है उस पर अपनी तलवार चला देता है। गंग हैबी की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। हैबी के हाथ को तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि सोहोंग की तलवार टूट जाती है। फिर सोहोंग, मिस जिन और डोगाई तीनों एक साथ हैबी पर हमला कर देते हैं। हैबी सोहोंग का एक हाथ और डोगाई की एक टांग को उखाड़ देता है। मिस जिन को भी हैबी बहुत तड़पाता है और वो मिस जिन को मारने ही वाला होता है कि तभी उस पर हैंसा की फौज अटैक कर देती है। हैबी को बहुत गुस्सा आता है। हैंसा ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा ही दिया। वो मिस जिन को छोड़कर हैंसा के सिपाहियों को मारने में लग जाता है।
इधर बेहोशी में गंग ड्रैगन कवच से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इसे मारने में मदद करोगे ड्रैगन चेन कवच? कवच उसे कहता है, हम दोनों मिलकर भी इसे मार नहीं सकते गंग। हैंसा ने इसके अंदर जो शैतानी नगीना डाला है वो इसे मरने नहीं देगा, पर हाँ, इसको खत्म करने का एक तरीका है। गंग ड्रैगन कवच से बोलता है, बताओ बताओ मुझे क्या तरीका है वो? कवच उसे बताता है, सुनो गंग, जो शैतानी नगीना हैबी के अंदर है उसे हैंसा ने अपने काले जादू से बनाया है, और ये नगीना सिर्फ एक कॉपी है असली स्टोन ऑफ द लाइफ की। असली स्टोन ऑफ द लाइफ को हैंसा ने मेरे अंदर छुपा कर रखा था, और जब तुमने मुझे धारण किया तब मैंने वो तुम्हारे शरीर में डाल दिया। अगर उस स्टोन ऑफ द लाइफ की ओज को तुम जागृत कर पाते हो तो तुम हैबी से भी शक्तिशाली हो जाओगे, और शायद तब तुम उसे मार पाओगे। ये सुनते ही गंग अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसके अंदर का स्टोन ऑफ द लाइफ जाग जाता है। गंग को पहले बहुत दर्द होता है, उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगती है। वो कुछ पल बहुत तड़पता है, पर फिर उसके टूटे हुए हाथ पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और उसके जख्म भी भर जाते हैं, और गंग के अंदर का ओज जाग जाता है। उधर हैंसा को पता चल जाता है कि गंग के अंदर का ओज जागृत हो गया है। वो बहुत खुश होता है, और फिर गंग वापस उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हैबी जब गंग को खड़ा देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। उसे झटका लगता है। वो खुद से बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? फिर हैबी गंग की खोपड़ी अपने हाथ में जकड़ लेता है और उसे मसलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। गंग उसे बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे अब मैं आसानी से हरा दूंगा। और ये कहकर गंग हैबी को एक हाथ मारकर दूर गिरा देता है। हैबी शॉक्ड हो जाता है कि इस लड़के को अचानक ही क्या हो गया। फिर वो देखता है कि गंग के शरीर से नीली ऊर्जा निकल रही है। वो समझ जाता है ये सब हैंसा का किया धरा है। वो खुद से कहता है, हैंसा ने मुझे झूठ बोला कि उसने स्टोन ऑफ द लाइफ को शैतानी नगीने में बदल दिया है। स्टोन ऑफ द लाइफ की ताकत अब इस लड़के के अंदर है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हैंसा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि ये लड़का ओज की ताकत को समझ पाए, मुझे इस लड़के को खत्म करना होगा। फिर वो गंग पर अटैक कर देता है। गंग उस पर डार्क व्हील स्ट्राइक मारता है और हैबी का शरीर फट के पीछे दीवार पर चिपक जाता है। तब गंग को वो लाल रंग का शैतानी नगीना दिखाई देता है। गंग अपने एक ही मुक्के से उसे तोड़ डालता है। शैतानी नगीने के टूटते ही हैबी फिर से एक नया रूप धारण कर लेता है। अब वो एक बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है। उसे देखकर गंग सोचता है, अच्छा, तो अगर मेरे अंदर का स्टोन ऑफ द लाइफ टूट गया तो क्या मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा? फिर वो हवा में बहुत ऊपर उछलकर उस मॉन्स्टर बने हैबी को 9 व्हील टर्मिनेशन स्ट्राइक मारता है, जिससे मॉन्स्टर हैबी के चिथड़े उड़ जाते हैं और जमीन भी फट जाती है। गंग नीचे की सुरंगों में आकर गिरता है। सोहोंग, मिसजिन और डुगाई भी गंग से थोड़ी दूर नीचे आकर गिरते हैं। उधर योंगबी, गुहोई और इल्गक तीनों सुरंगों में फंस जाते हैं। उन्होंने डीमन किंग को तो हरा दिया होता है, पर वो सुरंगों के रास्ते भटक जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे होते। योंगबी बोलता है, हमें हैबी और हंसा को मारने के लिए पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी गंग के धमाके से सुरंग ढह जाती है और वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। योंगबी जहाँ होता है वहाँ उसे शैतानी ओज का एहसास होता है और वो देखता है कि उसके सामने जो मलबा पड़ा है उसमें कुछ लाल लाल चमक रहा है। इल्गक को घायल बेहोश पड़े सोहोंग, मिसजिन और डोगाई मिलते हैं। उनकी बुरी हालत देखकर इल्गक को हैरानी होती है। फिर वो उनका इलाज करने में लग जाता है। उधर गुहोई योंगबी और इल्गक को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है जहां गंग होता है। गंग के दिमाग में ड्रैगन कवच ये भ्रम डालता है
कि उसके पिताजी को मास्टर ने योंगबी और गुहोई के कहने पर मारा था। गंग कवच के बहकावे में आ जाता है और गुहोई पर अटैक कर देता है। इल्गक और गुहोई को ढूंढते ढूंढते योंगबी वहां पहुंच जाता है जहां हैबी होता है। हैबी एक 10 हाथों वाला मॉन्स्टर बन जाता है। उसे देखकर योंगबी समझ जाता है कि ये हैबी है और इसका ये हाल शैतानी नगीने ने किया है। जब मॉन्स्टर हैबी योंगबी पर अटैक करता है, योंगबी काउंटर अटैक करता है। योंगबी के एक ही वार से हैबी के चिथड़े उड़ जाते हैं। उधर गंग को गुस्से में देखकर गुहोई समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो गंग से निकलती स्टोन ऑफ लाइफ की नीली ऊर्जा को भी महसूस करता है। गंग गुहोई से बोलता है, तो तू है मेरा असली दुश्मन। मेरे पिताजी को तूने और तेरे दोस्त योंगबी ने मरवाया था ना। आज मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा दूंगा। गुहोई सोचता है, इस लड़के की मेमोरीज के साथ जरूर हैंसा ने कुछ खिलवाड़ किया है। सबसे पहले तो मुझे इसके शरीर से हैंसा के स्टोन ऑफ लाइफ को अलग करना पड़ेगा, वरना कहीं ये पूरी तरह से हैंसा के हाथों की कठपुतली ना बन जाए। ये काफी मुश्किल काम होगा। गंग अब उस स्टोन की वजह से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। फिर गंग गुहोई पर अपने भयानक अटैक्स की बारिश कर देता है। गुहोई भी अपने आप को डिफेंड करता है। उधर योंगबी के सामने हैबी के अवशेष फिर से अपने आप को रिकवर करके उसी रूप में आ जाते हैं। योंगबी सोचता है, मुझे हैबी को खत्म करने के लिए इसके अंदर के शैतानी नगीने को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये कभी नहीं मरेगा। और फिर योंगबी अपने डंडे से बहुत ही खतरनाक वार हैबी पर करता है, जिससे हैबी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। योंगबी उस शैतानी नगीने को नष्ट करने लगता है तो देखता है ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। ये किसने किया होगा, वो ये सोचता है। पर उसके वार के धमाके से उसी के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो नीचे जाकर गिरता है, जहां इल्गक तीनों चैंपियंस का इलाज कर रहा होता है। मिस जिन तो इल्गक के इलाज से होश में आ जाती है, पर सो होंग और डोगाई जिंदगी और मौत के बीच फंसे होते हैं। योंगबी को देखकर मिस जिन बहुत खुश होती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे उनका ये हाल हैबी ने किया, और होश खोने से पहले उसने देखा था कि गंग हैबी से लड़ रहा है। अब गंग और हैबी कहाँ है वो ये नहीं जानती। योंगबी मिस जिन को बोलता है, बेटा गंग का तो मुझे नहीं पता, पर हैबी को मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब मैं समझा, उसके शैतानी नगीने को गंग ने ही तोड़ा होगा, पर गंग है कहाँ? गंग की गुहोई से भयंकर लड़ाई चल रही होती है। कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। टक्कर एकदम बराबर की चल रही होती है। गंग अब पूरी तरह से हैंसा के कंट्रोल में आ चुका होता है। हैंसा उसके दिमाग में गुहोई को खत्म करने के लिए उकसाए जा रहा होता है। स्काई वैली के ऊपर हवा के बवंडर में उड़ते हुए जेड एम्प्रेस यीमून और येरीन वहां पहुंच जाते हैं। हैंसा को उनके आने का पता चल जाता है। वो जेड एम्प्रेस को देखकर बोलता है, चलो अच्छा हुआ ये बुढ़ी भी यहाँ आ गई, इसे भी आज बाकियों के साथ खत्म कर दूंगा। पर तभी हैंसा का ध्यान येरीन पर जाता है और वो बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो सारा काम बिगाड़ देगी। सबसे पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। येरीन और यीमून गड्ढे में नीचे उतर के सुरंगों के अंदर आ जाते हैं। येरीन यीमून को बोलती है, गंग यहीं आसपास है, मुझे उसे ढूंढना होगा। उधर योंगबी धमाकों की आवाज सुनकर सुरंगों में और नीचे उतर जाता है। सुरंगों की दीवार पर लड़ाई के निशान देखकर वो बोलता है, अरे ये तो गुहोई की 7 स्टेप फीस्ट का काम है, पर वो लड़ किससे रहा है? गंग को ढूंढते ढूंढते येरीन आखिर उसके पास पहुंच ही जाती है, जहां वो गुहोई से लड़ रहा होता है, और वो गंग को पुकारती है, गंग! येरीन को देखते ही गंग रुक जाता है और फिर अपना सर पकड़ लेता है। येरीन गंग को देखकर बोलती है, कौन हो तुम? गंग के दिमाग से बाहर निकलो। उसके ये कहते ही हैंसा का कंट्रोल गंग पर से हट जाता है
हैंसा चिल्लाता है, सुनो ड्रैगन कवच, गंग को इस लड़की से बहुत दूर ले जाओ। फिर ड्रैगन कवच गंग के शरीर पर लिपट जाता है और भागने लगता है, पर जेड एम्प्रेस यीमून अपने बनाए हुए बवंडर की मदद से कवच को गंग के शरीर से अलग कर देती है और दूर फेंक देती है। वो कवच से बोलती है, अरे वाह ड्रैगन कवच, तू बड़े दिनों बाद दिखा, पर तू भाग कहाँ रहा है? रुक जरा। येरिन गंग के पास आती है। वो सर पकड़कर खड़ा होता है। येरिन उसे शांत कर कर उसकी मेमोरीज वापस ले आती है और उसके दिमाग में उसे पुरानी यादों के दृश्य दिखाती है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। वो गंग से कहती है, तुम्हें ये जगह याद है गंग, जहाँ हम पहली बार मिले थे? मतलब दूसरी बार। मैं तुमसे पहले एक बार होटल में मिल चुकी थी। तब तुम रो रहे थे क्योंकि तुमने उन गुंडों को जान से मार दिया था। गंग चुपचाप येरिन की बात सुनता है। येरिन आगे उसे बोलती है, तुम्हारी यादों को हैंसा ने मिटा दिया है और नकली यादें भर दी हैं। मुझे मेरी माँ की आत्मा ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे मास्टर ने नहीं, बल्कि उनके चारों दुश्मनों ने मारा था। तुम्हारे पिता तुम्हारे मास्टर के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जब उन चारों ने तुम्हारे पिता को मारा, तब से तुम्हारे मास्टर और उन चारों के बीच में दरार आ गई। सुनो गंग, सेज फॉरेस्ट के बुजुर्गों का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। हैंसा ने तुम्हारे हाथों उन्हें मरवाने के लिए तुम्हारे दिमाग में बेकार की बातें भर दी हैं। मैंने तुम्हारे हेयरबैंड में अपना टोटका डाला था। जब हैंसा ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किया, वो जल गया और मुझे पता चल गया कि तुम मुसीबत में हो और मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। येरिन की बातें सुनकर गंग शांत हो जाता है और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। उधर गुहोई के पीछे की एक सुरंग से डीमन किंग निकलकर बाहर आ जाता है और गुहोई से बोलता है, तुमने सोचा था कि तुमने मुझे खत्म कर दिया है? मैंने इतने साल तुम दोनों से अपनी हार का बदला लेने का इंतजार किया है और अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ा लिया है। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और फिर अचानक से गुहोई अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लगता है। डीमन किंग हंसता है और बोलता है, मैंने पूरे स्काई वैली की रेजोनेंस को बढ़ा दिया है। मुझे और मेरे आदमियों को छोड़कर अब स्काई वैली माउंटेन पर जो कोई भी है, उसे अपने ऊपर 100 टन का भार महसूस होगा। अब देखते हैं तुम मेरे आदमियों से कैसे लड़ते हो। फिर उसके पीछे से 2 आदमी निकलकर आते हैं और गुहोई पर अटैक कर देते हैं। स्काई वैली की सुरंगों में गंग, येरिन, यीमून, इल्गक, बेहोश सोहंग और डुगाई सब साथ में होते हैं। जब उन पर दबाव पड़ने लगता है तो यीमून एक एंटी रेजोनेंस बैरियर बना लेती है, जिसके अंदर उन सबको दबाव लगना बंद हो जाता है। गंग, सोहंग और डुगाई की हालत देखकर मिस जिन से पूछता है, इनका ये हाल कैसे हुआ मिस जिन? मिस जिन उसे बताती है, गंग, जब तुम हैबी से लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे तो तुम्हें बचाने के लिए ये दोनों हैबी से टकरा गए और उसी ने इनका ये हाल किया है। ये सब सुनने के बाद गंग ड्रैगन चेन कवच को अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं चाहूँ तो उसके लिए तुम्हारे अस्तित्व को एक पल में मिटा दूं, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे दोस्तों को ठीक कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ड्रैगन कवच गंग की बात मानकर डुगाई और सोहंग के अंग को जोड़ देता है और वो उनके घाव भी भर देता है। वहां से कुछ दूर गुहोई डीमन किंग के आदमियों को अपने एक ही वार में धूल चटा देता है। फिर डीमन किंग और गुहोई की लड़ाई शुरू हो जाती है। गुहोई ऐसे लड़ रहा होता है जैसे उस पर रेजोनेंस के दबाव का कोई असर ही ना हो। वो डीमन किंग को बहुत मारता है, पर डीमन किंग भी बहुत ताकतवर होता है। इतनी पिटाई खाने के बाद भी उससे कुछ असर नहीं होता। इतने में योंगबी भी वहां आ जाता है। डीमन किंग उन्हें बोलता है, तुम्हें और भी किसी को बुलाना है तो बुला लो, मैं तुम सबको देख लूंगा। योंगबी बोलता है,
तेरे जैसे चूहे के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। योंगबी भी डीमन किंग को बहुत पीटता है। योंगबी पर भी रेजोनेंस के दबाव का कोई असर नहीं होता, पर डीमन किंग दोनों के हाथों पिटने के बाद भी एकदम सही सलामत होता है। डीमन किंग को ये समझ नहीं आ रहा होता कि गुहोई और योंगबी इतने ज़्यादा रेजोनेंस के दबाव में भी इतनी तेज़ी से कैसे मूव कर पा रहे हैं। वो बहुत हैरान होता है। योंगबी डीमन किंग को बोलता है, डीमन किंग, तुझे ये समझ नहीं आ रहा ना कि तेरे दबाव का असर हमें क्यों नहीं हो रहा? तो सुन, तूने जितना दबाव ऊपर से डाला है उतना ही दबाव हमने अपने शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा से बना लिया है। वो तेरे दबाव को कैंसिल कर रहा है। तू समझा या नहीं समझा? डीमन किंग फिर जोश में आके एक चमकीली तलवार निकाल लेता है, जिसे देखकर दोनों को थोड़ा आश्चर्य होता है। डीमन किंग बोलता है, लगता है तुम इस फॉर्मलेस वाटरफॉल स्वॉर्ड को पहचान गए हो। तो समझ लो तुम दोनों बुढ़े, अब मैं तुम्हारा इससे क्या हाल करूंगा। इधर गंग हैंसा की खुफिया मान का पता लगा लेता है और वो हैंसा के सामने पहुंच जाता है। हैंसा अपने थ्रोन पर बैठा होता है। गंग उसके ऊपर एक धमाका करता है जिससे सिंहासन चकनाचूर हो जाता है, पर हैंसा वहां से अचानक गायब हो जाता है। गंग को फिर हैंसा की आवाज आती है, आओ गंग आओ, तुम्हें किस बात का इंतजार है, अंदर आओ। गंग दीवार में बने एक छेद से अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही उसके पीछे की दीवार गायब हो जाती है और गंग खुद को एक खुले मैदान में पाता है। गंग समझ जाता है कि वो हैंसा के ब्रह्मजाल में है। तभी सो होंग उस पर पीछे से अटैक करता है। गंग उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। फिर उबोक आकर उस पर अटैक करता है, उसे भी गंग मार देता है। ये दोनों हैंसा के छलावे होते हैं। फिर हैंसा गंग पर बहुत सारे गंग के जान पहचान के लोगों से अटैक करवाता है, पर गंग उनमें से एक को ही मारता है और बाकी सब गायब हो जाते हैं। गंग ने जिसको अपना निशाना बनाया होता है वो हैंसा ही होता है। हैंसा गंग से बोलता है, शाबाश गंग, तूने मेरे छलावे के बीच में ही मुझे पहचान लिया। शायद तेरी मदद वो लड़की कर रही है, पर सुन, तेरी ओज की ताकत मेरे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने स्टोन ऑफ द लाइफ तेरे अंदर डाला है। उस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। अब तेरे पास जिंदा रहने का एक ही रास्ता है, मुझसे हाथ मिला ले, मैं तेरी शक्तियों को 1000 गुना बढ़ा दूंगा। तू सबसे बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा, डीमन किंग से भी ज्यादा। बोल, क्या कहता है, हाथ मिलाएगा मुझसे? गंग उसे जवाब देता है, तुझसे हाथ मिलाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। हैंसा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गंग को उठा उठा के पटकता है, उसे बहुत मारता है और खूनम खून कर देता है। गंग हैंसा के ब्रह्मजाल में पूरी तरह से फंस जाता है। हैंसा गंग की जान लेने ही वाला होता है कि अचानक गंग को येरिन दिखाई देती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है, सुनो गंग, ये सब हैंसा का माया जाल है, तुम्हें इसे तोड़ना ही होगा। फिर गंग में मानो नई जान आ जाती है। वो हैंसा के ब्रह्मजाल को एक ही वार में तोड़ देता है। गंग देखता है कि वो हैंसा के थ्रोन पर बैठा है और हैंसा उसका गला दबा रहा है। अब वो रियलिटी में होता है और गंग अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके एक जोरदार पाम स्ट्राइक हैंसा को मारता है। हैंसा दूर जाकर गिरता है। उसके एक ही वार से हैंसा का काम तमाम हो जाता है। हैंसा जमीन पर अधमरा पड़े पड़े सोचता है, इस लड़के ने मेरे ब्रह्मजाल को कैसे तोड़ दिया। अपने दूसरे ही वार से गंग हैंसा को चट्टानों के नीचे दबा देता है और हैंसा का बचा खुचा दम भी निकल जाता है। हैंसा को मरा हुआ छोड़कर गंग वहां से बाहर निकलकर उस जगह पहुंच जाता है जहां गुहोई और योंगबी डीमन किंग से लड़ रहे होते हैं। गंग को देखकर योंगबी बोलता है, अरे गंग, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। गुहोई बोलता है, ओए लड़के, मैं पहले डीमन किंग को मारूंगा, फिर तुमसे लड़ूंगा। योंगबी को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, क्या? कौन किससे लड़ेगा? फिर गंग बोलता है, दादाजी, मुझे माफ करना,
मुझे गलतफहमी हो गई थी और ये सब हैंसा का किया धरा था, पर मैंने उसे खत्म कर दिया है। हैंसा की मौत की खबर सुनकर डीमन किंग बोलता है, अच्छा तो तू है वो लड़का जिसे हैंसा ने चुना था रूह की दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए। हैंसा का ये अरमान अब मैं पूरा करूंगा। पहले मैं इन दोनों बुड्ढों को ठिकाने लगा दूं। और हाँ, एक और बात तुझे मैं बता देता हूँ, तेरे मास्टर हेवनली डिस्ट्रॉयर को खत्म करने के लिए मैंने ही हैंसा को बोला था। योंगबी गंग से बोलता है, गंग इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो, इसे हम देखते हैं। फिर योंगबी और गुहोई डीमन किंग से लड़ने लगते हैं, पर डीमन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। डीमन किंग गुहोई को घायल कर देता है और योंगबी भी लड़ते लड़ते बहुत थक जाता है। फिर गंगायांग अपने ओज की पूरी ताकत लगा के डीमन किंग पर ऐसा वार करता है कि पूरा स्काई वैली माउंटेन ही टूट के गिर जाता है और डीमन किंग का अंत हो जाता है। स्काई वैली माउंटेन के डिस्ट्रॉय होने पर वहां पर यीमून, इल्गक और येरिन भी आ जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गंग घायल गुहोई, योंगबी और बाकी सबके साथ वहां से निकलकर किले के बाहर जंगल में व्हाइट हाउस स्क्वाड के कैंप में आ जाता है। रात होने पर गंग कैंप से निकलता है। योंगबी ये सब देख रहा होता है, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दोनों फिर मिलते हैं और गंग योंगबी को एक पेड़ के नीचे ले आता है। वहां पर उबोक की लाश को वो दोनों जमीन से निकालते हैं। योंगबी गंग से पूछता है, हम कर क्या रहे हैं? गंग कुछ नहीं बोलता। गंग उबोक का हाथ अपने हाथ में लेता है और अपना ध्यान केंद्रित करके अपने अंदर का स्टोन ऑफ द लाइफ उबोक के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उबोक फिर से जी उठता है। रिकवर होने के कुछ दिन बाद गंग, येरिन और उबोक साथ में येलो ड्रैगन माउंटेन वापस आ जाते हैं। उबोक अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है। येरिन और गंग पुल पर खड़े होकर उबोक के परिवार को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी गंग को महसूस होता है कि पुल की दूसरी तरफ कोई है। वो फिक्सर लड़कियां और मिस ह्यू होती है। वो सभी उबोक को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो रही होती हैं। गंग समझ जाता है कि ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने स्काई वैली में उसकी जान बचाई थी। एक फिक्सर लड़की बोलती है, ये मोटा तो हमारी तरफ ही देख रहा है, चलो निकलते हैं यहाँ से। दूसरी फिक्सर बोलती है, ये कर क्या रहा है? गंग झुककर उन्हें थैंक्स बोल रहा होता है। मिस ह्यू उसे देखकर बोलती है, लगता है इसका कुछ जमीन पर गिर गया है, ये उसे ही ढूंढ रहा है। चलो अब चले यहाँ से, मोटे को उसकी गर्लफ्रेंड के पास ही रहने दो। येरिन गंग को ऐसा करते देखकर उसे बोलती है, गंग ये तुम किसे झुककर थैंक्स कर रहे हो? पर गंग कुछ नहीं बोलता और दोनों फिर वापस होटल लौट जाते हैं। उधर सोहोंग भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। वो व्हाइट हाउस स्क्वाड के अड्डे पर आराम कर रहा होता है। बाहर गुहोई, योंगबी और यीमून मिस जिन से अलविदा कहकर सेज फॉरेस्ट वापस लौट रहे होते हैं। डोगाई भी ठीक होकर अपने पंजिंग सेट पहुंच जाता है और अपनी बहन और बाकी साथियों से मिलता है। फिर 1 साल बीत जाता है। इस बीच डोगाई ने अपने धोखेबाज चाचा को पकड़ के जेल में डाल दिया होता है और सोहोंग भी अपने बूढ़े मास्टर को ढूंढकर उसे मार चुका होता है। एक दिन सुबह गंग डिलीवरी करके जब होटल वापस लौटता है तो वो देखता है कि होटल की बुढ़िया मालकिन फिर से मेकअप करके सुंदर बनी बैठी है और शिकार पर निकल रही होती है। गंग उसे देखकर बोलता है, अरे सासू माँ, आप आज सुबह सुबह ही शिकार पर जा रही हो? ये सुनकर बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ऐसा देखकर गंग अपनी बात पलटकर बोलता है, अच्छा बड़ी बहन, सुबह सुबह सैर पर जा रही हो, बहुत अच्छी बात है। फिर बुढ़िया मालकिन उसे जवाब देती है, सुनो मोटे, तुमसे बात करने का मेरा भी कोई मूड नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बुढ़िया मालकिन के जाने के बाद गंग अंदर आता है तो देखता है येरिन ने डम्पलिंग्स के बहुत सारे डब्बे तैयार कर रखे हैं। वो गंग से बोलती है, जाओ गंग,
ये ऑर्डर डिलीवर करके आओ। गंग डब्बे लेकर निकल जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर बोलता है, यहीं पे ऑर्डर डिलीवर करने को बोला था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, बीविचिंग फ्लावर्स की लड़कियों, कहाँ हो तुम सब? मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आया हूँ। ये सुनते ही सारी लड़कियाँ गंग के पास पेड़ों से निकलकर आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, हम छुपने में बहुत माहिर हो गए हैं, अब तो गंग को भी हमारा पता नहीं चल पाता। गंग उन्हें डम्पलिंग्स के डब्बे देते हुए बोलता है, हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट है तुम सब में। मिस ह्यू गंग से बोलती है, गंग, तुम चाहो तो हमारे साथ खा सकते हो, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है। ये सुनकर गंग खुशी से उछल पड़ता है और मिस ह्यू से बोलता है, वाह, सच में मेरे लिए, आई लव यू सो मच। गंग की ऐसी बात सुनकर मिस ह्यू चकरा जाती है। उसकी सहेलियां उसे संभाल लेती हैं और गंग को डांटते हुए बोलती है, ओए मोटे, हमारी मिस्ट्रेस से फ्लर्ट करना बंद करो। भूलो मत, तुम अब एक शादीशुदा मर्द हो। वैसे भी हमारी मिस ह्यू का दिल थोड़ा कमजोर है। अब खाओ और निकलो यहाँ से। उनकी बात सुनकर गंग घबरा जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी मिस्ट्रेस। उधर बाकेमा घाटी में मिस जिन को उसका सिपाही आके बोलता है, मैम, कल रात को हमारे यहाँ सोओंग आया है। उसके रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में कर दिया है, पर वो हमारी क्लैन में शामिल होने से मना कर रहा है। क्या उसे निकाल दूं? मिस जिन उसे कहती है, उसे छोड़ दो, वो जो चाहता है उसे करने दो। इतने टाइम बाद वो वापस हमारे पास आ गया है, कुछ बात तो होगी। और बताओ क्या खबर है? सिपाही बोलता है, मैम, एक और गेस्ट आपसे मिलने आया है। सिपाही अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही डोगाई अंदर आके मिस जिन को बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जिन, तुमने बाकेमा वैली को फिर से ठीक कर लिया। मिस जिन उसे बोलती है, क्या तुम इतनी दूर मुझे सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आए हो? डोगाई अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वो बात ऐसी थी कि हाँ, मुझे कहना था कि हाँ, मैंने अपने पंजिंग सेक के अड्डे पर एक बहुत ही सुंदर बंगला बनवाया है और रात को जब चांद निकलता है तो वो जगह बहुत सुंदर लगती है। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ। मिस जिन उसकी बात को काटकर बोलती है, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनकर डोगाई का मुंह लटक जाता है। इतने में गंग भी वहाँ ऑर्डर लेकर आ जाता है। वो मिस जिन को गुस्सा होकर बोलता है, मिस जिन, तुम डिलीवरी बाहर से नहीं ले सकती क्या? हमेशा मुझे अड्डे के अंदर आके डिलीवरी करनी पड़ती है। मिस जिन उसे बोलती है, तुम्हें एक्स्ट्रा डिलीवरी फीस मिल जाएगी गंग। तभी गंग की नजर डोगाई पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या बात है डोगाई, तुम तो बहुत बड़े क्लैन के लीडर बन गए हो अब। बहुत अच्छा हुआ, कभी आना हमारे होटल में। सासू माँ और येरिन तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। डोगाई बोलता है, हाँ भाई गंग, मैं जरूर आऊंगा। फिर मिस जिन बोलती है, सोहोंग भी यही है, तुम लोग चाहो तो उससे मिल सकते हो। गंग तुरंत सोहोंग से मिलने चला जाता है। इधर उदास डोगाई भी मुड़कर जा रहा होता है कि मिस जिन उसे बोलती है, डोगाई सुनो, क्या तुम गंग से मुकाबला करके उसे हरा सकते हो? मेरे हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और मुझे स्ट्रॉन्ग मैन बहुत पसंद हैं। अगर तुम उसे हरा दो तो मेरी जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए है वो शायद बदल जाए। डोगाई हंसते हुए मिस जिन को बोलता है, माफ करना मिस जिन, पर मैं आपका दिल जीतने के लिए मार्शल आर्ट्स का सहारा नहीं लेना चाहता और गंग तो मेरा दोस्त है, उसे हराना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी मिस जिन बोलती है, अच्छा बताओ कहाँ है तुम्हारा बंगला? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है, पर उससे ज्यादा अक्लमंद पसंद है और तुम बहुत अक्लमंद निकले। डोगाई बहुत खुश हो जाता है। उधर गंग सोहोंग से मिलता है। वो सोहोंग को कहता है, सोहोंग भाई, अब तुझे कोई काम वाम तो है नहीं, तो क्यों ना तू मेरे होटल में नौकरी कर ले?
सोहांग उससे पूछता है, ठीक है गंग, पर तुम पैसे कितने दोगे भाई? गंग हैरान होकर बोलता है, पैसे? कैसे पैसे? मैं तुझे खाना दूंगा, रहने को जगह दूंगा और जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में तुझे बहुत ज्ञान भी दूंगा। और तुझे क्या चाहिए? ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। तभी कमरे का दरवाजा टूट जाता है और गंग भागते हुए बाहर निकलता है और चिल्लाकर कहता है, चलो सोहांग, अब तुम्हारे इंटरव्यू पे मिलते हैं, टाटा। फिर जब शाम को होटल का काम खत्म हो जाता है, येरिन गंग को बोलती है, चलो गंग, अब चलकर अपनी बेटी को उबोक भाई के घर से ले आते हैं। दोनों फिर उबोक के घर जाते हैं। उबोक ने अब सेल्स की दुनिया में अपना पैर जमा लिया होता है और थोड़ा पैसे वाला भी बन जाता है। सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं। फिर गंग और येरिन अपनी बेटी को उनसे लेकर लौटने लगते हैं। रास्ते में वहीं पास में जंगल से होकर दो गांव वाले गुजर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं। एक बोलता है, तुम्हें पता है भाई, मैंने सुना है हमारे येलो ड्रैगन वैली माउंटेन पर एक ड्रैगन रहता है जो इतना ताकतवर है कि एक झटके से पहाड़ को तोड़ सकता है और नदियों को मोड़ सकता है। दूसरा बोलता है, हाँ भाई, मुझे पता है, पर अभी क्योंकि शांति का दौर चल रहा है तो वो एक लंबी नींद में सो रहा है। पर लोगों का कहना है अगर फिर से लड़ाई हुई तो वो जाग उठेगा। फिर उसका साथी कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे कभी कभी लगता है वो यहीं आसपास है और छुपकर हमें देख रहा है, हम पर नजर रख रहा है। क्या पता अभी भी वो हमारे ऊपर ही उड़ रहा हो। और सही में उनके ऊपर से गंगरयांग अपनी बेबी येरिन को कंधे पर और अपनी बेटी मेयोंग को गोद में उठाए हवा से बातें करते चला जा रहा होता है। प्यारे दोस्तों, गोसु की कहानी का अंत अब यहीं होता है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारे वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। हम आपके लिए नई कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।